पागड़ी तो खोलिए, पागड़ी तो हटाइए, गला में रखिए इसको। बोलिए। बरसों से बड़का गांव के मौदी में रामनवमी जुलूस का सभी का मांग है कि उस पे रास्ता के लिए बहुत दिनों से लोग उस रास्ता से आना जाना भी करता है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी से वहां पे पूरा बांस का बल्ली लगाकर रोक दिया जा रहा है। अभी से ही रामनवमी बहुत दिन है बाकी है, लेकिन बड़का गांव के मौदी का रास्ता रोक दिया जा रहा है। और हम आग्रह करेंगे कि सरकार से कि उस रास्ता को खोल शांतिपूर्वक लोगों को थाना एसपी डीसी को लेके जाके बैठक करके उसको रास्ता के खोला जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चलिए अब प्रश्नकाल लेने दीजिए। आज अंतिम दिन है। सुरेश जी आज अंतिम दिन है, 2-4 प्रश्न ले लेते हैं। बड़ी उम्मीद से माननीय सदस्य आए हैं। अच्छा बैठिए, बाद में ले लेंगे, बाद में। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल इससे बढ़िया चले महोदय। हम लोग तो हमेशा चाह रहे हैं सत्र अच्छा से चले। कल मंगला जुलूस में हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका भी पालन नहीं करने दिए गए। हजारीबाग में सब जगह मंगला जुलूस निकल रहा था, लेकिन जिस तरह से विरोध किया जा रहा है महोदय, कहीं से उचित नहीं है। क्या हम लोग त्योहार मनाना छोड़ दें? आखिर हजारीबाग में क्यों गाद गिर रहा है? आपका बात आ गया। माननीय संसदीय मंत्री सदन में है, आगे चलिए उज्जवल चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा ये प्रश्न था कि झारखंड सरकार द्वारा पूर्व में विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए चेक डैम एवं सीरीज ऑफ चेक डैम का समुचित रख रखाव नहीं होने के कारण उनकी वर्तमान स्थिति जर्जर हो चुकी है। इसमें सरकार अपना मंतव्य दे महोदय। माननीय मंत्री। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 14/12/2020 में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो भी चेक डैम में गाद भर गया या थोड़ा सा टूट फूट हुआ है या और कोई भी उसमें पानी स्टॉक करने का समस्या हो रही है तो उसको मनरेगा द्वारा किया जाएगा, यही निर्णय लिया गया था। अभी हमारे विभाग में चेक डैम का निर्माण का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। जहां तक मेरी जानकारी है महोदय कि 2024-25 के दौरान गढ़वा में 9 चेक डैम हेतु 6 करोड़ 32 लाख, हजारीबाग में 7 चेक डैम हेतु 7 करोड़ 12 लाख रुपए के टेंडर निकाले गए थे, लेकिन इसका फलाफल अभी तक कुछ भी नहीं मिला है महोदय। और दूसरी बात महोदय कि मेरे सिमरिया ही विधानसभा क्षेत्र में इटखोरी है महोदय, उसमें भी बक्सा नदी पे चेक डैम बना दिया गया है, लेकिन बक्सा नदी में जो चेक डैम बनाया गया है महोदय, उसमें क्या है कि बक्सा नदी का जो जल है उससे आसपास के गांव ही उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो गांव जो है तो ऊंचाई पर अवस्थित है महोदय, और ऊंचाई पर अवस्थित होने के कारण पानी जो है तो सीधा नीचे से बह जाता है, लेकिन ऊपर का जो गांव है वो वाटर अपलिफ्टिंग की सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं है महोदय। मेरा यही सरकार से आग्रह होगा कि क्या वाटर अपलिफ्टिंग की सुविधाएं वहां पर सरकार मुहैया करा सकती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इनका तो प्रश्न में ये चीज नहीं ये मांग किए हैं, लेकिन हम देखवा लेते हैं। अगर वहाँ जरूरत पड़ेगा तो इंटेक वेल, अगर पानी का उपलब्धता होगी तो इंटेक वेल बना करके लिफ्टिंग कराएंगे। ठीक। माननीय सदस्य सरजू राय हो गया। तो चेक डैम हो गए हैं उनका भी जीर्णोद्धार करना चाहिए महोदय, क्योंकि उसमें भी गाद जमा हो गया है और गाद जमा होने के कारण वहां पे पानी का फ्लो नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज है कि अभी गर्मी आ रहा है महोदय, सिंचाई की भी सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं हो पाएगी अगर चेक डैम से गाद नहीं निकाला जाएगा तो। अध्यक्ष महोदय, अभी तक विभाग में इस तरह की योजना को हम लोग नहीं लिए हैं। हम लोग समीक्षा कर लेते हैं, विभाग द्वारा समीक्षा करके अगर जरूरत पड़े तो हम लोग गाद निकालने का काम करेंगे। उनके साथ जज है। धन्यवाद अध्यक्ष माननीय सदस्य सरजू राय। महोदय, सरकार का जवाब मिला है।
जवाब में जल संसाधन विभाग का कहना है कि जगराहा डैम जिसके बारे में मेरा सवाल है वह जल संसाधन विभाग का स्वामित्व तो नहीं है और इसकी सिंचाई क्षमता केवल 2 हेक्टेयर मात्र है, तो पुनर्स्थापन कार्य विभाग नहीं कर सकता है महोदय। मैं इतना ही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने जो प्रश्न पूछा है, पहले मैंने ये कहा है कि चंदवा में टोरी रेलवे स्टेशन के पास साइडिंग से जमीन से 24 घंटे पानी निकलते रहता है और कई वर्षों से निकल रहा है लगातार महोदय। तो और वही पानी पहले का नाला बनाया हुआ है और जब 66 में 1966 में अकाल पड़ा था उस समय वहाँ के राजा लाल जगधात्री नाथ शाहदेव थे, उन्होंने अपनी जमीन दे दिया कि तालाब बनाया जाए और वो पानी वहाँ इकट्ठा होगा। तो उसका महत्व यही है कि उसके कारण से पूरे चंदवा में भूगर्भ जल का स्तर महोदय ठीक रहता है, अच्छा रहता है, पशु पानी पीते हैं। और कुछ वर्षों से मत्स्य विभाग सैरात की तरह से उसकी नीलामी भी करता है महोदय। अब क्या हुआ है कि वो तालाब भर गया है गाद से, प्लास्टिक से, और जहाँ से सीधे पानी जमीन से निकल रहा है वहाँ से जाने वाले नाला पर भी कहीं कहीं अवरोध हो गया है, तो पानी जाने में कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से इतना ही चाहता हूँ कि एक तो ऐसा जल स्रोत होना अपने आप में एक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी और दृष्टिकोण से भी जिला में महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, उसका संरक्षण होना चाहिए। और वह पानी जगराहा डैम में आता है तो रास्ते का भी संरक्षण होना चाहिए और जगराहा डैम को हम सौंदर्यीकरण कर दें, गहरा कर दें, तो मत्स्य विभाग को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा और जनता को भी मंत्री है। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि अगर स्वामित्व इनका नहीं है तो किसका स्वामित्व है ये सरकार बता देगी, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा जो भी अभी तालाब का निर्माण या जीर्णोद्धार किया जाता है वो 5 एकड़ से ऊपर सरकारी तालाब का किया जाता है जो सरकार के अंदर है, लेकिन ये तालाब जो है ये राजा का है, उनका निजी तालाब है। उस वक्त किस परिस्थिति में इनको वो बनाए थे, जैसे माननीय सदस्य सरजू राय जी बोल रहे हैं कि उस वक्त अकाल आ गया था तो राजा द्वारा बना दिया गया था और वो शहरी क्षेत्र में है। जिस सिंचाई विभाग पहली बात यह है कि वो डैम जो है वो निजी डैम है, दूसरी बात यह है कि वो शहरी क्षेत्र में है। अब ये सौंदर्यीकरण की जहाँ बात है वो जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, तो अभी हम लोग एक ला रहे हैं जिसमें कि 2.5 एकड़ से ऊपर जो भी तालाब सरकारी गैर सरकारी तालाब हो जल संसाधन द्वारा किया जाएगा। वो प्रस्ताव हम लोग ला रहे हैं, अगर वो पास हो जाएगा तो हम अपने विभाग से इसका सौंदर्यीकरण और खुदाई गहराई भी कर देंगे। Hi, I'm KL Rahul and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. But I do watch some. My wife thinks I'm an old soul, but that's not entirely true. I can't compromise on comfort. Comfort's my thing. Yeah, I mean style and comfort. भैया अपने क्रॉक शूज के बिना कहीं नहीं जाते। Bye. Volume. The KL and KL Rahul actually stands for keep light. And I'm always KLing. Hey. I just made that up. I like to relax before a big match. Hey, look, he's KLing again. But they won't let me. My teammates just need a reason to dance. And we haven't even started playing yet. ठीक है महोदय, जवाब में तो जल संसाधन विभाग ने हाथ उठा दिया था, मगर मंत्री जी अब कह रहे हैं कि ये कोई नई नीति ला रहे हैं जिसके हिसाब से छोटे तालाबों का भी जीर्णोद्धार करेंगे, तो उसके माध्यम से हो जाए तो अच्छा है। मगर ये तालाब अब बिल्कुल निजी तालाब नहीं है महोदय।
कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के मत्स्य प्रभाग का ये आदेश है जिसके अनुसार से जिला मत्स्य पदाधिकारी लातेहार ने आदेश दिया है इसको मछली पालन के लिए किसी न किसी को रेंट पर देने का, सैरात मान कर देने का। तो जब सैरात में आ गया तो ये अब सरकारी तालाब हो गए, मानना चाहिए इसको। और जो राजा है उनका परिवार भी मानता है कि अब हमने एक बार दे दिया तो दे दिया, तो अब सरकारी तालाब मान के इसको जो विभाग इसके लिए सक्षम है, उचित है, वो करे। और दूसरा जो भूगर्भ से जल से निकल रहा है, लगातार निकल रहा है और उसमें कई बार अवरोध होते रहता है। जब वहाँ कोयला और बॉक्साइट वालों ने साइडिंग बना लिया तो 5 साल पहले हम लोगों ने जाकर विरोध किया था, उनकी साइडिंग को हटवाया हम लोगों ने और वहाँ से भूगर्भ जल निकलता है। एक बड़ी रोचक स्थान है, उस स्थान को भी थोड़ा सरकार ठीक ठाक कर दे, जिला फंड से हो जाए, विधायक फंड से, किसी फंड से हो जाए। माननीय सदस्य जयराम महतो। ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जयराम महतो जी, मेरा सवाल कोल्ड स्टोरेज निर्माण को लेकर था चूंकि और विभाग ने इसका उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक दिया है और ये सभी जानते हैं कि लगभग व्यवस्थित रूप से कोल्ड स्टोरेज का संचालन ना होने से राज्य के किसान औने पौने दामों में अपनी फसल को बेच देते हैं क्योंकि उनके पास उन्हें रखने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। और इसमें उत्तर में दिया गया है कि 20 जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाली कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 9 जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो चुका है और 7 जिलों में निर्मित कोल्ड स्टोरेज का संचालन हेतु हस्तगत किया जा चुका है। तो मैं सीधा मेरा पूरक रहेगा कि चूंकि जिला बहुत बड़ा होता है और भौगोलिक रूप से हमारा क्षेत्र काफी बड़ा है, तो मैं एक पूरक करना चाहूँगा कि जिला के आधार पर क्या भविष्य में प्रखंड स्तरीय 500 मीट्रिक टन से 1000 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोरेज निर्माण का कोई विचार है सरकार के पास? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहूंगी कि इस वित्तीय वर्ष 26-27 को हम लोगों ने इसके लिए एक बजटीय प्रावधान भी लिया है कि हर एक विधानसभा में माननीय सदस्यों के अनुशंसा से एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त वर्तमान में हम लोगों के पास प्रत्येक जिला स्तर पे 5000 MT का कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध है और अगर उपलब्ध नहीं है तो उसमें अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है। दूसरा खंड का वर्ग है, इसके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद दूंगा कि विधायकों की अनुशंसा पे प्रत्येक विधानसभा में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। दूसरा मेरा पूरक ये था, मैंने प्रश्न पे खंड 2 पे पूछना चाहूंगा कि जो कोल्ड स्टोर से बहुत सारे राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस पर नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट के आधार पर बैंक लोन मिलता है, किसान अपनी उपज गिरवी रखकर तुरंत नकद प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में भी ये व्यवस्था है, पंजाब में भी ये व्यवस्था है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी ये व्यवस्था है। तो मैं जानना चाहता हूं क्या झारखंड में इस व्यवस्था पर हम विचार कर सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जब वो अपना अनाज को रखेंगे तो उसके आधार पर उनको ऋण मिल सकता है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का खंड 2 में जो सवाल है कि किसानों द्वारा स्टोर फसलों पर बैंक ऋण प्राप्त होता है या नहीं है, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से हाउस को अवगत कराना चाहूंगी कि वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं है। ऋण की जहां तक बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग अपने राज्य में किसानों को KCC लोन उपलब्ध कराते हैं जो सब इंटरेस्ट सबवेंचर मॉडल पे संचालित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावे समय समय पे कृषि ऋण माफी योजना भी चलाई जाती है। मगर अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जो फसल को स्टोर किया जाता है उसके अगेंस्ट में बैंक ऋण, अध्यक्ष महोदय जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 2007 है उसमें ये प्रावधान दिया गया है, किंतु अध्यक्ष महोदय काफी टेक्निकलिटीज है इसमें। आपको BIS कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हुए, साइंटिफिक स्टोरेजेस प्रैक्टिसेस हुए, तमाम चीजों को आपको फुलफिल करना पड़ता है, तब जाके आपको WRDA का एक सर्टिफिकेशन मिलता है। उस सर्टिफिकेशन में जब वेयर हाउसेज ऑपरेट करती हैं तो किसी भी किसान को उनके उत्पाद के लिए उत्पाद को स्टोर करने के लिए
WR इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद उपलब्ध कराया जाता है, जो कि एक नेगोशिएबल कोलैटरल के रूप में एक्ट करती है अध्यक्ष महोदय। तो क्योंकि ये काफी टेक्निकल हो जाता है अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है जिसको ये सर्टिफिकेशन प्राप्त है, इसी के कारण हम लोग इनको वो लाभ नहीं दे पाते अध्यक्ष महोदय। मगर जहाँ तक ऋण की बात है, राज्य में किसानों के ऋण की आवश्यकता पूर्ति की जा रही है। नहीं, बस एक छोटा नहीं, देखिए मंत्री महोदय, चूंकि अभी जैसे कि महुआ का सीजन है, अब महुआ आएगा तो उस महुआ का अगर वो स्टोर करते हैं तो अगर उस स्टोर के आधार पर उनको ऋण दिया जाएगा तो हमें लगता है कि उनको एक अच्छा पहल हो जाएगा। तो इसलिए ऋण तो दिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो स्टोरेज है, जो वो स्टोर करते हैं जिस अनाज का, उसके आधार पर, उस स्टोर हाउस के आधार पर, चूंकि कई राज्यों में ऐसा प्रावधान है, तो मैं चाहता हूं इस पर एक विचार किया जाए, इस पर विचार करें। माननीय जयराम कुमार महोदय, तो इसके बाद वाला प्रश्न भी आप ही का है, पूछ लीजिए। इसके बाद वाला प्रश्न भी आप ही का है, तो इसका उत्तर थोड़ा सा मंत्री महोदय से इसका उत्तर तो मंत्री जी दे दिए आपको साफ। जो अभी हमारा स्टेट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, चूंकि इसमें कुछ जटिलता है, लेकिन आपने प्रश्न के रूप में माननीय मंत्री के संज्ञान में दे दिए, तो फिर एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, ठीक ठीक, धन्यवाद। मेरा इस प्रश्न का विभाग का उत्तर स्वीकारात्मक है। मेरा प्रश्न था कि ऊर्जा विभाग में स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों में काफी अंतर है, तो मैं सीधा पूरक, समय ना गवाते हुए सीधा पूरक जानना चाहूंगा कि जो पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों की भरपाई के लिए सरकार कितनी समय अवधि में उन रिक्त पदों की भरपाई करेगी? माननीय मंत्री ऊर्जा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट पूरक है उनका, और चिंता भी लाजमी है महोदय। कि जो सृजित पद है ऊर्जा विभाग में, उस पद को कब तक भरा जाएगा, उसके जो सृजित पद के विरोध में जो खाली पद है उसको कब तक भरा जाएगा महोदय? इसका नियमावली बन गया महोदय, विभाग के द्वारा इसकी नियमावली बना लिया गया है, और हम समझते हैं कि अति शीघ्र इसको बहाली की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़े हैं महोदय, और अति शीघ्र बहाली होगी महोदय, भरा जाएगा, उस पद को भरा जाएगा महोदय। ठीक है जयराम जी, थोड़ा सा कोई अवधि, मतलब अप्रैल, मई, जून, कुछ 3 महीना, 90 दिन, 180 दिन, कुछ भी मंत्री महोदय? विभाग नियमावली बना लिया महोदय, नियमावली के पश्चात कैबिनेट में जाएगा महोदय, उसके बाद संबंधित एजेंसियों को भेजा जाएगा, जेसीसी को, जेपीसी, जिससे भी करवाना होगा महोदय। समझते हैं कि 4-5 महीना तो लग ही जाना है महोदय, सामान्य सी बात है, 4-5 महीना लग ही जाएगा महोदय। ठीक है माननीय। मेरा दूसरा खंड का बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर अभी कल ही आया था, तो लगभग 3 लाख का उसका बिल आ गया था। तो हमने विभाग को फोन किया और सीधा कहा कि भाई ऐसा करेंगे तो लोग तो आत्महत्या कर लेंगे। आप समय के साथ बिल लेने का काम करें। अब 2 साल बाद दिए हैं, उसको बिल 2 लाख थमा दिया, किसी को 2.5 लाख रुपया थमा दिया। ये सभी माननीय सदस्य के सामने ये समस्या आती होंगी, भले वो बोलना ना चाहे या नहीं चाहे, ये समस्या सबके सामने आती है। तो मैं चाहता हूं कि उचित सिस्टम डेवलपमेंट किया जाए, कम से कम वहां वो लिखित शिकायत नहीं, एक पोर्टल पर शिकायत हो और आपको वो पता चले कि भाई कितनी शिकायतें आई हैं। जैसे कोई एक हेल्पलाइन नंबर हुआ, तो उसी प्रकार मैं चाहता हूं पोर्टल डेवलपमेंट किया जाए, और इस पर उपभोक्ता शिकायत न करने उससे पहले आप सरकार इस पर एक्शन ले, सरकार के पास एक टीम हो जो इस पर एक्शन ले और इन समस्या, इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करे। माननीय मंत्री जी, दूसरा खंड। हाँ महोदय, अध्यक्ष महोदय, पहला खंड और दूसरा खंड का प्रश्न अलग अलग है। हाँ, लेकिन फिर भी हाँ अध्यक्ष महोदय, विभाग ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा विभागीय है। उसमें महोदय इनका जो दूसरा खंड है कि बिजली बिल के नाम पर मनमाने ढंग से बिल की वसूली की जाता है महोदय। तो महोदय देखिए, उसमें 2 प्रक्रिया। अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं महोदय, सरकार हमारी स्मार्ट मीटर लगा रही है। अब पुराना मीटर जो है महोदय आउटडेटेड हो गया महोदय, तो उसका बिल जब स्मार्ट मीटर लगाने लोग जाता है तो जो बिल बकाया होता है तो स्वाभाविक है कि इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाता है महोदय। जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो लगातार मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल से नहीं दिया है बिजली बिल, तो उसको सूद समेत उसको क्लब करके महोदय उसको बिजली बिल निकाल दिया जा रहा है। सवाल इस पर है कि महोदय की जानकारी का होना, कंज्यूमर को जानकारी कैसे हो रहा है महोदय उसका बिल। चूंकि जब हम लोग विद्युत कनेक्शन देते हैं तो उसके मोबाइल से कनेक्ट रहता है नंबर, तो बराबर महीना में उसको मोबाइल से मैसेज मिलते रहता है महोदय। और तत्परता थोड़ा अपनी ओर से भी होना चाहिए कि भाई हम कनेक्शन लिए हैं तो निश्चित तौर पर विभाग से, अगर हमारा मोबाइल में नहीं आ रहा है तो विभाग से संबंध करके हम बिजली बिल को देखें और उसके भुगतान करें महोदय। लेकिन
माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सदस्य की जो चिंता है, चिंता इस बात का है कि 3 लाख रुपया अचानक एक कस्टमर का, एक कंज्यूमर का बिल आ गया। महोदय, आप हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहेंगे कि अगर वैसा कोई साक्ष्य है तो दे, निश्चित तौर पर बिजली बिल भी उसका संशोधन करेंगे और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई भी करेंगे महोदय। दूसरा हो गया। दूसरा एक महोदय अंतिम बोल देते हैं महोदय, दूसरा जो कह रहे हैं कि भाई टोल फ्री नंबर, तो हमारा टोल फ्री नंबर जारी है महोदय 1912 और 94-311-35-504 हेल्पलाइन नंबर जारी है महोदय, इसलिए सूचना दे महोदय, उसमें सब चीज समाधान होगा महोदय। ठीक है, मंत्री जी ने कहा उसी को पूरा कर देते। मंत्री जी ने कहा अगर कोई ऐसी शिकायत है तो बिल्कुल अभी सामने बाहर ही बैठा है, हम एप्लीकेशन लेकर जब वो कक्ष में चले जाएंगे 1 घंटा विश्राम के लिए उनको जाके हम दे देते हैं और उम्मीद करते हैं आप कार्रवाई करेंगे। ठीक ठीक। माननीय सदस्य आलोक कुमार सोरेन जी। Even the tiniest damage can cost a lot. With ICICI Lombard's zero depreciation add-on cover, repairs don't empty your pocket. Get the right cover at the right time. Keep your car protected always. ये जानना चाहता हूं, यदि सरकार चीनी मिल स्थापना की योजना नहीं रखती तो इसके पीछे मुख्य बाधाएं क्या है? भूमि, निवेश नीति या कुछ और? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का जो सवाल है आप देखेंगे तो वो 2 भाग में है अध्यक्ष महोदय। पहला तो है कि हम लोग किसानों को क्या कर रहे हैं, गन्ना उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और साथ ही चीनी मिल लगाने के लिए इनका प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये शुगर मिल जो है वो उद्योग से संबंधित है अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग से है, तो हम लोग किसानों को इस वर्ष 25-26 में हम लोगों ने 4 जिलों को चिन्हित किया है, क्योंकि झारखंड में पैन झारखंड शुगर केन प्रोडक्शन नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ जगहों में क्लस्टर्स में डिस्ट्रिक्ट्स में ये होता है, उसको मैप करते हुए 25-26 में ये योजना हम लोगों ने लिया था, जिसमें गोड्डा, रांची, हजारीबाग, साहेबगंज में हम लोगों ने किसानों को ट्रेनिंग के अलावे उनको छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स इक्विपमेंट्स देने का भी प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। इसके अलावे जैसे गन्ना क्रशर मशीन, उसके अलावे पावर वीडर, रोटरी टिलर, पंप सेट्स और साथ ही साथ इस तरह के कई सारे इक्विपमेंट्स देने का भी प्रावधान इस योजना में किया गया है अध्यक्ष महोदय। तो हम सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि कैसे उन किसानों को हम लोग और प्रोत्साहित करें और उनका उत्पाद को एक सही मूल्य दे सके। किंतु अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मिल स्थापना की बात आती है तो वो उद्योग से ही संबंधित है, तो वो बेहतर इन चीजों को क्लियर कर पाएंगे। माननीय सदस्य। ठीक है, धन्यवाद। तारांकित अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, एक साथ आप दोनों खड़ा हुए हैं, कौन चीज में? डैम के विस्थापित को सर जबरदस्ती गढ़वा विधानसभा के क्षेत्र में बसाया पुनर्स्थापित किया जा रहा है, वहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। क्वेश्चन था अध्यक्ष महोदय इसी से रिलेटेड, थोड़ा इसको ले लिया जाए अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन माने ये सीरियल में है? हाँ जी सर, 6 नंबर पर, इसके बाद मेरा ही क्वेश्चन था सर। अब तो पुट करने का भी सत्येंद्र जी को कोई नहीं आचम देखते, थोड़ा आंसर दिला दिया जाए अध्यक्ष महोदय। उसमें क्या कर सकते हैं? अब छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, अब दूसरे बार देखा जाएगा। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ले रहते मैं 2-4 बिंदुओं को आपके बीच में रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धान हमारे यहाँ जो है अध्यक्ष महोदय,
हम लोग अपने विधानसभा में जितने भी प्रखंड हैं, आवंटन बढ़ाने के आग्रह हम आपके आसन से करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जवाब में 85% धान जो है जवाब में आया अध्यक्ष महोदय कि 85% हम लोग ले लिए हैं, जबकि 50% धान जो है वो खरीदा नहीं गया है अध्यक्ष महोदय। और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय कि कुछ किसान जो धान खरीदी किए उनका अंगूठा तक नहीं लगा है। मेरे आपके आसन से मांग है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य इनका स्वास्थ्य में भी चल रहा है और इसमें भी चल रहा है। माननीय सदस्य, मेरा सिर्फ ये कि आवंटन आप अपना पूरा पूछिए ना, आवंटन बढ़ाया जाए अध्यक्ष महोदय, और धान का आवंटन जो लक्ष्य है हमारा, हमारे विधानसभा क्षेत्र में, वो लक्ष्य बढ़ाया जाए। चूंकि किसान जो है वो आ रहे हैं और धान लेके अध्यक्ष महोदय और चले जा रहे हैं। माननीय सदस्य, आपका सीधी सी प्रश्न है कि धान खरीद का जो लक्ष्य है उसको बढ़ाया जाए। अब मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी। सर, माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है महोदय जी कि धान का जो लक्ष्य है गढ़वा जिला में बढ़ाया जाए महोदय, तो निश्चित तौर पर महोदय आपको हम बता देना चाहते हैं महोदय कि गढ़वा में सबसे अच्छा धान इस बार हम लोग खरीदे हैं महोदय। लक्ष्य से भी अधिक हम लोगों ने खरीदा है और बिग अचीवमेंट है हमारे विभाग का महोदय। हम कहना चाहते हैं चयनित केंद्रों में प्रखंड उटारी में 2, विष्णुपुर में 2, डंडई में 3, धुरकी में 4, सगमा में 1, खेदरा में 2, खदौरी में 4, भवनाथपुर में 3 तथा रमना में 2 धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला गया महोदय। हम आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य था 2 लाख क्विंटल का था गढ़वा में, इस बार हम लोग 2.5 महोदय 50,000 क्विंटल हम लोग ज़्यादा एक्सीड कर गए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ महोदय, किसान से धान खरीद रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं। असल में समस्या क्या आ रही है कि वो गढ़वा जो है महोदय बॉर्डर क्षेत्र है और किसान जो है महोदय बिहार से धान खरीद कर झारखंड ले आते हैं। अब धान में ये तो नहीं लगा कि वो झारखंड का धान है कि बिहार का धान है या उत्तर प्रदेश का धान है महोदय, लेकिन खरीदना मेरी मजबूरी है, इसलिए वहाँ बड़े पैमाने पर ये धान अधिप्राप्ति हो रहा है महोदय। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ माननीय विधायक जी को कि जितना भी धान आएगा क्रय में हम लोग धान खरीदेंगे महोदय। और दूसरा एक और बात बता दें महोदय कि हम लोग जो MSP जो धान पूछने दीजिए, फिर पूछेंगे तो बोलिएगा, पूछना दीजिए। और कुछ है माननीय विधायक जी? जी हो गया अध्यक्ष महोदय। मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय, पूरक है अध्यक्ष महोदय कि सरकार के द्वारा जो पिछले वर्ष भी जो धान खरीदा गया था, कुछ किसानों का अभी तक उसका भुगतान भी नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय। और दूसरा है अध्यक्ष महोदय कि बायोमेट्रिक अंगूठा जो लगाया जाता है उसमें वर्तमान में लंबित है, तो हम चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय लक्ष्य बढ़ा दिया जाए, बायोमेट्रिक जो अंगूठा लगाया जाता है उसको कम से कम अंगूठा लगवा दिया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि वहां के किसान जो हैं इधर उधर न भटके। और चूंकि अभी जो रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे कि रिपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा आया, लेकिन एक आपसे आसन से आग्रह अध्यक्ष महोदय कि एक जांच करवा दिया जाए। 50% से ज्यादा धान वहां नहीं खरीदे हैं, धान लेके जा रहे हैं और वापस लेके किसान आ जा रहे हैं। मेरा आसन से मांगना है कि लक्ष्य बढ़ाया जाए, बायोमेट्रिक अंगूठा लगाया जाए और जो धान जो दे दिए हैं उसका भी अंगूठा नहीं लगाया जा रहा है। तो 3-4 बिंदु है अध्यक्ष महोदय, ताकि इसमें जो है धान हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में जितने भी प्रखंड माननीय मंत्री महोदय कहे हैं उसमें धान को लिया जाए, लक्ष्य बढ़ाया जाए, बायोमेट्रिक अंगूठा लगाया जाए और जो खरीद दिया गया है उसको अंगूठा लगा के उसका भुगतान कराया जाए अध्यक्ष महोदय, यही आग्रह है। सर अभी हम लोगों ने सर 1,000 करोड़ रुपया हम लोग मांगे हैं महोदय, और हमें लगता है कि बहुत जल्द हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमें पैसा दे देंगे। और जहाँ जहाँ हम लोग अगर धान खरीदे हैं और बकाया है तो 100% हम लोग भुगतान करेंगे। रही बात बायोमेट्रिक के महोदय, तो सबसे ज़्यादा पारदर्शिता इस विभाग में है महोदय, तो त्रुटियाँ होती है। और खासकर मैं जानना चाहता हूँ महोदय, इनका जो विधानसभा एरिया है महोदय भवनाथपुर, और एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं महोदय, किसान कम है वहाँ महोदय और नेता ज़्यादा है महोदय, तो इसको भी हमको रोकना है महोदय। मैंने कहा कि मैं जाऊँगा भवनाथपुर, चिंता मत कीजिए, और वहाँ मैं ठीक भी करूँगा महोदय कि किसान है कि वहाँ बिचौलिया है महोदय। निश्चित तौर पर इस राज्य में जितने भी किसान है महोदय आज विश्वास के तौर पर हमारी सरकार को देख रहे हैं महोदय, इरफान अंसारी को देख रहे हैं। हम महोदय
इस बार नीरज जी 60 लाख नीरज क्विंटल जी था महोदय। माननीय मंत्री जी का पीड़ा से आप पीड़ित नहीं है, थोड़ा पीड़ित होइए सहानुभूति से। बैठिए बैठिए सर इस बार सर मैं कहना चाहता हूं सर, लक्ष्य जो हमारा 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का था महोदय, 80% हम लोगों ने अचीवमेंट किया है। और इस राज्य के सभी जिलों में महोदय किसान बड़ी संख्या में हमारे पास आ रहे हैं धान खरीदने के लिए, और हम लोग धान खरीद रहे हैं महोदय। थोड़ा पेमेंट में थोड़ा देरी होता है तो उसको भी हम सुधार रहे हैं, क्योंकि पैसा तो लेना पड़ता है केंद्र से। अमित कुमार यादव जी, इसलिए हम लोग महोदय इसको जल्द से जल्द हम ठीक कर देंगे महोदय। अमित कुमार यादव जी हो गया। अध्यक्ष महोदय, बस आपसे यही आग्रह है आपके आसन से कि माननीय मंत्री महोदय से कि लक्ष्य इस बार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बढ़ जाएगा ना अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी से कह दिया जाए लक्ष्य हम लोगों का बढ़वा दिया जाए। इतना देर से माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो माननीय सदस्य आप नहीं पूछे क्या बोले, लक्ष्य बढ़ाएंगे? अरे किसान हम लोग क्या ज्यादा है अध्यक्ष फिर आप उसी जगह पे आना चाहते हैं? जो चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, अमित जी, मंत्री महोदय, माननीय अनंत प्रताप देव जी, अनंत प्रताप देव जी बैठिए। अनंत प्रताप देव जी बैठिए 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 बैठिए। चलिए अमित जी। सर इस बार जो प्रश्न है हम लोग सर पिछले साल से अच्छा इस बार और अच्छा करेंगे महोदय। इस सिस्टम को हम सुधार रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए। नियमित भुगतान भी होगा, बायोमेट्रिक के साथ भुगतान करेंगे। चलिए अमित सर थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, जितना भुगतान आएगा हम भेज देंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8वां नंबर है, 9वां नंबर है, 10वां नंबर है, आप वो इसमें नहीं है, गायब है, गैर सरकारी। अच्छा वो हम दिखवा लेंगे, ताकि हमको बाद में बोलने दीजिएगा ना, इसलिए अभी बोल हम दिखवा लेंगे। आप अपना प्रश्न का उत्तर पूछिए। अभी मंत्री जी बोल रहे थे पलामू के बारे में, टाटी झरिया प्योर किसान का क्षेत्र है मंत्री जी, और वह एक भी क्रय केंद्र नहीं है आपका। टाटी झरिया दारू जो आपका है उसमें एक भी क्रय केंद्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारा क्वेश्चन है खाद्य आपूर्ति विभाग से। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने मंत्री जी से कहा है कि जो पीडीएस दुकानदार है उनको उनका जो कमीशन है 1.5 रुपया चावल में, 1 रुपया चीनी वगैरह में। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उनको तो कोई मानदेय नहीं मिलता, इसी कमीशन पे वो लोग वितरण करते हैं। अध्यक्ष महोदय, और कहीं ना कहीं अगर उनको कम मानदेय हो रहा है, चाहे कम उसको कमीशन मिला, उसी के कारण कहीं ना कहीं मंत्री जी भी बोलते हैं मंच से कि 1-2 किलो कमे दे रहा तो क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब वही है कि उसी से कमाई चाहता है। अध्यक्ष महोदय, तो अगर उसको संतोषजनक अगर मानदेय मिल जाए या फिर कमीशन बढ़ जाए तो भविष्य में काला बाजारी को हम लोग कठोरता से रोक सकते हैं। महोदय, इसलिए आग्रह करते हैं मंत्री जी से कि इसको बढ़ाया जाए। पहला मामला ये है। माननीय मंत्री जी। सर पहला जो इन्होंने जो प्रश्न किया है महोदय कि सभी पीडीएस डीलरों को 1 रुपया प्रति किलोग्राम कमीशन के तौर पर मिलता है महोदय, जबकि सच्चाई ये है महोदय 1 रुपया नहीं बल्कि 1.5 रुपया कमीशन के तौर पर हम लोग देते हैं महोदय। तो इसको तो आप सुधार लीजिए। रही बात महोदय, आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग महोदय जो कमीशन के तौर पर खाद्यान्न जैसे चावल और गेहूं खरीदते हैं महोदय, तो वहाँ तो पैसा देते ही महोदय। उसके अलावा चीनी में भी हम लोग उनको भुगतान करते हैं 1 रुपया महोदय, नमक में भी हम लोग 1 रुपया भुगतान करते हैं, किरासन तेल में भी हम लोग 1 रुपया भुगतान करते हैं महोदय, धोती साड़ी लुंगी में योजना में भी महोदय हम लोग 1 रुपया उनको भुगतान करते हैं, और दाल चना में भी महोदय हम लोग 1 रुपया भुगतान करते हैं। तो कमीशन जो है महोदय वो ठीक ठाक मिल रहा है। थोड़ा देरी हुआ था कमीशन मिलने में, उसको हम लोग सुधारे हैं। केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया था, राज्य सरकार ने 40% देकर, और बटखरा का जांच भी है। हाँ बटखरा महोदय उसमें भी आ रहे हैं महोदय। तो महोदय बटखरा, इन लोगों का प्रश्न का उत्तर नहीं होने दीजिएगा मैडम, इनका प्रश्न का उत्तर होने दीजिए। सर मेरा एक पूरा सर एक मेरी व्यवस्था है सर, इसको सर अन्यथा ना लिया जाए सर। कि सर हम देखे थे जब हम लोग पहली बार जीत कर आए थे सर, आप भी थे सर, और आपके क्रियाकाल में कई बार सर जो नए सदस्य जीत कर आते हैं सर, उनको सर नियमावली की व्यवस्था का सर एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है सर। इसको ट्रेनिंग दिलाया जाए सर इन लोगों को। हमें लगता है काफी गैप है सर। अब क्या बोलना, कहाँ बोलना, बाहर क्या बोलना, अंदर क्या बोलना, कहाँ धरना में बैठना, सर ये गैप है सर, इसको ठीक किया जाए सर। और ट्रेनिंग अगर सर कोई दिक्कत हो हम ही ट्रेनिंग दिलवा देंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री तो जी, जो खड़ा हो जाता है सर, ये तरीका है सर, बताइए। माननीय मंत्री जी, इसमें दोनों तरफ ट्रेजरी बेंच को भी आवश्यकता है और सदस्यों को भी आवश्यकता है। आप करा दीजिए सर, हम ये चाहते हैं। बहुत जरूरी है सर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जी माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी का जो लिखा हुआ ये हमारे पास भी अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बड़ा अच्छा एक चीज लिखा अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मंत्री जी थोड़ा समझा पाएंगे।
इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि साथ ही साथ जन वितरण प्रणाली को CSC और DSP के माध्यम से और इनको लाभ प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय ये CSC और DSP क्या है, इससे कैसे उनको लाभ मिलेगा, थोड़ा समझा दें अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी देखिए महोदय, CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है महोदय, आप इसके अलावा महोदय हम लोगों ने इस राज्य में 725 महोदय 25,000 हमारे पास महोदय जन वितरण प्रणाली की दुकान है, उसको कमीशन हम लोग दे रहे हैं महोदय। और जो लोग हम लोग टैग किए हैं महोदय, उस जो डीलर हैं उसमें 725 जो लोग हम लोग टैग किए महोदय, उसको हम लोग CSC कॉमन जो महोदय कॉमन सर्विस सेंटर के साथ हम लोग जोड़ें, ताकि अतिरिक्त उसको और हम लोग व्यय करें, ताकि हमारे जो PDS जो दुकानदार है महोदय और मजबूत हो महोदय। इसमें कोई बड़ी बात नहीं महोदय। दूसरा है कि बटखरा की बात किया महोदय, तो बटखरा की जो सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए। इन्होंने बटखरा की बात की है महोदय, तो बटखरा का सत्यापन हम लोग महोदय हर 2 साल में होता है। इन्होंने कहा 3 साल, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 साल में, पूर्व में भी 2 साल था, इस साल भी हम लोग 2 साल किए महोदय। और इस बार सर हम इसको हाईटेक कर रहे हैं। ये जो बटखरा सुनने में खराब लगता है, आपको भी खराब लगता है बटखरा, तो महोदय हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो वेविंग मशीन हम लोग ला रहे हैं महोदय, बटखरा भी रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक वेविंग मशीन के साथ हम लोग नियमित जांच करके जो सर PDS दुकान को बेहतर से बेहतर हम कर रहे हैं, हाईटेक व्यवस्था कर रहे हैं महोदय। इससे थोड़ा समय दीजिए और बेहतर करके दिखाएंगे। धन्यवाद दीजिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय हम पूछे CSC और DSP क्या है, उनसे कैसे लाभ मिलेगा, हम सो पूछ रहे थे क्या क्या बोल रहे हैं, बटखरा राजू बोल रहे हैं। नहीं, बटखरा आपका क्वेश्चन में है, वो है तो उसका जवाब इन्होंने लिखा है, तो जवाब देना भी बाध्यकारी, उसको पढ़ लिए। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर इनका है और DSP, इससे बोल रहे हैं कि PDS दुकानदारों को लाभ मिलेगा। हम पूछे ये है क्या, इससे कैसे लाभ मिलेगा, जनता जानना चाह रही है। सर देखिए माननीय मंत्री जी, सर हम बता देते हैं विधायक जी को। सर सुनिए सर, हम लोग PDS को केवल हम लोग सर एक दुकान ही नहीं, कई तरह की सेवाएं भी हम लोग इनसे लेते हैं सर, जैसे जिसमें जाति प्रमाण पत्र सर महोदय, आय प्रमाण पत्र, आवासीय हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इत्यादि कार्यों में हम लोग लगाते हैं उसको महोदय। इसके तहत ये कॉमन मूवमेंट प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, उसी के तहत उसका नाम है महोदय। इसलिए UPI के माध्यम से महोदय, डिजिटल पे के माध्यम से हम लोग पेमेंट भी करते हैं। जहां तक रही बात महोदय 842 दुकानें जो ई स्टोर से रजिस्टर्ड है महोदय, उसको भी हम लोग पेमेंट करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? माननीय सदस्य निशात आलम। माननीय सदस्य निशात आलम जी, निशात आलम जी उपवास में है, उनको तो करने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल सवाल है, उपायुक्त साहिबगंज द्वारा दिनांक 6/3/2025 को 210 अविद्युतीकृत टोलों को विद्युतीकरण करने के संबंध में 1 वर्ष बीत गया, अब तक 210 टोलों के लिए स्वीकृति नहीं दिया गया। जवाब में कहा गया है आगामी वित्तीय वर्ष में बचे हुए टोलों को भी विद्युतीकरण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि आगामी वित्तीय वर्ष में कब तक बचे हुए टोलों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी और कब से काम शुरू हो जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक विषय है महोदय, 210 अविद्युतीकृत गांव टोले को विद्युतीकरण कब किया जाएगा महोदय? मुझी एक कंपनी एजेंसी है उसके माध्यम से। तो माननीय सदस्य को और सदन को भी आश्वस्त आपके माध्यम से करते हैं, माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि जो 172 अविद्युतीकृत टोले हैं महोदय साहिबगंज जिले में, उसमें काम शुरू चल रहा है महोदय। और हमको उसका मुझी का जो कट ऑफ डेट है महोदय अगस्त 2026 तक, अगस्त 2026 तक उस 172 टोलों में आपका विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा महोदय। ठीक है। कब तक मई अप्रैल में, मई में या जून में? एक बार और फिर से बता दीजिए। अगस्त 2026, अगस्त 2026 तक 172 टोले और गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया जाएगा। शेष बचे गांवों का उसके सेकेंड फेज में उसके पश्चात किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। माननीय सदस्य आलोक कुमार सोरेन जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग से प्रश्न किया था और एक संगीन मामला सदन के समक्ष लाया था, जिसमें एक आदिवासी जिनको बिना वजह ही उन पर कार्रवाई की जाती है, और मैंने मंत्री जी से उत्तर के लिए, विभाग से उत्तर के लिए बोला था, और विभाग स्वीकार करती है, चंदा हेम्ब्रम का केस है, विभाग स्वीकार करती है कि चंदा हेम्ब्रम जी जो उक्त अवधि में योजना से संबंधित एकरारनामा या भुगतान का कार्य भले ही उनके द्वारा ना की गई हो, लेकिन उक्त अवधि में योजना के अधीक्षण एवं अनुश्रवण की जिम्मेदारी श्री हेम्ब्रम पर थी। अध्यक्ष महोदय, जबकि चीफ इंजीनियर ने और जबकि उनके समय का ये, मंत्री से उत्तर ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप पूरा पूछिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पुराना मामला है और मैं इसको गंभीरता से लिया हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल है, उसको हम देखेंगे। पेंशन नियमावली के नियम 43B के तहत विभागीय कार्रवाई चलाने हेतु विभागीय कार्रवाई चलाई जाने की तिथि से 4 वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुआ हो तो इनको मैं इंडिविजुअली उनको बुला करके मैं देख लेता हूं, और मैं सदन के माध्यम से आलोक जी को आश्वस्त करता हूं कि जो भी उनके समस्या है उसको हम हल करा दें। चलिए आलोक जी, ठीक है। Scribe makes step-by-step guides for any process with AI. You know what's terrifying at work? When you start a new job and there's no training, none of the processes are documented, and you're completely on your own. Let me show you one of the best kept work secrets. It's called Scribe. Go to scribehow.com, click Capture, do the task once, and Scribe will create a step-by-step guide you can share automatically. Scribe instantly turns any workflow into a step-by-step guide, so you never have to explain it again. Go to scribehow.com and try it for free. You don't even need a credit card. Every champion starts with a dream. To crack IIT, to conquer NEET. But dreams need direction. Take your first big step. The Allen Scholarship Admission Test. Earn scholarships. Prep with the best. Don't wait for tomorrow. Begin today. Register now. माननीय सदस्य जनार्दन पासवान, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। ये 17 माह में 8वीं बार धंस गई 461.9 करोड़ के खर्च से बनी झारखंड सरकार की 8 लेन की सड़क। अध्यक्ष महोदय, यह 20 किलो मात्र सड़क है महोदय, 20 किलोमीटर, और वर्ल्ड बैंक के लोन से अध्यक्ष महोदय ये सड़क बनी है। 24 में उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर धंसान शुरू हुआ, और आज 17 महीने में अध्यक्ष महोदय 8 बार यह सड़क धंस गई अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा माननीय हमारे सभी जिम्मेवार और तेज तर्रार मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इसकी जांच कराई जाए अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट, 461.9 करोड़ हो गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इनका सड़क कब निर्माण हुआ था और निर्माण होने के उपरांत कैसे धंस गया, इसका जांच के लिए माननीय सभा से आग्रह किया है। आप भी कुछ बोलो, 1 मिनट सुन लीजिए। माननीय अन्य विधायक राज सिन्हा जी ने बताया, ये सड़क एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार घसा महोदय, ये ठीक है, लेकिन बोले सरकार की बात इन्होंने बताया, तो हम बताना चाहते हैं महोदय, ये रघुवर सरकार समय का ये मामला था। अच्छा, कोई भी हो दिखवा लीजिए। ठीक ठीक है, सरकार के समय शिलान्यास जरूर हुआ था, लेकिन अध्यक्ष महोदय पहले 2 साल रोक दिया गया, फिर काम हुआ, और इसके माननीय सदस्य उस विवाद में न पड़े, उस विवाद में न पड़े, मेरा जांच हो जाने दीजिए। ये संसदीय कार्य मंत्री जी है, इसको कुछ बता दे। प्रदीप प्रसाद जी, प्रदीप प्रसाद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं महोदय, आसन की ओर से
ही निर्देश प्राप्त हुआ है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि शिलान्यास या उद्घाटन किसके समय में हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी विकास योजना पर जो धन राशि लगती है वह लोक धन होता है। अगर उसका दुरुपयोग हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। प्रदीप प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन का जो जवाब मिला है प्रश्न का महोदय, वो पूर्ण नहीं है और एकदम भ्रामक है। हमने प्रश्न किया था महोदय कि हजारीबाग में शहर के विधानसभा के अंतर्गत जैसे मेन शहर में कालीबाड़ी रोड, झंडा चौक, बड़ा अखाड़ा, रानी बाजार इत्यादि में पिछले 10 वर्षों से अंडरग्राउंड वायरिंग कराया जा रहा है, जो अब तक अधूरा पड़ा है और मात्र 30% काम ही पूरा हो पाया है। लेकिन जवाब इसका जस्ट उल्टा है महोदय। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आपके माध्यम से इस तरह का जवाब क्यों आ रहा है, कब तक पूरा होगा? इसमें आप कुछ पूछेंगे? जहां असंतुष्ट है उस विषय को पूछेंगे। जी, करीब करीब हर जगह आधा ही किया हुआ है अध्यक्ष महोदय, और हर जगह गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। काफी परेशानी हो रही लोगों को। शहर के बीच शहर में इस तरह का कार्य हो रहा महोदय, तो कब तक पूरा होगा? और जवाब में तो पूरा दिखाया जा रहा महोदय। माननीय मंत्री जी, इनका जवाब कौन देंगे? ये वो क्वेश्चन भी ऊर्जा का जवाब जा सके हैं 2 मिनट। अच्छा, ठीक है, आपको जवाब दिलाते हैं। अगर शून्यकाल प्रारंभ हो जाएगा फिर भी माननीय मंत्री से जवाब। जी, कोई बात नहीं। माननीय सदस्य अमित कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे प्राप्त है महोदय। थोड़ा सा मैं विषय को भी रख देना चाहूंगा। क्या यह बात सही है कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत जिला मुख्यालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड एवं शहरी क्षेत्र के अंचल कार्यालय में मानदेय दैनिक पारिश्रमिक आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं, स्वीकार किया गया है महोदय? दूसरा यह है कि क्या यह बात सही है कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर विगत 10 वर्षों से पदस्थापित हैं, जिनके मानदेय पारिश्रमिक भुगतान राशि में भिन्नता है? महोदय, इसमें भी विभाग ने माना है, स्वीकार किया है। महोदय, जो हमें आंसर्स मिले हैं उनके जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं उसे मैं पढ़ना चाहूंगा कि जो कि हमारी दूसरे कंडिका में है। वो है, एक विभागीय समिति का गठन विचाराधीन है। विभागीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। बस महोदय, मेरी जिज्ञासा यही है और हमारा आग्रह भी होगा माननीय मंत्री जी से कि ये जो कमेटी गठन, समिति गठन जो विचाराधीन है, इसे अतिशीघ्र करा दी जाए, गठन करके कार्रवाई भी कर दी जाए महोदय। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री जी। सर, माननीय विधायक का क्वेश्चन आया और हम लोग बहुत इसमें ध्यान इस पे दिए। ये वाकई बहुत डिफ्रेंशिएट है सर। इसमें तो संविदा पर आधार है, उसका अलग वेतन है, डेली वेजेस का भी अलग वेतन है, आउटसोर्सिंग वाला वो अलग अलग वेतन है, और जिला जिला में भी अलग अलग वेतन है सर। तो हमने जब ये सब जानकारी हुई तो विभाग से, हमने कंसर्न विभाग से सभी लोगों से बैठकर चर्चा किया कि इसको सॉल्यूशन करना होगा। तो इस पर सर हम लोग डायरेक्शन किए हैं कि 4 दिन के भीतर आप उसको एक कमेटी बना दीजिए। कमेटी बनेगी माननीय मंत्री के द्वारा, उनके डायरेक्शन से डायरेक्टर वगैरह होंगे, तो इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए बोले हमने आदेश दिया है कि 4 दिन के भीतर आप बनाइए, 15 दिन के भीतर आप रिपोर्ट दे दीजिए, तो वो रिपोर्ट आ जाएगा। और लेकिन ये समस्या का समाधान कैबिनेट तक जाएगा। तो हमने कहा नेक्स्ट सेशन तक या कम से कम 6 महीना तक लग सकता है उसको फाइनल करने में। मगर हम लोग इस पर कंसर्न है और सिंसियर हैं कि ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम है। इसका समाधान अति शीघ्र करने के लिए हमने डायरेक्शन कर दिया है, जितना जल्दी हो सकेगा। बस महोदय, 6 महीना नहीं, थोड़ा सा जल्दी कर दिया जाए, बस यही आग्रह करूंगा महोदय। धन्यवाद। ओके, हम ट्राई करेंगे, हमारा बेस्ट उसको करेंगे सर, कर देंगे। 1 मिनट।
प्रदीप प्रसाद वाला क्वेश्चन का जवाब दिला देते हैं। माननीय मंत्री जी फिर से एक बार पढ़ देते महोदय, अगर पढ़ दीजिए बेहतर मेरा क्वेश्चन था कि हजारीबाग मेन शहर में 11,000 का जो केबलिंग का कार्य चल रहा है, शॉर्ट में बताना चाहेंगे। और जवाब आया कि सारा कार्य पूरा हो गया, जब हम बोल रहे 30% से ज्यादा कार्य नहीं हुआ है, हर जगह गड्ढा खोद के उसी तरह छोड़ दिया गया महोदय। लेकिन जवाब जस्ट उल्टा है। तो क्या हम सदन में वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फोटोग्राफ के साथ हमको आना होगा, तब हमको जवाब सही मिलेगा महोदय? इस तरह का जवाब देना कहीं से उचित नहीं महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद जी का जो पूरक है महोदय, हजारीबाग जिला में हजारीबाग शहर के वर्णित स्थानों में 11 केवीए अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य करवाया जाए महोदय, और उनका कहना है कि पूर्ण नहीं हुआ है महोदय। कहाँ उत्तर में हम लोग पूर्ण दिखाए हैं महोदय? ये पूर्ण नहीं दिखा हुआ है महोदय। हम इनको प्रदीप बाबू को कह रहे हैं कि विदिन 6 मंथ 6 महीना के अंदर में 100% उसको पूरा कर लिया जाएगा महोदय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लिखा गया है प्राकलन के आधार पर पूरा किया गया है, इसका प्राकलन के आधार पर आप पढ़ते थोड़ा उल्टा है माननीय सदस्य महोदय, वो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। प्राकलन जो था उसके आधार पर पूरा कर दिया गया। अब रीएस्टिमेटेड हुआ है महोदय, थोड़ा और आगे जाएगा। अनुमानित हम लोग किया था। अध्यक्ष महोदय, छोटा सा और निवेदन था, रीएस्टिमेटेड किया हुआ है। मंत्री महोदय से छोटा सा निवेदन था आपके माध्यम से। जिस जगह पर अभी गड्ढा करके छोड़ दिया गया है, हमेशा दुर्घटना हो रही महोदय, बाइक वाले लोग खास करके उसमें गिर जाते हैं और हम लोग को उसको इलाज करवाना पड़ता है। तो महोदय से जहां जहां उस तरह का छोड़ा गया है, विभाग को बोल के उस जगह से थोड़ा घेरा कर दिया जाए किसी तरह से, कि दुर्घटना ना हो। इस तरह कम से कम विभाग को दिशा निर्देश दे दिया जाए। हाँ महोदय, माननीय अंतिम पूरक जो माननीय सदस्य का महोदय की जो खड्डा बिजली विभाग के द्वारा किया गया केबल बिछाने के लिए, अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए, तो गड्ढा है महोदय 1 हफ्ता के अंदर में सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे महोदय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, भर दीजिए। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तोरपा प्रखंड के सोनारी पंचायत के बिशुनपुर में 1968 में चेक डैम बना है, उसका जवाब मुझे मिला है और जवाब ठीक है। लेकिन इसमें बस कुछ मैं जानना चाहता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि आप थे हाउस में, उसमें हाउस में थे? प्रसंगत योजना आलोक कुमार सरन के बाद आप थे? तकनीकी संभाव्यता पाए जाने पर पजटिया उपम को देखते हुए आगामी वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। बस अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक समय सीमा बता दिया जाता है कि कब तक ये स्वीकृति प्रदान की जाएगी? माननीय मंत्री सिर्फ समय सीमा। अध्यक्ष महोदय, पहले वहां जांच किया जाएगा, क्या कि ये जो चेक डैम, ये इनका जो कहना है कि 1968 का बना हुआ है, तो बहुत पुराना है। तो उसको हम लोग स्थल निरीक्षण कर करके और उसको वहाँ जो भी लिफ्ट इरिगेशन का ये बोल रहे हैं, अगर वहाँ होगा, उपयुक्त जगह होगा, वहाँ जाने, वहाँ पानी देने के लिए सारा चीज ठीक होगा तो हम करा देंगे। ठीक है सुदीप जी। अध्यक्ष महोदय, सब ठीक ठाक है, बस खाली उसको देख के जल्दी करा दिया जाता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसको थोड़ा जल्दी करा दिया जाए। ठीक है, हम शीघ्र करा देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्या बोल रहे हैं? Why does everyone else make this look so easy? I'm just gonna sound mid. Maybe I should walk away. Forget it. Just go with it. What's the worst that could happen? I guess when they said break a leg, I took that way too literally. I'm not mid. Just in the middle of my story. And turns out, authentic beats perfect every time. Azort, your safe space. Don't judge me, okay? I only indulge जब मूड सही हो। या फिर जब मूड नहीं हो।
अदरवाइज कभी नहीं। हाँ, Can't say no to hide and seek Milano. अब उनको बेचारा 6-7 बार तो हाथ उठा चुके, सुन लेते हैं। बोलिए। एक छोटा सा सूचना महोदय। बताइए। महोदय, बांकी विधानसभा के बैरिया बसौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज करीब 8 वर्षों से बन के पड़ा हुआ है और वो खंडर होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उसमें हैंडओवर कराया जाए, उद्घाटन कराया जाए बिल्डिंग का और पढ़ाई शुरू की जाए। ठीक, जनार्दन बाबू, मान्य सर, जनार्दन बाबू। हमारा ये था कि महिला कल्याण विभाग में जो भर्तियां होती है और महिला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हो जाता है महोदय, फिर उस पर्यवेक्षिका हो जाता है महोदय। उसी तरह से जो वहाँ पर लिपिकीय है उन लोग के आज तक न पता चला कि कितना पद रिक्त है, कितना कैसे उसका बहाली होगा। तो हम केवल माननीय मंत्री से इतना ही जानना चाहते हैं कि जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आप बहाली करते हैं, एग्जाम होता है वो पास करते हैं, उसी तरह से वो महिला पर्यवेक्षिका की भी बहाली हो जाती है, लेकिन लिपिकीय नहीं होता महोदय। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या इसका बहाली करेंगे माननीय मंत्री जी? इसको हम लोग स्वीकार किए हैं सर। बजट में इस बात का थोड़ी सी जिक्र किया है कि ऐसे उच्च वर्गीय पद का, इस पद को 100% निम्न वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा किया जाएगा। ऐसे निम्न वर्गीय लिपिक जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की संशोधप्रद सेवा पूरी कर ली है या इस पद पर प्रोन्नति के योग्य हैं, वह पद जिला स्तरीय कोषांग तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय में होगा, पद प्रमंडलीय समर में होगा। सर, हम लोगों ने देखा नियमावली में 2 चीजों का प्रावधान किया गया है, ये सही है, भर्ती का है, प्रोन्नति का है, लेकिन लिपिकीय वर्गों का प्रोन्नति के लिए एक नियमावली नहीं बन पाया 2006। इसको सर संशोधन करने की जरूरत है और हम लोग इस पर सिंसियर है कि किया जाने चाहिए। हमारा विभाग से भी बातचीत हुई कि नहीं, हम लोग करेंगे, पद सृजन करने की जरूरत है और सीटों को कर्णांकित करने की जरूरत है, तब हम लोग एलडीसी से यूडीसी में कर सकेंगे। तो हम जल्दी ही इसको आदेश कर दिए हैं, प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए भी आदेश कर दिए हैं और ये कुछ समय, क्योंकि ये भी कैबिनेट में ही जाएगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन हम लोगों ने आदेश कर दिया है इसको। चलिए जनाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक समय सीमा निर्धारित हो जाता है कि कितना दिनों में कर देंगे, और सबको होता है, कर्णांकित भी नहीं है, कितने का करना है, कितना उसका वैकेंसी निकालना है। तो हमको लगता है कि एक बार डिटेल हमको लगता है कि उसको जरूरत है अध्ययन करने के, और चूंकि सभी लोग को हो रहा है, अभी लोग बेचारे निराश है। ठीक है, आप इस पर सांगोपांग विचार करते हो। जी, इसीलिए एक समय सीमा के अंदर समय सीमा निर्धारित कर दिया महोदय। हम लोगों ने 6 महीना तय किया है कि 6 महीना में, क्योंकि कैबिनेट से भी पास होना है। ठीक, तो ठीक, बहुत धन्यवाद। आज सदन के अंतिम दिन प्रथम पाली में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची के छात्र छात्रा सदन की कार्रवाई देख रहे हैं, और हम लोग पिछले समय से देख रहे हैं कि कई संस्थानों का, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, छात्र छात्राएं सदन के कार्रवाई को देखते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि छात्र छात्राओं के अंदर भी संसदीय व्यवस्था के प्रति जानकारी हासिल करने का एक ललक पैदा हुआ है, और इसी के क्रम में आज ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी सदन के कार्रवाई को देख रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। शून्यकाल की सूचना माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो, बात में ले शत्रुघ्न महतो। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल बोलने से पहले मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आज पूरे सत्र का लास्ट दिन है, अंतिम दिन है पूरे साल का। तो मैं माननीय सदस्य द्वारा जो भी प्रश्न शून्यकाल में उठाया गया था, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि जवाब किया जाए। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से खनन प्रभावित होने के कारण गंभीर जल संकट का क्षेत्र बन गया है। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के पूरा होने में भी देरी है। ऐसी स्थिति में कोयला खदानों में जमा विशाल जल भंडार के उचित प्रबंध से क्षेत्र में व्याप्त जल संकट का निदान हो सकता है। मैं सरकार से जल जीवन मिशन
के पूरा होने तक खदानों का पानी उपलब्ध कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार मोहंती। अध्यक्ष महोदय, राज्य में आत्मा कर्मियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक 3/9/2022 से दिनांक 20/10/2022 तक हड़ताल किया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़कर अन्य सभी जिला कर्मियों को इस हड़ताल अवधि का मानदेय का भुगतान किया गया है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग है कि अविलंब पूर्वी सिंहभूम जिला में आत्मा कर्मियों का हड़ताल अवधि का मानदेय का भुगतान किया जाए। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, तोरपा प्रखंड के जरिया पंचायत के ग्राम मोड़िया मधुकम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ आज तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, रोगी एवं गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं मांग करता हूं कि गौरबेड़ा से मोड़िया मधुकम भाया जिलीमुरु 10 किलोमीटर एवं गितलपीड़ी से रोने 8 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य संजीव सरदार जी। संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिले की ईस्टर्न माइनिंग की कोई स्थान पर गहरे और जानलेवा गड्ढे खुले छोड़ दिए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वर्षा ऋतु में इन गड्ढों में जल भराव होने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। संबंधित लीजधारक द्वारा समुचित समतलीकरण नहीं कराया गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ यथाशीघ्र समतलीकरण कराने का सुनिश्चित किया जाए। माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाइफलाइन माने जाने वाली गुमला बाईपास सड़क, जिसका निर्माण कार्य 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था, 25 वर्षों के बाद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। सड़क की लंबाई मात्र 12.8 किलोमीटर है। सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के पीछे विभाग के अधिकारियों व संबंधक की मिलीभगत है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गुमला बाईपास सड़क निर्माण कार्य की पूर्ण जांच कराकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। If you want to feel more confident in your ability to use your time, your most precious resource, the only thing that you can't make more of, Time Management Mastery is the course you should take. I'm Alexis Hasselberger. Check out my course on Udemy. धन्यवाद। माननीय सदस्य लुइस मरंडी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जामा विधानसभा अंतर्गत जामा एवं रामगढ़ प्रखंड कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। ज्यादातर किसान अनाज के अलावा सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, परंतु उन्हें मुनासिब दर मिल नहीं पाता। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि जामा विधानसभा क्षेत्र में सब्जी प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की जाए, जिससे कृषकों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके। माननीय सदस्य नीरा यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से कोडरमा जिला में पेयजल और बिजली आपूर्ति में हो रही परेशानियों से सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ महोदय। जिला मुख्यालय कोडरमा, झुमरी तिलैया, डोमचांच, मरकच्चो समेत पूरे जिले में हमेशा बिजली के पेयजल की किल्लत बनी रहती है। वहीं अनियमित बिजली आपूर्ति से पूरे जिले में त्राहिमाम की स्थिति है महोदय। अतः व्यापक जनहित में सरकार से मांग करती हूं कि नियमित पेयजल आपूर्ति तथा खराब चापानल को ठीक करने के साथ ही कोडरमा जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आने वाले गर्मी में लोगों को पानी और बिजली की कोई कमी न हो महोदय, नियमित उपलब्ध हो सके।
माननीय सदस्य मंजू कुमारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड के खरगडीहा जलापूर्ति योजना से मिर्जागंज, जगन्नाथडी, बदडीहा, परगोडी सहित कई गांवों के कनेक्शन काट दिए जाने से हजारों लोग पानी के अभाव में परेशान हैं। साथ ही कुर्हो बिंदो पंचायत के गोविंदाटांड में बना जल मीनार भी बंद पड़ा है। अतः दोनों स्थानों पर शीघ्र जलापूर्ति बहाल कर पेयजल उपलब्ध कराने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। माननीय सदस्य संजय सिंह यादव जी। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला के हरियागंज प्रखंड अंतर्गत डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण पठन पाठन हेतु छात्र छात्राओं को 80 किलोमीटर दूर तय करके मेदिनीनगर जाना पड़ता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि हरियागंज प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। माननीय सदस्य जीगा सुसारन होरो। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। गुमला जिला अंतर्गत सिसई और बसिया प्रखंड के अस्पताल में मरीजों के लिए दवाइयों का अभाव रहता है, जिससे कि मरीज का इलाज के समय से नहीं हो पाता है। गरीब मरीजों के मजबूरन निजी दुकान से दवा लेनी पड़ती है। अतः आसन के माध्यम से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी अस्पताल में दवाइयों को उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य नरेश प्रसाद सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर सहित पलामू एवं गढ़वा जिले में जमीन का ऑनलाइन नहीं होना बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसका ऑफलाइन रसीद निर्गत है। वैसे रैयतों का भी जमीन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। अतः गढ़वा और पलामू जिले के रैयतों का जमीन ऑनलाइन कराने हेतु एक समय सीमा निर्धारित करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरिडीह जिला के 13 प्रखंडों में पीईसी संचालन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में महोदय, पत्रांक संख्या 1482 दिनांक 7/10/16 के आलोक में पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के आदेशानुसार प्रखंडों में पीईसी संचालन की अनुमति है। इसकी फाइल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में जमा है। जनहित में गिरिडीह के 13 प्रखंड मुख्यालय में हार्ट्समैन टैलेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर संचालित करने की अनुमति अविलंब प्रदान की जाए, ताकि जनता को सुलभ सेवाएं मिल सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी, डुमरी को अनुमंडल का दर्जा मिले वर्षों बीत चुके हैं, किंतु आज भी यह क्षेत्र बुनियादी प्रशासनिक और न्यायिक सुविधाओं से वंचित है। यहाँ सिविल कोर्ट और रजिस्ट्री ऑफिस का संचालन न होने से स्थानीय जनता को मामूली अदालती और रजिस्ट्री कार्यों के लिए 50-60 किलोमीटर दूरी तय करके जिला मुख्यालय गिरिडीह जाना पड़ता है, जिससे उनके समय और धन की भारी क्षति होती है। साथ ही पोस्टमार्टम हाउस की सुविधा न होने से आपदा की स्थिति में शोक संतप्त परिवारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, इन महत्वपूर्ण कार्यालयों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अविलंब आरंभ कर इन्हें जनता के लिए समर्पित किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर शोभा यात्रा, झांकी, विसर्जन जुलूस, तजिया, झंडे, पताका आदि सड़कों पर निकलते हैं, जिस पर सुबह से लेकर देर रात तक शहरों की बिजली काट दी जाती है और आम जनमानस खास करके बच्चे, बुजुर्ग और मरीजों को इससे काफी परेशानी होती है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि लोग पर्व त्योहार धूमधाम से मनाएं, लेकिन बिजली किसी भी हालत में लंबे समय तक न बाधित किया जाए। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में होमगार्ड के जवानों को पूरे वर्ष में मात्र 4 महीनों की ड्यूटी ही मिलती है, जबकि शेष 8 महीने वे बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझने को मजबूर रहते हैं। अतः सदन से मांग करता हूं कि राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा विभिन्न सरकारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन जवानों को अविलंब वर्ष भर नियमित ड्यूटी उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य ताजुद्दीन जी। अध्यक्ष महोदय, साहिबगंज जिला के उधवा प्रखंड के मोहनपुर में बने ITI कॉलेज में वर्तमान में FCI गोदाम संचालित है, जिस कारण ITI की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अन्य जगहों में जाकर ITI की पढ़ाई करनी पड़ती है।
अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उधवा प्रखंड में बने ITI कॉलेज में संचालित FCI गोदाम को किसी दूसरे जगह स्थानांतरित करते हुए वहां ITI की पढ़ाई चालू की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य रोशन लाल चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बड़का गांव के बादम गोदलपुरा में प्रस्तावित खनन परियोजना की जन सुनवाई के दौरान विस्थापित रैयतों ने अपने अधिकारों और समस्याओं को रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया, किंतु इस दौरान कई निर्दोष विस्थापित रैयतों एवं ग्रामीण पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। अतः सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए निर्दोष व्यक्तियों पर दर्ज सभी प्राथमिकी अविलंब वापस लेने की मांग करते हैं। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। महोदय, सिल्ली विधानसभा के सोनाहातू प्रखंड में महिला कॉलेज का निर्माण हमारी बहनों के लिए अति आवश्यक है, ताकि वो अपने इंटर से PG तक की पढ़ाई सुगमता एवं निर्भीकता से कर सके की मांग मैं सदन से करता हूं। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव जी। महोदय, कोडरमा जिला तेरिया डैम के मछुआरों के समक्ष रोजगार एवं भूखमरी की स्थिति है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं तिलैया जलाशय में DVC KTPS द्वारा प्रस्तावित 220 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके 80% जलाशय को कवर करने से हजारों मछुआरों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है महोदय। अतः जनहित में इस परियोजना पर पुनर्विचार कर मछुआरों को रोजगार की सुरक्षा हेतु सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता हूं। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में गैर मजरूआ खास भूमि का निबंधन दाखिल खारिज लगान रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। साथ ही कई खाते रैयत का रजिस्टर 2 अब तक ऑनलाइन दर्ज नहीं हुआ है। साथ ही साथ रैयत जमीन जिसका मोटेशन अभी तक नहीं हो पाया है, बहुत दिनों से जिसका लंबित है। अतः व्यापक लोकहित में गैर मजरूआ जमीन का निबंधन तथा राज्य स्तर पर दस्तावेजों का ऑनलाइन कर दाखिल खारिज एवं लगान रसीद निर्गत करने हेतु शिविर आयोजित कर उक्त कार्यों का निष्पादन सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिले के गारकुंड एवं केलियासोल प्रखंड में आज तक GRC का गठन नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षण निगरानी एवं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अतः सरकार से मांग करता हूं जो शीघ्र गारकुंड एवं केलियासोल प्रखंड में BRC की गठन किया जाए। माननीय सदस्य प्रकाश राम जी। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला अंतर्गत नगर पंचायत लातेहार के बानपुर वार्ड नंबर 2 में ग्राउंड फ्लोर निर्मित वेटिंग मार्केट भवन को विक्रेताओं की संख्या के मद्देनजर कम से कम G+1 करने हेतु मूल राशि 2,69,2,69,53,676 रुपये से बढ़कर 4,55,03,272 की विभागीय अनुशंसा पर वित्तीय पुनरीक्षित प्राकलन की समुचित विभागीय तकनीकी स्वीकृति के साथ निर्माण कार्य कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पता है क्या, I was on a road trip. Windows down, music up, and boom, car breaks down. Now I panic, Google, mechanic near me. But then, plot twist. I have ICICI Lombard Comprehensive Car Insurance. Breakdown? Not happening anymore. Get ICICI Lombard Comprehensive Car Insurance now. Hey, wait. I need you to show me how to convert a Word doc to a PDF again. Seriously? You know, it'd be faster if I used Scribe to show you how to do it. Just sent you a step-by-step guide. Whoa! How'd you make this? I just downloaded Scribe, clicked Start, went through the steps, and Scribe automatically generated a step-by-step guide with screenshots and written instructions. Okay, I guess we should start using Scribe for everything? Agreed. Try Scribe for your step-by-step guides and work smarter, not later.
गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केतार प्रखंड के ग्राम पंचायत प्रति कुशवानी टोला बघौता में आदिवासी बहुल गांवों को जोड़ने वाली बघौता नदी पर पुल निर्माण से प्रति अछिया, गोबरैया और बघौता आदि गांव के ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा होगी। अध्यक्ष महोदय, अतः जनहित एवं विकास के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सरकार से इस नदी पर अविलंब पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य राम सुरजा मुंडा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पंचायत स्तर पर स्थापित प्रज्ञा केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन आज भी आधार, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंकिंग, पेंशन, मनरेगा जैसे कार्य VLE द्वारा नियमित रूप से कराए जाते हैं, जिसमें लोगों को मजबूरन प्रखंड जाना पड़ता है। साथ ही VLA को उचित मजदूरी नहीं मिलती है। अतः सदन के माध्यम से मांग करता हूं, सभी सेवाएं पंचायत स्तर पर सुनिश्चित कर न्यूनतम मानदेय तय किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य मंगल कालीन दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बड़ाम प्रखंड अंतर्गत भूला पंचायत मंडप के सामने विगत 3 वर्षों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अंत में आसन से छात्र हित में उक्त विद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग करता हूं। ध्यान आकर्षण की सूचनाएं। श्रीमती सविता महतो, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये दोबारा इनको हमको सदन में लाना पड़ा और हमारे वहाँ के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो बच्चियाँ, वो सारे बच्चियाँ जो है वहाँ कस्तूरबा विद्यालय नहीं होने के कारण सभी को सुंदर नगर कम से कम 40 किलोमीटर दूर में लोगों को भेजा जाता है महोदय, और ग्रामीण बच्चियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि फंड ऑलरेडी रखा हुआ है, किसी कारणवश जो काम बंद है उसको चालू कराया जाए, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा महोदय। चलिए, ध्यान आकर्षण की सूचनाएं। श्रीमती सविता महतो। अध्यक्ष महोदय, सविता महतो जी, मथुरा महतो जी भी हस्ताक्षर है। आप पूछिए। उत्तर महोदय प्राप्त है। इसके बाद यह बहुत महत्वपूर्ण जो महोदय और मांझी अंचल के पालू मौजा में बहुउद्देशीय परियोजना भारतमाला रोड का निर्माण हो रहा था महोदय, लेकिन खतियानी जिन रैयतों को मुआवजा मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला महोदय। और जवाब में दिया गया है महोदय कि प्रश्न फणींद्रनाथ सिंह बाबू मुंडा ने जब आपत्ति दर्ज किया महोदय, तब इनको एक नोटिस दिया गया था कि आप उन नोटिस के जरिए कि आप आइए और अपना पक्ष को रखिए, और यह नोटिस 15/2/24 को दिया गया था महोदय, जवाब में है। लेकिन नोटिस मिला ही 1 सप्ताह बाद, और पहला ही नोटिस में इन लोगों ने पदाधिकारी ने मिलकर दूसरे रैयत को पेमेंट कर दिया महोदय। बहुत मामला गंभीर है महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती सविता महतो जी ने जिन बातों को उठाया ध्यानाकर्षण के माध्यम से, ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। मैंने बहुत सारी चीजों को इसमें हम लोग ने सत्यापित जांच करने का, उपायुक्त से रिपोर्ट मांगने का सारा चीज किया, तो उसमें एक चीज इसमें गौर करने वाली बात थी जिसको मैंने गौर किया। इसे तो हम लोग ने जवाब दिया है कि भाई उसका दावा रखने के लिए उसको बोला गया था, अपना दावा नहीं रखा, इस कारण से उसको खारिज कर दिया, और जो दूसरे लोग थे उनको भुगतान किया गया, ये जवाब था। लेकिन मैंने उसको पूरी तरीके से देखा, तो इसमें एक चीज क्लियर कट है, उसने पूछा नहीं है, लेकिन मैं एक नोटिस पे दावा खारिज नहीं करना था। और दूसरा कि बांसावाली जो अभी प्रमाणित उन्होंने भी दिया है, तो जो मूल बांसावाली के आधार हैं उनका भी वही है, और जो जिनको पैसा भुगतान किया उनका भी बांसावाली
सेम है। और चूंकि मामला 4 करोड़ समथिंग का था ये भुगतान का, इसीलिए माननीय सदस्य को मैं संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं कि उपायुक्त महोदय से दोबारा वंशावली की सत्यता मैं जांच कराऊंगा। और चूंकि उसमें खतियान में जो उल्लेखित है उन्होंने स्वीकार किया है उसी वंशज का है, मान लिया बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर एनओसी चाहिए था उन लोगों को पैसा देने के लिए। तो लगता है कि इसको फिर से जांच करा करके हम लोग जो रिपोर्ट आएगा उसके आलोक में इस पर हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे। ठीक है मतलब। Parakeet AI is an AI online call assistant that gives you the answer to every question on your online call, such as, what is your biggest weakness? Click AI Help and Parakeet AI will provide an answer based on your resume and customize it for the position and the company that you're applying for. Our app can also analyze your screen and provide solutions to any coding problems that you may get during your meeting. And the best thing about it is that it remains invisible to everyone else, so you can comfortably see all the answers while sharing your screen on your online meeting. This is our brand new desktop app. It's available both on macOS and Windows, and it is the best way to use Parakeet AI. But you can also use Parakeet AI right inside your web browser without having to download our app, or even on your mobile phone by placing it in front of your computer display. Try Parakeet AI for free today. महोदय, वंशावली भी उपलब्ध है महोदय। वंशावली में जिनको पेमेंट किया वो कहीं से नहीं है महोदय। और यह शुरू में ही जब नोटिस दिया गया था, और यह रैयत जो है महोदय पश्चिम बंगाल पूर्णिया में रहता है, और उनको उसी एड्रेस में नोटिस गया था। और यहाँ जब आकर उसको पता चला महोदय कि हमारा नोटिस जो मिला एक सप्ताह के बाद मिला, इस पर जब आपत्ति करने के लिए गया तो इसको तो भगा दिया महोदय वहां से, और इनको गलत तरीके से पेमेंट किया गया महोदय। और इसका सारा खतियान और अभी भी ऑनलाइन में सारा पंजी 2 से लेकर सब खजिंदर सिंह बाबू मुंडा के नाम से है महोदय, सब अभी भी तत्काल भी और ऑफलाइन का भी रसीद है और ऑनलाइन का भी है महोदय। तो इसलिए माननीय मंत्री जिसे हम कहना चाहेंगे महोदय कि इस संबंध में आवश्यक बैठक बुला के और उपायुक्त से इसको मांगे, और सही जो रैयत है, और छोटा मामला नहीं है महोदय, ये 4 करोड़ का पेमेंट है महोदय। और 4 करोड़ का पेमेंट अगर रैयत को नहीं मिलेगा महोदय, और दूसरे रैयत के जो खतियान में है नहीं महोदय, और मुखिया जी का भी वंशावली में दिया हुआ नहीं था महोदय, तो इसको थोड़ा गंभीरता से लिया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी, मैं आश्वस्त करता हूं अध्यक्ष महोदय कि उपायुक्त से इस संबंध में रिपोर्ट हम लोग मांग करते हैं, और जो सही होगा निश्चित कार्रवाई करेंगे। ठीक है मतलब। माननीय सदस्य शत्रुघ्न महोदय एक प्रश्न, जैसे उपायुक्त से इन्होंने बात करेंगे, एक मीटिंग बुला लें महोदय, एक मीटिंग माननीय मंत्री अपने हम बुला लें, और रैयत को भी बुला ले, और हम लोग को भी सिग्नेचर करता हम है, और माननीय प्रश्नकर्ता भी है, हम लोग को भी बुला के इसमें आप जांच कर लीजिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रक्रिया है कि दावा जब करते हैं, नोटिस इशू होता है, ये लैंड एक्विजिशन से संबंधित मामले में प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय। इसलिए बैठक की मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड्स को पढ़ा है, उसमें खतियान में भी दर्ज है और बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो उस वंशवाली के बाकी लोगों को भुगतान किया गया है, तो निश्चित तौर पे उसमें एनओसी लेना चाहिए था। बंगाल वाले जो लोग एनओसी लिया नहीं किया, तो इसलिए इनका दावा सही बनता है। इसलिए उपायुक्त से इन तथ्यों को लेकर मैं जांच रिपोर्ट मांग लूंगा, उसके आलोक पे इस पर निश्चित रूप से मैं कार्रवाई करूंगा। महोदय, इस खूंट का वो है ये नहीं महोदय जिसको पेमेंट हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप देख लीजिए, खतियान में देख लीजिए, उसमें अगर कहीं भी उस वंशावली में वो आता है तब ना उनको मिलेगा महोदय। तो हम तो इतना ही कर रहे हैं कि माननीय मंत्री को कि मंत्री जी अपने विभाग का बैठक बुला ले, राजस्व मंत्री हैं, बुला ले, उपायुक्त को बुला ले, जिसको बुला के
और इनका जो है जांच कर रहे। गरीब आदमी आता है मोरे ऑफिस में घुसने तक नहीं देता है इन लोग को, क्योंकि जान रहा है कि रैयत के हम गड़बड़ किए हैं। माननीय मंत्री भी बता रहे हैं कि एक ही नोटिस में कैसे दे दिया, दोबारा नोटिस भी उनको मिलना चाहिए था। तो ये सारा चीज को देखते हुए महोदय माननीय मंत्री एक बैठक बुला के और रैयत को ही जैसे सूचना हो प्रश्नकर्ता को हो महोदय, यही मेरा मांग है। माननीय मंत्री जी। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं तो निश्चित रूप से उपायुक्त के यहाँ मैं उपायुक्त और संबंधित अंचल अधिकारी तमाम लोगों की बैठक में बुला लूंगा और जो भी गलत है सब पर मैं कार्रवाई करूंगा। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, सरकार को उत्तर प्राप्त हुआ है। 2 विद्यालयों के अपग्रेडेशन का मामला है। बीटीएम हाई स्कूल क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल है एवं वर्षों से इसको अपग्रेड करने की मांग होती आ रही है। बीटीएम हाई स्कूल के कक्षा 9 एवं 10 में छात्र छात्राओं की संख्या भी काफ़ी है। अपग्रेड होने का सभी आरताएं पूरा कर रही है। बीटीएम से सरकार का जवाब आया है, बीटीएम से जीएनएम की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। बीच में पचगड़ी बाजार पड़ता है, हमेशा जाम लगी रहती है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, विशाल क्षेत्र पड़ता है, आने जाने का कोई निश्चित साधन की व्यवस्था नहीं है। बहुत पुरानी मांग, पूर्व के विधायक ने भी ये भी मांग करती आ रही थी। बीओ का भी प्रतिवेदन प्राप्त है और दूसरे विद्यालय मध्य विद्यालय कपुरिया, दोनों विद्यालय काफी दिनों से मांग हो रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोनों विद्यालयों को अपग्रेडेशन करने का मामला है, सरकार से मैं आदरपूर्वक कहना चाहूंगा इसे अपग्रेडेशन करने का मामला इसको भुगतान किया जाए। और चूंकि वो क्षेत्र सुदूर क्षेत्र है, करीब 15-20 गाँवों का विद्यालय है, काफी दिनों से मांग चली आ रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं इस अपग्रेडेशन मामला को पुनर्विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूर्व में भी प्रयास हुआ है और उन प्रयासों में प्रस्ताव था। मान्यवर, देश के स्तर पर नीतियां थोड़ी सी परिवर्तित हुई हैं और एनईपी 2020 के तहत अब 9 से 12वीं तक की कक्षाएं आयोजित करने पर केंद्र सरकार का और शिक्षा विभाग का विशेष ध्यान है। लेकिन 9 से 12वीं तक के लिए जो शिक्षकों की बहाली का मुद्दा है, 9 से 12 तक के लिए शिक्षकों की बहाली का जो मुद्दा है वो प्रक्रियाधीन है। इसलिए उत्क्रमण के प्रस्तावों को स्वीकृति में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। हम माननीय सदस्य की भावना से बिल्कुल सहमत हैं कि जिस स्कूल में 173 9वीं क्लास के और 165 10वीं क्लास के छात्र छात्रा हैं और 8 किलोमीटर दूर अगर उनको जाना पड़ता है तो इस पर विचार सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहता हूं कि एनईपी 2020 के प्रावधानों के तहत उत्क्रमण करना सरकार का एक विषय है, वहां पर शिक्षकों का पदस्थापन दूसरा विषय हो जाता है। तो माननीय सदस्य ने धैर्य रखा है, हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि थोड़ा और समय इसमें दें। सरकार निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगी और जितने उत्क्रमण के प्रस्ताव लंबित हैं उसके मूल में यही मुख्यतः कारण है कि एनईपी 2020 के तहत 9 से 12वीं तक कक्षाओं को संचालित करने का निर्देश भारत सरकार से प्राप्त है। तो मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये गंभीर विषय है और जनहित से जुड़ा विषय है, सरकार इसमें सकारात्मक उत्तर देना चाहेगी। ठीक है शत्रुघ्न बाबू। एक मिनट सर, माननीय मंत्री से मैं कहना चाहूंगा ये मांग पूर्व के माननीय द्वारा भी लगातार इस सदन में रखते आ रहा था। चूंकि वो सुदूर क्षेत्र है, वहां के बच्चे बच्चियां 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने में असमर्था जता रही है। आर्थिक अभाव चलते लोग पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि बगल में प्राइवेट स्कूल है, दबाव बना करके प्राइवेट स्कूल में लोग एडमिशन लेती हैं, पढ़ाई नहीं कर पाती, छोड़ देना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सदन के माध्यम सरकार को, इसे अभिलंब दोनों विद्यालयों को अपग्रेड करके जो वहाँ के लोग भावना अनुरूप आप इस पर कुछ ठोस उचित निर्णय लेने का काम करें। सोमेश चंद्र सोरेन।
ये बहुत ही गंभीर मामला है जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुसावनी फॉरेस्ट ब्लॉक जो 1932 के सर्वे सेटलमेंट में खतियान में भूमिहीन को स्पष्ट रहती भूमि के रूप में दर्ज किया गया था, परंतु 1964 के अंतिम सर्वे में सेटलमेंट के दौरान अन्य रहती को वन भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण कई परिवार वहां पे वंचित है और भूमिहीन हो गए हैं। जबकि इस आज उन भूमि पे खेती भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका स्पष्ट तरफ से आपका भूमि नहीं मिला है। और जिस तरह की उनको जो भी लाभ मिलना, सरकारी लाभ जो मिलना था वो भी उसको वंचित हो गए हैं, जो डाकिया भी वो भी वंचित हो गए हैं। अब मैं सदन से ही कहना चाहूँगा कि उनको जल्द से जल्द उनको रैयती दिया जाए और खतियान धारी को एक प्रमाण पत्र मिला जाए जो कि उनको अपना परिवार को सेटलमेंट कर सके और अपना परिवार को अपना आगे बढ़ा सके। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षण का जो कार्यवाही है उसमें सोमेश चंद्र सोरेन जो ध्यान आकर्षण सूचना उस पर पथ निर्माण विभाग लिखा हुआ है, और सोमेश चंद्र सोरेन का अध्यक्ष महोदय और भी सूची में है जो बाद में है जो मेरे विभाग से संबंधित है, जैसे कि 20 नंबर में है सोमेश चंद्र सोरेन का ध्यान आकर्षण सूचना उस पर राजस्व निबंधन भूमि सुधार, इस पे जवाब हमको देना है। ये पथ निर्माण विभाग से संबंधित है, लेकिन वो दूसरा प्रश्न कर दिया अध्यक्ष। पथ निर्माण विभाग का जवाब मेरे पास है। आपका ध्यान आकर्षण का प्रश्न है आपके पास? माननीय सदस्य सोमेश जी, उनको ध्यान आकर्षण का प्रश्न उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने भू राजस्व वाला प्रश्न पढ़ दिया। सोमेश जी उनको दिया। हाँ, वो प्रश्न है आपका। चलिए, प्रश्न है, पूछ लीजिए। ये है घाटशिला विधानसभा अंतर्गत फूलडुंगरी से NH 33 के झाटीजना पश्चिम बंगाल सीमा तक बुरुडी डैम तक जो 24 किलोमीटर का लंबाई था स्वीकृत किया गया था, लेकिन उसका शिलान्यास भी हो चुका था 13/10/2024 को, लेकिन अब तो उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत फूलडुंगरी पथ जो है इसमें विभाग ने तमाम बातों को बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया है। टाटी झरना भाया बुरुडी पथ के पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRFI अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। पथ की कुल लंबाई 24.01 किलोमीटर है। परियोजना का अनुमोदित आरेखन में लगभग 20 किलोमीटर वन आच्छादित पथांश है, जिसके अंतर्गत 18.67 हेक्टेयर वन भूमि प्रोटेक्टेड और 2.83 हेक्टेयर जंगल झाड़ी रकबा है। वन आच्छादित पथांशों में पथ निर्माण के पूर्व वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर स्वीकृति की आवश्यकता होती है। डायवर्जन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत वन पर्यावरण जलवायु MFCC के द्वारा वर्किंग परमिशन प्रदान किया जाता है। कार्रवाई चल रही है। प्रश्नगत परियोजना अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के आलोक में कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन लैंड के रूप में 43 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। संबंधित जिला प्रशासन द्वारा 3 बार क्रमशः अप्रैल 2025, जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 में भूमि की पहचान करते हुए प्रस्ताव समर्पित किया गया है। फरवरी 2036 में तीसरी बार चिन्हित भूमि को संबंधित वन प्रमंडल द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के रूप में उपयुक्त पाया गया है। वर्तमान में संबंधित अंचलों यथा बोड़ाम, पोटका एवं मुसाबनी द्वारा भूमि हस्तांतरण निमित्त अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है। तदुपरांत वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी और वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत वन भूमि आच्छादित पथांशों के पथ निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। पुनः इसमें एक और है जो माननीय सदस्य को अवगत करा देना चाहता हूं कि पुनः परियोजना अंतर्गत लगभग शेष 4 किलोमीटर पथांश में आवश्यक भूमि अधिग्रहण हेतु भू अर्जन प्रस्ताव तैयार कर संबंधित जिला भू अर्जन कार्यालय को समर्पित किया गया है। तत्क्रम में संबंधित
जिला भू अर्जन कार्यालय द्वारा अनुमानित अधियाचित राशि लगभग 1.25 करोड़ विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। भू अर्जन की कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए इस पथांश के काम को पूरा कर लिया जाएगा। मान्य सदस्य, इसमें और आपको कुछ पूछना नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रश्न के परिपक्ष में सारा विवरण को माननीय मंत्री जी सदन के समक्ष रखा। इसमें और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, यही पूछना चाहूंगा अभी कब तक कार्य शुरू हो पाएगा? ठीक। मान्यवर, फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन के मामले 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण को पूरा कर लिया गया है कि क्षतिपूरित वन भूमि की पहचान कर ली गई, चिन्हित कर लिया गया, रकबा डिफाइन कर लिया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा उसकी भी संस्तुति दे दी गई है। अब इसको परिवेश पोर्टल 2 में अपलोड करने के बाद जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी, वर्किंग परमिशन प्राप्त होगा, हम लोग इस का काम तुरंत शुरू करना चाहेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद सर। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो नौजवानों का शोषण होता है उस विषय को लेकर के है। पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उस पर नकेल लगाने के लिए सरकार ने हाल के दिनों में झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 बनाई और इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। भले प्रावधान कठोरता से भी लागू नहीं है, लेकिन आए दिन हम सबको देखने को सुनने को मिलता है, लोग शिकायत लेके भी आते हैं कि भाई उनकी जो बहाली है, बहाली में काफी धांधली है, पिक एंड चूज करता है, जो पैसे देता है उन्हीं लड़कों को रखता है और मोटी रकम लेता है। और ये सच्चाई है, इसको आप छुपा नहीं सकते। और उसको नकेल लगाने के लिए सरकार कोई उपाय नहीं किए, ये मेरा ध्यान आकर्षण का प्रश्न था। सरकार के उत्तर हमारे हाथ में। सरकार माननीय मंत्री महोदय के द्वारा, जिनके द्वारा ये उत्तर आया है, उन्होंने कहने का प्रयास ये किया है कि यह जो हमने मैनुअल बनाया है 2025, इसमें हमने प्रावधान किए हैं उसके कंडिका 17.4.13 और एक कंडिका 17.4.17 में उसके वर्णन है। हमें लगता है कि जिस कंडिका को वो जिक्र कर रहे हैं, मैं केवल उस कंडिका को पढ़ देता हूं माननीय मंत्री जी के सामने कि वो कंडिका हमें नहीं लगता कि सक्षम है। मैं पहला कंडिका को पढ़ता हूं अध्यक्ष महोदय, आप सदन के संज्ञान के लिए, कि मेन मंथ रेट के अनुरूप समान शैक्षणिक योग्यता अनुभव को धारित करने वाले उम्मीदवारों में एक मैन पावर के विरुद्ध कम से कम 3 उम्मीदवारों की सूची संबंधित विभाग कार्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध कराना, ये उनके दायित्व में है, एजेंसी के दायित्व में बहाली। और दूसरा है कि निर्धारित चयन प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकृत प्रतिनिधि को, माने इम्पैनल्ड एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि को संबंधित विभाग कार्यालय की अनुमति से उक्त कार्यालय में उपस्थित रखना। 2 बातें इन्होंने कहने का प्रयास किया है जो इस मैनुअल में इन्होंने दिया है कि भाई एक तो कि भाई 3 लोगों का वो पैनल बनाएगा, और दूसरा क्या है कि जब साक्षात्कार या लिखित परीक्षा लेगा तो जो परीक्षा लेने वाला व्यक्ति होगा वो उस कार्यालय में उपस्थित होगा। आप बताएं, आप सबके सामने सदन के एक एक प्रतिनिधि इससे अवगत है, क्या ये चीजें आज धरातल पर है, और नहीं है तो किन कारणों से नहीं है, हम इससे संतुष्ट होना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय कॉल अटेंशनर श्री प्रदीप यादव जी का मूल कॉल अटेंशन इस विषय को लेकर है कि आउटसोर्स एजेंसी पर लगाम लगाने एवं आउटसोर्स के माध्यम से काम करने वालों का शोषण न हो,
इस हेतु मंत्रिमंडल ने एक नियमावली बनाई है, लेकिन उस नियमावली में एजेंसी के द्वारा बहाली की प्रक्रिया पर मौन है। महोदय, हम अपने सरकार के उत्तर सदन के सामने रखें। मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा ही पारदर्शी तरीके से ये उत्तर सदन के अंदर रखा गया है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम छुपाने का प्रयास किए हैं। महोदय, बहुत स्पष्ट है कि किसी विभाग को अगर आउटसोर्स पर मैन पावर चाहिए तो जैप आईटी मैन पावर एजेंसी का वो सिलेक्शन करती है, इम्पैनल वो तैयार करती है। विभाग एक कमेटी बनाती है। वो कमेटी का काम होता है कि 14 जो अभी तक सिलेक्टेड है, जो इम्पैनल्ड है एजेंसी, उसमें से किसको चयन करे और कमेटी चयनित करके उस एजेंसी को बुलाती है। उस एजेंसी का ये काम होता है योग्यता के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर कैंडिडेट की सूची वो विभाग को उपलब्ध कराता है। और इतना ही नहीं, अगर 10 मैन पावर की आवश्यकता किसी एक विभाग को है तो उसके अगेंस्ट में 3 गुना अधिक, यानी कि 1 मैन पावर पर 3 कैंडिडेट की सूची वो उपलब्ध कराता है। इस प्रकार 10 के अगेंस्ट में 30 लोगों का नाम वो उपलब्ध कराता है। तब वो कमेटी उन 30 लोगों का साक्षात्कार लेती है, चयन करती है कि योग्यता के अनुसार, अनुभव के आधार पर कौन सुटेबल कैंडिडेट है जिसको आउटसोर्स के ऊपर रखा जा सके। तो ये ट्रांसपेरेंसी है महोदय। जहां तक प्रश्न उठता है, इन्होंने अपने कॉल अटेंशन के माननीय सदस्य भी जिक्र कर रहे थे, नियमावली में बहुत क्लियर कट ये कहा गया है। नियमावली के पॉइंट 11.6.15 सर्विस प्रोवाइडर चयनित उम्मीदवार में से किसी भी प्रकार की राशि जिसमें सर्विस प्रोवाइडर का पंजीयन शुल्क शामिल नहीं है की मांग नहीं करेगा। किसी भी समय ऐसा पाए जाने पर सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो एजेंसी है के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसे और थोड़ा एक्सप्लेन हम करना चाहते हैं कि नियमावली के पॉइंट 15.3.5 में इम्पैनल्ड एजेंसी के विरुद्ध किसी भी उम्मीदवार से किसी भी प्रकार की राशि का पंजीयन शुल्क छोड़ करके मांग करने के संबंधित शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में जैप आईटी द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन किया जाएगा। प्राप्त शिकायत सही अगर पाए गए तो जैप आईटी द्वारा संपूर्ण पीवीजी को जब्त करने के साथ एजेंसी का इम्पैनलमेंट रद्द करने एवं संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी। अब माननीय सदस्य ये बताएं कि कहां आपको लगता है कोई ऐसी बात अभी तक अगर आई होती तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करती। थोड़ा आप और बताएं कि कैसे हम इस नियमावली को और मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इतना ही आग्रह है, जो बातें सरकार की ओर से आई हैं वो बातें तो हमने खुद दोहराया है। इतना प्रावधान आपने पहले से किया है। मैंने आपके उत्साह के लिए आपको शाबाशी भी दी है कि सरकार ने ये मैनुअल बनाई है, उस पर अंकुश लगाने के लिए तो पूरी बात हमने पहले ही कही। इस मैनुअल बनने के बाद नौकरी के बदले रिश्वत के आरोप में घिरी ठेका कंपनी रिम्स प्रबंधन ने जारी किया नोटिस। आपने केवल प्रमाण हमसे मांगा तब मैं इसको रख रहा हूं, वरना मैं इसे नहीं रखता। कि आपके इस मैनुअल के बाद ये मेरे पास प्रमाण है। मैं किसी को पैसे देते तो देखा नहीं, जो अखबारों में बातें छन के आई, जो शिकायत मिली, फिर आपके रिम्स ने नोटिस भी भेजा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
मेरा इतना ही है। आप दूसरे खंड में आता हूं जहां से मुझे रुचि है कि सच यही है अध्यक्ष महोदय, आप भी प्रतिनिधि हैं, कि जितनी एजेंसियां हैं सारी एजेंसी मोटी रकम वसूलती है। इस पर सरकार अंकुश लगाए और कैसे लगाए, ये आपके दो प्रावधान सफिशिएंट नहीं है। मेरा आग्रह इतना ही है, इसमें और प्रावधान करने के प्रयास होने चाहिए सरकार की तरफ से कि भाई जिस एजेंसी को आपने मैन पावर सोचा कि भाई इन्हें देना है, हमें मैन पावर सप्लाई करनी है जिन्हें, उन्हें आप कहें कि भाई वो पैनल बना के पहले दे कि भाई अगर आप लिखित साक्षात्कार ले रहे हैं, कोई लिखित तो लेती नहीं है परीक्षा, यूं ही लेता है, तो या तो मार्क्स को आधार बनाए या फिर और कोई आधार बनाए। इस आधार को घोषित करे, पहले सार्वजनिक करे कि भाई इस आधार पर हमने 10 लड़कों को लिया, 20 लड़के इस कारण नहीं आए। आपके पीक एंड चूज होते हैं। यहाँ आपने केवल 30 लोगों का पैनल मांगा, 30 लोगों को, उन्हीं लोगों को पैनल वो भेज देता है जो उनकी इच्छा के अनुरूप होता है। हम कह रहे कि नहीं, उनके बेस होने चाहिए कि मार्क्स पर आप बेस कर रहे हैं कि आप लंबाई पर बेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप गार्ड की बहाली कर रहे हैं तो आपके बेस के आधार पर पैनल बनने चाहिए। ये आपकी कंपनी नहीं करते, इसके आपके प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया महोदय। एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को इम्पैनल करने की जिम्मेवारी जैप आईटी को है। मैं आ रहा हूं, आपकी बात पर आ जाता हूं। जाहिर सी बात है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं वो उस कंडीशन को पूरा करती है तभी उनको इम्पैनल किया जाता है। अब बात आ जाती है विभाग और आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच में। तो मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, श्री प्रदीप यादव जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई आउटसोर्सिंग कंपनी कैंडिडेट का नाम उपलब्ध करा देती है, उपलब्ध पोर्टल पर भी है, और हम उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करता है, क्या हम एक्सपीरियंस के आधार पर या फिर उसके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर? तो मैं इस बात से सहमत होना चाहता हूं कि आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम, एजेंसी के माध्यम से जब हम किसी का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि आपने बताया, कि कहीं ना कहीं एक और काफी गहराई में जाकर के जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं बात करूंगा और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आपने कहा अंक के आधार पर, मैं अंक के आधार पर भी तैयार नहीं हो सकता, इसलिए कि अंक के आधार पे आप देखते होंगे कि कई ऐसे स्कूल्स हैं। योग के लिए कहना चाहता हूं, हमने अंक भी कहा कि अंक को भी आधार बना सकते हैं और कई आधार बना सकते हैं, उसमें से एक अंक भी आधार हमने कहा। तो किसी को भी आधार बना के पहले तो उन अभ्यर्थियों का पैनल बने कि भाई हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसके अंक होंगे उसका चयन करेंगे। मैंने अंक केवल एक बोला कि अंक भी उसमें आधार हो सकते हैं। मतलब कई आधारों में आपने कहा कि एक अंक आधार, मैं उसी पर कह रहा हूं कि अंक का आधार इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये देखा जाता है कि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां काफी हाई मार्क्स लोगों को मिल जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। उसमें जो क्वालिफाइड जो हमारे कैंडिडेट हैं वो छूट जाते हैं, जिनके पास योग्यता होती है वो छूट जाते हैं। जरूर मैं इस विषय पर बात करूंगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी जब कैंडिडेट नाम के साथ विभाग को उपलब्ध कराता है तो अब डिपार्टमेंट की वह कमेटी उपलब्ध कराए गए उम्मीदवारों की सूची में कैसे सेलेक्ट करेगा? निश्चित रूप से 10 मार्क्स 15 मार्क्स का एक लिखित एग्जाम होना चाहिए महोदय, मैं इस बात को मानता हूं। तो मैं समझता हूं कि ये आगे केवल एक उसमें सबमिशन है, उसमें ये है कि वह जो 3 लोगों का उपलब्ध कराता है उनसे ये भी मांगे कि 3 के अलावे और किन लोगों ने आवेदन दिए थे। अगर आपके 10 रिक्वायरमेंट है, मेरी बात समझने का प्रयास करें, तो आपने ये प्रावधान किया कि 30 वो उपलब्ध कराएंगे। अगर 100 लोगों ने उपलब्ध कराया तो 70 की आपको सूचना नहीं है।
आप 100 लोगों को मांगे, ठीक है, 30 लोग जो वो किए उसके क्या आधार है? मेरी बात समझने का प्रयास करें कि सर अगर किसी ने 100 लोगों ने अप्लाई किया कि भाई आज बहाली है कलर लेवल के लोगों का किसी विभाग में, 100 लोगों ने अप्लाई किया, 10 आपके रिक्वायरमेंट है, तो आपने प्रावधान किया 30 लोगों को भेजेगा, तो भाई उन 70 लोगों को जो छांट दिया उनके क्या आधार है? आप तो उसके बारे में जानते नहीं, वही वो पिक एंड चूज कर लिया। मेरी पूरी बात होने दीजिए मंत्री महोदय। तो मैं चाहता हूं कि विभाग उन 100 लोगों को केवल उनके आवेदन ले ले और देखे कि यह 30 लोग उन्होंने सही भेजा कि गलत भेजा, तब फिर उनको पिक एंड चूज करने का मौका नहीं मिलेगा, पैसे लेने का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा विनती होगा, ये मेरा आग्रह होगा। चलिए अब संक्षेप में बोल दीजिए, बात काफी आ गया, काफी आ गया। महोदय अनुभवी सदस्य हैं, हम आउटसोर्सिंग पर जो अपॉइंटमेंट करते हैं, जिन अभ्यर्थियों को लेते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है महोदय, ये जानना पड़ेगा। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर मैन पावर की कमी है और वो समझता है कि निकट भविष्य में इन पदों पर बहाली होने में विलंब होगा, तभी वो आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाता है। अब अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम चलाने के लिए त्वरित गति से हमारे विभाग का काम चले, जनहित के काम हो, इसी के लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लेना पड़ता है। अगर आउटसोर्सिंग के संदर्भ में भी हम प्रक्रियात्मक जटिलताओं को और बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई फायदा नहीं होगा कि हम आउटसोर्सिंग का सहारा लेकर के विभाग का काम करें, पब्लिक वर्क करें महोदय। इसलिए उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये व्यवस्था पहले से रही है। अब दूसरे राज्यों में भी यही है कि इम्पैनल्ड आउटसोर्सिंग एजेंसीज वो नाम उपलब्ध कराता है, कमिटी बनती है, कमिटी उसमें सेलेक्ट कराता है। मैंने मान्यवर, ये विषय वास्तव में बहुत गंभीर है। वरिष्ठ सदस्य प्रदीप यादव जी जो बोल रहे हैं उन बातों में तर्क और सच्चाई है, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उन चीजों को निकाला जा सके, क्योंकि ये मांग आपूर्ति का है। नौकरियां हैं 10, इच्छुक लोग हैं 300, तो उसके बीच में विसंगतियां हैं। तो मेरा माननीय संसदीय मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह था कि क्या इसमें जिला नियोजनालय जो हमारा जिला में एक्सचेंज है, उससे अभ्यर्थियों के नामों को लाने की एक बाध्यता की जाए। 2 चीजें हो जाएंगी मान्यवर। पहला तो तमाम आरक्षण के रोस्टर के अनुपालन का दबाव बनाने के बाद भी हम लोग यह भी देख रहे हैं कि अनुबंध कर्मियों में बाहर के लोग आ जा रहे हैं, हमारे बच्चे भटकते रह रहे हैं। यदि जिला नियोजनालय के माध्यम से ये आएगा तो मुझको लगता है कि इसमें कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यही मेरा एक सुझाव था माननीय मंत्री। अब तो महोदय, जिस विषय को हमारे माननीय सहयोगी मंत्री श्री सुदिव्य सोनू जी ने कहा है, उसी को मैंने एक शब्द में कहा था कि प्रक्रियात्मक जटिलता जब इतनी लंबी हो जाएगी और वो इतना जटिल हो जाएगा, तो फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को रखने का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। कुछ बातें मैं समझता हूँ, ये बात तो संभव नहीं है कि हम रेगुलर अपॉइंटमेंट, जिस तरह नियोजनालय से नाम मांगा जाता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए, और हम आउटसोर्सिंग के जगह पर हम नियोजनालय के माध्यम से कैंडिडेट का नाम मांगे, तो ऐसी परिस्थिति में आउटसोर्सिंग एजेंसी जो इम्पैनल्ड है उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को अगर अपनाए सरकार, तो इसमें फिर जटिलता उत्पन्न होगी। एक चीज आपने जो कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बाहर के लोग भी चले आते हैं, तो एक व्यवस्था में जरूर इसमें शामिल करना चाहूंगा बात करके सरकार के अधिकारियों से कि वो ये सुनिश्चित हो कि वो झारखंड के निवासी हो और उन्हीं को 100% झारखंडी होगा, ये प्रावधान है, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। नहीं ये लेकिन मेरा सर एक ही आग्रह है कि लोगों का शोषण ना हो, नौजवानों चंद्रशेखर प्रसाद केवल इतना करें। चंद्रशेखर प्रसाद
चलिए चलिए, हम सीपी बाबू तो पहुंचना चाहते हैं। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ माननीय अंत में कि कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़े। मान सीपी बाबू चलिए, बोलना चाहेंगे। अभी सीपी बाबू लेने दीजिए, उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न का जवाब मिला है अध्यक्ष महोदय, अब बहुत लंबा चौड़ा मिला है अध्यक्ष महोदय। मैं समय को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री से इतना ही जानना चाहूंगा कि जो इतना लंबा चौड़ा आपने दिया है, सिर्फ हाँ और ना में उत्तर दे दे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। क्या रांची में पाइपलाइन द्वारा प्रतिदिन शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है? हाँ और ना में दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सीपी बाबू का एकदम छोटा पूरक है महोदय, हाँ या ना। महोदय, अभी विगत एक माह से पूर्व तक निर्बाध रूप से पानी का भी मैंने उनको आपूर्ति दिया जा रहा था। अभी एक महीना अगर हम तारीख अंकित करें तो 6-3, 8-3, 9-3 कुछ तकनीकी पाइप में प्रॉब्लम हुआ महोदय, पाइप फट गया था, जिसके चलते एक महीना पानी निर्बाध रूप से नहीं मिल पाया। मैं सीपी बाबू को कहूंगा कि अब निर्बाध रूप से पानी मिलेगा, क्योंकि पाइप फटने का भी कारण है महोदय कि 55 साल पुराना वह पाइप बिछाया हुआ है। तो नया पाइप में भी हम लोग आगे बढ़े हुए हैं महोदय, जुड़को आगे बढ़े हुए हैं। अब पाइप का रिपेयर करा लिया गया है महोदय, अब पानी नियमित रूप से उनको मिलेगी महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो ये है, अब एक ऐसी व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, पता नहीं पेयजल मंत्री का ध्यान नहीं आ रहा है कि वही है कि कोई जवाब दे रहे हैं उसके बदला, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक शर्त लगाता हूँ अध्यक्ष महोदय यहाँ पर, और मेरा शर्त यह होगा कि जिस प्रकार से इन्होंने डेट ऑफ टाइम दिया है अध्यक्ष महोदय, एक ट्रेन और ये खराबी हो गया, ऐसा पाइप हो गया, 55 साल पुराना पाइप है, ये सब दे रहे हैं। यदि एक महीना पहले की बात कर रहे हैं, यदि 6 महीना पहले भी, और नहीं तो फिर अगला सत्र में फिर यही उठाऊंगा अध्यक्ष महोदय, और माननीय मंत्री को फिर डाटा के साथ आना होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, आज टुडे, कि भाई आपका प्रतिदिन पानी नहीं मिलता है और आपको अधिकारियों ने गुमराह किया है। एक विधायक प्रतिनिधि का दर्द को समझिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यहाँ आकर के भाषण सुनने या भाषण देने के लिए आते हैं ऐसा भी नहीं है ना, समाधान होना चाहिए उसका। दर्द ये होता है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि रातू रोड में पानी नहीं आया, मैं वहां के स्कूटी इंजीनियर को फोन करता हूँ, स्कूटी इंजीनियर बोलता है कि बूटी से पानी नहीं आया अध्यक्ष महोदय। बूटी वाले स्कूटी इंजीनियर को फोन, अलग अलग स्कूटी इंजीनियर है, तो बूटी वाले को फोन करते हैं तो बूटी वाला बोलता है कि रूका से पानी नहीं आया, फिर रूका वाले को फोन करते हैं। अब को रिलेटेड देखिए कैसे होता है मंत्री जी, मैं रोज सुनता हूं कि अलग अलग प्रश्न कीजिए, अरे को रिलेटेड कैसे होता है मैं बता रहा हूं। अब जब बूटी वाला स्कूटी इंजीनियर को फोन करता हूं तो बोलता है फुल लोड बिजली नहीं मिला, अब मैं क्या करूं बताइए। तो स्थिति ये है माननीय मंत्री महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक दिन पानी नहीं आ रहा है और स्थिति ये हो गई है आज के दिन। ये बार बार जुटको का नाम ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जुटको तो ऐसी संस्था है अध्यक्ष महोदय की पहले से बनी हुई है, मेरे समय में भी जुटको था, मेरे समय में भी था, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं भाई,
लेकिन जुडको का निर्माण कब हुआ था? कुछ लोगों ने कहा कि हमारे समय हुआ था। हमारे समय नहीं हुआ था। उस समय 14 महीने की आपकी सरकार थी, जुडको का निर्माण उसी समय हुआ था। यहाँ इस पर कमेटी बन गई और अभी माननीय सदस्यों को, माननीय मंत्रियों को भी मोटा मोटा एक किताब मिला होगा रिपोर्ट का, जिसके संयोजक अध्यक्ष थे हमारे माननीय मथुरा महतो जी। तो आप उसको पढ़िए एक बार मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। तो उसके अंदर क्या है अध्यक्ष महोदय कि पाइपलाइन बिछा दिया गया, पानी का ठिकाने नहीं है। तो भाई पाइपलाइन बिछाने का क्या अर्थ हुआ? 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले सड़क काट के छोड़ दिया, पाइपों नहीं बिछाए अध्यक्ष महोदय, भरवा दिया गया उस सड़क को। मेरा ये कहना है, उस डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ क्या इस सदन के अंदर माननीय मंत्री, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है माननीय मंत्री जी, ध्यान रखिएगा, या नीचे बैठ कर लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, और वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। क्या माननीय मंत्री सदन को यह बताएंगे कि क्या रांची नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक दिन पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो रही है? बस इतना ही बोल दीजिए, हाँ हो रही है, बात खत्म, मैं नहीं बैठू। अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू निश्चित तौर पर जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो सबकी, हम सबको चिंता है महोदय। प्रश्न के उत्तर में सीपी बाबू को इसलिए लंबा चौड़ा उत्तर दिए हैं महोदय कि संतुष्ट हो जाए। पहले छोटा आता था तो कहते थे सीपी बाबू को छोटा है, थोड़ा पूरा प्रश्न उत्तर बड़ा होना चाहिए। अब पूरा डिटेल में दिया है सीपी बाबू को महोदय कि कब कब ब्रेक पाइप फटा, कब कब रिपेयर हुआ, कितना समय लगा, कैसे बना, इसलिए पूरा लंबा चौड़ा उत्तर दिया है महोदय। लेकिन अंत में उनकी जो चिंता है कि भाई पाइपलाइन निर्बाध रूप से नहीं मिल रहा है, आज भी टुडे आज भी कह रहे हैं कि पानी का आपूर्ति बाधित है। तो पहला तो इस विषय पर कहेंगे महोदय, अभी हम जांच करवा लेते हैं, और अंत में यही कहेंगे सीपी बाबू से कि हम एक आध हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर में उनके सुविधा अनुसार, सीपी बाबू की सुविधा अनुसार, माननीय सदस्य के सुविधा अनुसार हम एक बैठक कर लेंगे। जो ये उनका आरोप प्रत्यारोप है कि अगर हम हटिया डिवीजन को बोलते हैं तो वो गोंडा को बोलता है, गोंडा को बोलते हैं तो वहां को बोलता है, अगर रुका को बोलते हैं तो बोलता है बिजली का वोल्टेज लो है। ये सारे विषयों को मंथन के लिए हम लोग एक तिथि निर्धारित करेंगे, बैठ करके हर हाल में सुनिश्चित करेंगे कि रांची की जनता को पानी मिलेगा। चलिए सिद्धू, धन्यवाद बोल दीजिए सर। माननीय मंत्री को धन्यवाद दे दें। लेकिन माननीय मंत्री जी, मैं तो धन्यवाद आपको दे रहे, अच्छे मंत्री हैं, धन्यवाद दे रहा हूं मैं, लेकिन आप फेल कर जाइएगा, बस इतना ही मुझे डर है। उस समय धन्यवाद वापस ले लीजिएगा सर। धन्यवाद। मंत्री प्रभारी ऊर्जा विभाग, मंत्री प्रभारी ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, अब सेकंड हाफ अब ठीक है, सेकंड हाफ में ले रहे हैं ना, ले लेंगे अमित जी, ले लेंगे अमित जी, ले माननीय मंत्री प्रभारी ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट पुस्तिका एक प्रति सभा की पटल पर रखता हूँ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।
मान्य सदस्य 48 गैर संकल्प का संकल्प है। आप समझ सकते हैं, उसको 5 देकर 7 मिनट देकर के करिए। अभी आज छोड़ दीजिए, आज आप लोग छोड़ दीजिए, बैठिए, आज आप लोग छोड़ दीजिए। प्रभारी मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, प्रभारी मंत्री ग्रामीण विकास विभाग महोदय, आप भेजवा दीजिए। मैं अपना वो कागज तो भेजवा दीजिए, आप कागज तो भेजवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बात रखना चाहती हूँ प्रस्ताव के पहले। ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया था। झारखंड जैसे राज्य में जहां की एक बड़ी आबादी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से संबंध रखती है, यहाँ मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा है। इस योजना ने गरीबी कम करने, पलायन रोकने और महिलाओं के सशक्तिकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। हाल में ही प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 वीबी ग्राम जी के प्रावधानों से ग्रामीण गरीबों के अधिकारों के हनन की आशंका है। प्रस्तावित नया अधिनियम काम मांगने पर रोजगार मिलने की कानूनी गारंटी को समाप्त करता है। झारखंड के भूमिहीन मजदूरों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए मांग आधारित रोजगार की व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी। वर्तमान में मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। नए अधिनियम में केंद्र राज्य वित्तीय पोषण अनुपात को 60-40 करना संघीय ढांचे के खिलाफ है और झारखंड जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य पर असहनीय वित्तीय बोझ डालेगा। केंद्र सरकार को पूर्ववत वित्त पोषण जारी रखना चाहिए। ग्राम सभाओं की शक्तियों का संरक्षण भी इससे प्रभावित हो रहा है। 2005 के अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, पेशा और अनुसूचित क्षेत्र को अपनी स्थानीय आवश्यकता अनुसार 266 प्रकार की कार्य जैसे जल संरक्षण, भूमि विकास चुनने की स्वतंत्रता थी। नया अधिनियम इन शक्तियों को कम कर तकनीकी और केंद्रीय डैशबोर्ड पर निर्भरता बढ़ाता है, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। डिजिटल बाधाएं भी आने की भी आशंका है। बायोमेट्रिक और जियो स्पेशल निगरानी के नाम पर तकनीकी जटिलताएं झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान में देरी और काम से वंचित होने का कारण बन रही है। प्रणाली को सरल और श्रमिक अनुकूल बनाए जाने के लिए वीबी ग्राम जी इसके अनुरूप नहीं है। महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाना उस दर्शन को कमजोर करता है जो अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करता है। योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ही रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मनरेगा योजना के मांग आधारित, अधिकार आधारित और पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित ढांचे को बनाए रखा जाए। झारखंड के लाखों जॉब कार्ड धारक परिवारों के हित की रक्षा के लिए वर्ष 2005 के मूल अधिनियम के प्रावधानों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। साथ ही मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए, ताकि ग्रामीणों को अपने ही गांव में अधिक रोजगार उपलब्ध कराते हुए पलायन को रोका जा सके। ऐतक विषयक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने हेतु सभा की सहमति हो। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि मनरेगा योजना के मांग आधारित, अधिकार आधारित और पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित ढांचे को बनाए रखा जाए। झारखंड के लाखों जॉब कार्ड धारक परिवारों के हितों की रक्षा के लिए वर्ष 2005 के मूल अधिनियम के प्रावधानों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। साथ ही मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए।
ताकि ग्रामीण को अपने ही गांव में अधिक रोजगार उपलब्ध कराते हुए पलायन को रोका जा सके। एतद विषयक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने हेतु सभा की सहमति हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सभा की सहमति हुई। अब माननीय मथुरा प्रसाद महतो गैर संकल्प समिति। मथुरा बाबू उनको 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट। महोदय, आपने प्रथम पाली में मेरे बात रखने के वक्त अभी का समय निर्धारित किया था महोदय, 1 मिनट कहूंगा। इसी सत्र में मेरे द्वारा एक प्रश्न लाया गया था जिसमें तारांकित राजस्व 14 एवं ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर अलग अलग उपलब्ध कराया गया महोदय। हो गया। जो सदन की अवमानना है एवं अधिकारियों की लापरवाही। आप इस चर्चा का समय नहीं है। हो गया, आ गया। आप बोलिए, हो गया, आ गया। उसको लिखित दे दीजिए, लिखित। सभी जिलों का ये बात है, लगातार हमारे सैया सेविका से सभी हमारी दीदी बहन बैठी हुई है, उन पे कृपया संज्ञान लिया जाए कि आखिर उनका सरकार कब तक समाधान करेगी। चलिए, नगेंद्र जी क्या बोलना चाहते, बोलिए। बगोदर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बने 8 साल हो गया। ठीक। डिग्री कॉलेज बिरुनी और डिग्री कॉलेज बगोदर भी बन गया है, लेकिन वह संचालन नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि कम से कम इसको जल्दी चलवाइए। हो गया। आपको पहले पाली में एक बार दिए हैं, आपको बैठिए। पहले पाली में एक बार आपको समय दिया है, आप बैठिए। मान्य मथुरा प्रसाद, अब गैर संकल्प जाना है। अब सबको 48 को गैर संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि धनबाद जिला अंतर्गत निरसा अंचल से पांडरा बेगरा पंचायत की दूरी अत्यधिक होने के कारण ग्रामीणों के जन सुविधा को देखते हुए टुंडी विधानसभा अंतर्गत निकटतम अंचल पूर्वी टुंडी में पंचायत के सभी विभागीय कार्यों, थाना संबंधित कार्यों को छोड़कर को समाहित कर दिया गया है, जबकि अंकित पंचायत में निवास कर रहे ग्रामीणों को वर्षों से मांग रही है कि अन्य विभागीय कार्यों की तरह थाना से संबंधित कार्यों को भी पूर्वी टुंडी थाना में समाहित करते हुए टुंडी विधानसभा क्षेत्र में मतदान आदि भी कराने का अधिकार प्राप्त महोदय। और इसका जवाब मुझे मिला है महोदय, और माननीय मंत्री का जवाब भी है कि पेंड्रा बरजा की दूरी निरसा 20 किलोमीटर है और पूर्वी टुंडी थाना की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। इसलिए समस्या और कठिनाई तो है महोदय, जितना जल्द हो सके सरकार सारा संपूर्ण काम पूर्वी टुंडी में थाना आदि सब यहाँ अंचल थाना सब यहाँ आएगा महोदय। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य निश्चित तौर पर एक दर्द बयां कर रहे हैं महोदय, और जो सदन का अंतिम दिन है महोदय, और माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ सदस्य है महोदय, तो उनका जो पूरक है महोदय वो तो बता दिए। उत्तर में बस हम इतने कहेंगे महोदय, अदालत का भी आज सदन का भी समय हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे महोदय। जो इनकी चिंता है कि थाना को भी, थाना के संबंधित कार्य को भी पांडरा बेजरा पंचायत की में ही किया जाए। आज ही महोदय माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि आज हम निर्देश दे दिए हैं, वो थाना का प्रस्ताव एसपी के माध्यम से उपायुक्त के पास आएगा, तत्पश्चात सरकार के पास आएगा, थाना संबंधित कार्य भी अब उसी जगह किया जाएगा महोदय। अभिस्ताव वापस लीजिए महोदय, ले लेते हैं। एक थोड़ा छुटा महोदय कि इसका जो है मतदान जो अभी निरसा विधानसभा में हो रहा है महोदय, वहाँ का वोटर का भी मतदान का राइट पूर्वी टुंडी में आ जाए महोदय। एक सरकार प्रस्ताव भेजे और इसका भी समाधान होना चाहिए। आप अभिस्ताव वापस इनको बुलवा लीजिए, फिर हम तो ले ही लेंगे, हम तो इनसे बाहर नहीं। माननीय मंत्री जी, चूंकि मतदान का सीमांकन करना, मतदान केंद्रों का सीमांकन करना, पंचायतों का सीमांकन करना महोदय वो चुनाव आयोग का है, और निश्चित समय जब चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधियों का डेलीगेशन भी जिला में उसको सुझाव के लिए संकलन आकलन करने के लिए बुलाया जाता है महोदय।
हम लोग भी सरकार अपने स्तर पर इस विषय पर भी डीसी को सुझाव देंगे और माननीय सदस्य भी, चूंकि चुनाव संबंधित मामला है, चुनाव के समय जब बूथों की संख्या घटती बढ़ती है, क्षेत्रों का आकलन घटता बढ़ता है, उस समय माननीय सदस्य भी उस और बढ़े। हम लोग भी राज्य सरकार की ओर से भी डीसी धनबाद को इस दिशा में निर्देश करेंगे। अपना अभिस्ताव वापस लीजिए माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है जिला स्तर में महोदय बूथ का खाली इधर उधर जो समस्या होता है उस पर निराकरण होता है। हमने यह प्रश्न के माध्यम से लाए महोदय, माननीय मंत्री विभागीय चुनाव आयोग के यहाँ अभी चूंकि चुनाव देरी है अभी, लेकिन अभी से अगर ये जाए प्रस्ताव सरकार की ओर से कि जो त्रुटियां हैं उसको दूर करते हुए करे तो महोदय हम समझते हैं उसे अच्छा होगा। सुझाव के साथ अभिस्ताव वापस। हाँ, सुझाव के साथ प्रस्ताव भेजे महोदय, ये मेरा माननीय सदस्य सुखराम राम। ये सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि चैदरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत तथा भारनिया, नलिता, गोपीनाथपुर, सुरबुड़ा, केनके, इटियासा तथा होयोहत्तू पंचायत मिलाकर टोकलो को नया प्रखंड तथा नाकटी, हुड़ंदा, कड़ाईकला, ओटार, लांडूपदा, बालूपानी एवं टेबो पंचायत को मिलाकर कड़ाईकला को नया प्रखंड बनाने की मांग लोकहित और राजहित में सरकार से करता हूं। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य द्वारा चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत जिनका उन्होंने नाम लिया उनको मिलाकर के एक नए प्रखंड के निर्माण की बात रखी गई है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और जिला से अनुशंसा लिया जा रहा था, लेकिन उस बीच ही प्रखंड के सृजन हेतु जो मापदंड वगैरह उसमें बदलाव की प्रक्रिया हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसी बीच राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना 31/9 दिनांक 25/11 के द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है कि भारत देश में जनगणना 2027 में पूर्ण किया जाना है, जिसके लिए मकान सूचीकरण 1 अप्रैल 2026 से प्रस्तावित है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से जनगणना पूर्ण होने तक प्रशासनिक ढांचा में बदलाव नहीं करने का निर्देश सभी संबंधित विभागों को दिया गया है। जनगणना 2027 में पूर्ण होने के बाद प्रखंड निर्माण को लेकर के जो विभागीय संकल्प है 16/10/15 का, उसके प्रावधानों में बदलाव करते हुए नए प्रखंडों का निर्माण हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य महोदय, ये सवाल लाने के बाद तत्काल 2 पंचायत जैसा कि होयोहत्तू पंचायत और सुरबुड़ा पंचायत टोकलो प्रखंड में वो लोग शामिल नहीं होना चाहता है, वो लोग विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसमें एक नया प्रखंड जो है हम लोग का हथना तोड़ांग को उसमें उन लोग जोड़ने के लिए वो हथना तोड़ा पंचायत के लोग बोल रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये 2 पंचायत को हटाकर हथना तोड़ा पंचायत को इसमें जोड़ा जाए। सुझाव के साथ अभिस्ताव के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। सुझाव तो खैर सुझाव ठीक है, सुझाव अब उत्तर नहीं, सुझाव आप दे दिए, मंत्री ग्रहण कर लिए, अब वापस ले लीजिए। सुखराम जी। ठीक। माननीय सदस्य जगत माझी जी। जगत माझी जी। जी अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जो मेरा मांग है सरकार से, मेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गुदड़ी प्रखंड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सृजन की स्वीकृति दी जाए। और जो सरकार का जवाब आया है कि गुदड़ी प्रखंड में स्वास्थ्य उपकेंद्र के द्वारा काफ़ी गांवों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन ये एक्चुअल में वहाँ जमीन में इस तरह का कुछ नहीं है। जरूर स्वास्थ्य उपकेंद्र वहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन वहाँ डॉक्टर और नर्सेस नहीं है। और जो जवाब आया है कि क्षेत्र की आबादी 80,000 से ज़्यादा होगी तभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सृजन होगा। माननीय मंत्री जी। जो मेरा मांग है। माननीय मंत्री जी। सर,
माननीय विधायक जगत मांझी जी का जो प्रश्न है कि ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपने विधानसभा में खोलने की मांग करते हैं। सर मैं बता दूं सर, वहाँ पे सर गुदड़ी प्रखंड के अंतर्गत लोगों को स्वास्थ्य उप केंद्र के माध्यम से हम लोग वहाँ इलाज करा रहे हैं महोदय। वहाँ जहाँ जहाँ हमारा उपकेंद्र है महोदय, एक गुदड़ी, लोडाई, रायगढ़, देवा, बंधु, बाड़ा, केशल, पीडिंग, चिरुंग, पांडुआ एवं डोमडेल के माध्यम से स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो मांग है कि वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक खोला जाए, क्योंकि 2012 में ये प्रखंड अलग हुआ था। तो महोदय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, वो लगभग 80,000 पॉपुलेशन एवं होना चाहिए महोदय, लेकिन वहाँ पर मात्र 41,671 ही है महोदय। तो ये कैटेगरी फुलफिल नहीं हो रहा है, जिसके कारण महोदय हम लोग तो इलाज करा ही रहे हैं। आने वाले दिनों में जितने भी पुराने हॉस्पिटल हैं महोदय, वहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, उसको नया करें। बिल्डिंग तो बना है महोदय, इस राज्य में बड़े पैमाने पे बिल्डिंगें बनी है, हॉस्पिटल बना, लेकिन रनिंग नहीं हो रहा है। आज हमारी जो प्राथमिकता है कि हम उसको रन करें, बेहतर रन करें, उसी के तहत महोदय हम डॉक्टर्स आप बच्चे तब तक और कुछ बोल लेते हैं, एक साथ बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह बता रहे मंत्री जी, लेकिन वैसा नहीं है। स्वास्थ्य उप केंद्र जरूर है, हम लोगों ने बनवाया, अभी हाल में ही 2 साल 3 साल हो रहा है जिसको हम लोगों ने बनाया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ नियुक्त नहीं है, जिसकी वजह से उनका इलाज वहाँ से नहीं हो रहा है। उनका इलाज जाने के लिए हम लोग को सोनवा आना पड़ता है, सोना प्रखंड में जो करीबन 40 से 50 किलोमीटर दूरी है, या फिर गोलकेरा CHC जाना होता है, जो उसका भी दूरी करीबन वही 60-70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मेरा मानना है कि जब एक ब्लॉक अलग सृजित हुआ है, तो उसके लिए जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो उसको उस ब्लॉक को मिलना चाहिए। तो एक CHC का मांग इसलिए मेरा सरकार से है कि वो CHC अगर उनको मिल जाएगा तो इतनी दूरी उन लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। माननीय मंत्री सर, माननीय विधायक जी का जो इच्छा है महोदय, निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करें। इस दिशा में सर हम आश्वस्त करते हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ा समय दीजिए। बड़े पैमाने पर हम अभी हाल के दिनों में 1200 डॉक्टर्स की हम बहाली करने जा रहे हैं। ANM, GNM 7,500 हम बहाली करने जा रहे हैं महोदय। निश्चित तौर पर मेरी प्राथमिकता होगी महोदय, अगर लगेगा कि नहीं वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना है महोदय, तो हम टीम को भेजकर महोदय वहाँ दिखवा लेते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं वो जंगल क्षेत्र है, एरिया पहाड़ी एरिया है, तो निश्चित तौर पर जांच बनाई है आदिवासियों के लिए महोदय। तो मैं आदिवासी को सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं वादा करता हूँ आपको महोदय, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलूंगा महोदय। चलिए, वो अभिस्ता वापस ले लीजिए। अध्यक्ष में इसी वित्त वर्ष में अगर इसको कम से कम इसका सृजन की स्वीकृति दे दे, तो फिर हम लोग इसको वापस ले लेते हैं। इसी वित्त वर्ष में अगर सृजन के लिए स्वीकृति दे दे महोदय, वहाँ पे पर्याप्त हॉस्पिटल हैं, हमारा हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है महोदय। अध्यक्ष महोदय, नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं जा पाते हैं। आप समझिए, वो क्षेत्र बहुत बड़ा प्रखंड नहीं है, मात्र 6 पंचायत है, लेकिन एक पंचायत के दूसरे पंचायत की दूरी करीबन 80-90 किलोमीटर है। काफी भौगोलिक रूप से काफी बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर लोगों का आवागमन के लिए काफी तकलीफ है। अगर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अगर 50-60 किलोमीटर जाना पड़े तो बड़ा दिक्कत है। कम से कम आप इसका सृजन का स्वीकृति दे दे, तो फिर हम लोग इसी वर्ष में अभी नहीं। ठीक है सर, विधायक जी की जो चिंता है वो हमारी भी चिंता है। अगर हम लोग इलाज मुहैया नहीं करा पा रहे दूर दराज एरियो में, तो ये तो बहुत गंभीर बात है महोदय। हम इसको देख लेते हैं और निश्चित तौर पर महोदय जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है हम वहाँ डॉक्टर की बहाली करेंगे, संपूर्ण चिकित्सा हम बहाली कराएंगे महोदय। अब इतना विस्तार वापस ले लीजिए। ठीक है, वापस ले लिए, अभिस्ता वापस ले लिए, वापस लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कोडरमा जिला मुख्यालय में वर्ष 2018 में जिला पुस्तकालय निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था महोदय, और इसके लिए विभागीय राशि का भी आवंटन हुआ था। इस प्रस्तावित पुस्तकालय भवन के सामने महोदय +2 उच्च विद्यालय, +2 बालिका उच्च विद्यालय
और आदर्श विद्यालय, व्यवहार न्यायालय, समाहरणालय, कई सरकारी कार्यालय वहाँ पर अवस्थित है महोदय। इसलिए हमने कहा था कि जो पुस्तकालय का निर्माण अभी तक वो शुरू नहीं हुआ तो उसे जल्द ही इसी वित्तीय वर्ष में शुरू कराया जाए। ऐसा हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो जवाब आया है महोदय, ये जवाब में दिया गया है कि पुस्तकालय बनाया गया है जो झुमरी तिलैया ब्लॉक मैदान में है महोदय। वो प्रखंड से जो हमारा कोडरमा मुख्यालय है वहां से 15-16 किलोमीटर दूर है मुख्यालय से महोदय। अगर वो डोबचा, सदकावा, मरकच्चो से लेंगे तो वो तो बहुत दूर है। और उस आसपास में चारों तरफ स्कूल है महोदय, समाहरणालय है, सब कुछ वहीं पर है। तो पुस्तकालय बना है, ये हम तो नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बना है, लेकिन जिस जगह पे बनना चाहिए महोदय उसकी उपयोगिता जो होगी, हम पुस्तकालय का मतलब है कि छात्र छात्राओं को लाभ मिले, तो हम बस माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं। माननीय सदस्य, आप अपने अभिस्ताप के माध्यम में सारा विषय को रख दिया है। अब मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जिस अनिर्मित पुस्तकालय का जिक्र किया है वो 2021-22 से संचालित योजना थी। 2022 में उसमें तिलैया थाना, मौजा तिलैया थाना नंबर 244 के अंतर्गत 30 डिसमिल भूमि पर बनाने का हुआ, प्रशासनिक स्वीकृति मिली और माननीय सदस्य नीरा यादव ने और माननीय सांसद ने मिलकर 6/6/23 को इसका शिलान्यास भी कर दिया। अब काम किन वजहों से रुका वो हमसे ज्यादा बेहतर माननीय सदस्य जानती होंगी। उनका आग्रह है कि उसी प्रस्तावित स्थल पर उसका निर्माण होना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को हम बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार ने गढ़वा को छोड़कर 23 जिलों के लिए जिला पुस्तकालय का एक प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृत किया है और वो 800 छात्रों के बैठने की उपस्थिति वाला है और बड़ा पुस्तकालय है। लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा की राशि का अनुमानित लागत है। तो लेकिन हमको बस एक ही चीज़ यहाँ पर थोड़ा कठिन लग रहा है कि ये 21-22 की योजना तो पता नहीं अब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और ये नई जो योजना है ये 800 बच्चों के लिए है और जो भूमि की उपलब्धता मुझको दिख रही है वहाँ पर सिर्फ 30 डिसमिल है। माननीय सदस्य बेहतर बता सकती हैं कि अगर वहाँ और भूमि है तो माननीय सदस्य की जो भावना है कि उसी प्रस्तावित स्थल पर बने, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पुस्तकालय का हम लोगों ने शिलान्यास किया है वो बना है, लेकिन वो प्रखंड मुख्यालय में है महोदय। ये हम कोडरमा मुख्यालय की बात कर रहे हैं और जो जगह है वो 30 डिसमिल तो है महोदय, लेकिन उसमें कई मंजिला बन सकता है क्योंकि वो रोड से सटा हुआ है, मुख्यालय के बीच में है, स्क्वायर जमीन है, तो वहाँ हम ऐसे मल्टीपर्पज बिल्डिंग कई तरह से बनाते हैं महोदय। तो उसमें हम नीचे पार्किंग, ऊपर में बच्चों के बैठने की व्यवस्था, और जब आपने निर्णय लिया है कि हम 23 जिलों में स्टेट ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाने का जो 800 सीट वाला है महोदय, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम आग्रह करेंगे कि उस स्थान पे जोर इसलिए है क्योंकि वो कोडरमा मुख्यालय में है, वो आते जाते देखा जा सकता है महोदय। उसके अगल बगल चारों तरफ स्कूल ही है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी वही था, अभी उसको थोड़ी दूर करके रखा गया महोदय। तो बस ये आश्वासन माननीय मंत्री जी से चाहते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट उनको कहा कि जो प्रोटोटाइप डिजाइन 23 पुस्तकालयों के लिए बना है, अगर उस भूमि में वो डिजाइन बन सकता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर 800 बच्चों के बैठने के लिए बनना है तो उसके लिए 30 डिसमिल भूमि शायद नाकाफी होगी। तो मैं बस अब सरकार की तरफ से उनको यही आश्वासन दे रहा हूं कि यदि उस भूमि में प्रस्तावित पुस्तकालय बनने की संभावना होगी तो माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप वहीं पर हम लोग बनाएंगे। चलिए, अभिस्ताव वापस ले लीजिए। महोदय, हम ले रहे हैं अभिस्ताव वापस, तो लेना ही है माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, आप मंत्री रह चुके हैं, आप तो जानिए रहे हैं परिपाटी 48 हैं, सब माननीय सदस्य लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा जल्दी करिए। माननीय महोदय, आसन को सुविधा हो।
नहीं, हम वापस ले रहे हैं महोदय, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इसमें प्रशासनिक स्तर पे जो उदासीनता हुई इसलिए पैसा वापस हुआ, इसमें बच्चों का क्या वहाँ पर बन जाए महोदय, बस हमारा आग्रह वहाँ बन जाए। 800 बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए अगर आप वो जगह सुटेबल नहीं हो कहीं भी बनाइए, वो जगह पे बन जाए, वो बहुत जरूरी है महोदय। बस इस बात के साथ माननीय मंत्री जी हमें आश्वस्त कर दे कि वहाँ पर बनेगा, वो बहुत जरूरी है। हम अब इसका वापस ले लेंगे महोदय। माननीय सदस्य के अनुशंसा पर ही न बनना है। अरे अनुशंसा पर बनेगा मान्यवर, हमने बड़ा स्पष्ट कहा कि 800 छात्रों की कैपेसिटी का लाइब्रेरी अगर 30 डिसमिल में बन जाता है तो निश्चित बन जाएगा। अगर डिजाइन अडॉप्ट नहीं होगा तो इस विधानसभा को क्या मैंने 1 एकड़ में बनाया जा सकता है? माननीय सदस्य व्यावहारिक बात को समझे, हम उनकी भावना का सम्मान कर रहे हैं कि वहीं बनाना है। पहला स्थल चयन करने के लिए टीम वहीं जाएगी, आप स्वयं मौजूद रहेंगी। अगर इंजीनियरों के माध्यम से यह तय होता है कि वहां बन सकता है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं। चलिए वापस ले लीजिए। चलिए महोदय, हम अपने स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी। भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अपर जलाशय परियोजना के निर्माण हुए 40 वर्ष हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय, परंतु दाई मुख्य नहर में पानी अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसानों की खेतों में पानी नहीं मिलने से किसानों सुविधा से वंचित हो जाते हैं, जिसके कारण हजारों किसान वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब मिला है अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में दाया मुख्य नहर में विभिन्न चयन पर क्षतिग्रस्त है, सरकार ने भी स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय, एवं नहर में गाद जाम हो गया है। सर्वेक्षण पर उपरांत क्षेत्रीय संतुलन तथा बजट उपलब्धता के आलोक में योजना का जीर्णोद्धार कार्य करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, सरकार के द्वारा कहा गया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन सरकार को मैंने अपनी बातों से अवगत कर दिया है, 40 वर्ष हो गया इस अपने बातों को अवगत कराते हुए अभिस्ताप वापस ले लीजिए। उसी पर आ रहे हैं हुजूर, 40 वर्ष हो गया हुजूर और पानी का नसीब नहीं, लोग प्लान कर रहे हैं, इसलिए सरकार से हम जवाब चाहते हैं। चूंकि जिस नहर पर हमने चर्चा किया है उसको चालू कराने पर सरकार जवाब दे। भूषण जी, आपका विषय माननीय मंत्री जी आप ही जवाब देंगे। जी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भूषण बाबू पूरक भी पढ़े उत्तर भी पढ़े, हम समझते हैं कि उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे तो अभिस्ताव वापस ले लेना चाहिए महोदय। आग्रह होगा कि मेरा अभिस्ताव वापस ले ले महोदय, क्योंकि पूरक और उत्तर तो दोनों वो अपने आप आपके सुझाव के साथ माननीय मंत्री जी खड़े हैं, आप अभिस्ताव वापस जी हुजूर। 1 मिनट हुजूर, प्रश्न भी हम ही पढ़े उत्तर भी हम ही पढ़े, क्योंकि हम थोड़ा संतुष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये जीर्णोद्धार करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, तो निर्णय लिया जाएगा तो कब तक निर्णय लिया जाएगा, ही खाली हमको तो बतला देते और उसी पर हम अपना प्रस्ताव वापस ले लेते। अब हम कंक्लूड कर देते हैं महोदय। अपर शंख जलाशय योजना का दाया मुख्य नहर विभिन्न चैनेज पर क्षतिग्रस्त है महोदय। नहर में गाद जमा हुआ है, जिसके कारण दाएं मुख्य नहर की कुल लंबाई महोदय जो बजटीय प्रावधान है 13.10 किलोमीटर में से 6.5 किलोमीटर तक सिंचाई हो रही है महोदय। माने 13.10 किलोमीटर में से 6.5 किलोमीटर में सिंचाई हो रही है, लेकिन बाकी शेष बचे लेंथ का उसमें गाद सफाई और मरम्मती के लिए प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है महोदय। बजटीय उपबंध के आधार पर उस योजना को आगे पूरा किया जाएगा महोदय। अब हम चाहेंगे माननीय सदस्य कि अभिस्ताव वापस आप ले। चलिए भूषण जी। अध्यक्ष महोदय, काम तो आगे बढ़ा हुआ है। चलिए सरकार को धन्यवाद देते हैं कि प्रकलन तैयार हो गया है और बजटीय उपलब्धता के बाद में जो कार्य शुरू कर दिया जाएगा, इसी अवधि से हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ताजुद्दीन जी। अध्यक्ष महोदय, ये सभा सरकार से मांग करती है कि साहिबगंज जिला स्थित उधवा प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण यहाँ के छात्र छात्राओं को उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दराज के प्रखंडों में जाना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है एवं आर्थिक रूप से भी परेशानी होती है। बहुत ऐसे छात्र छात्राएं कॉलेज नहीं होने के कारण अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ रहे हैं। उधवा प्रखंड में डिग्री कॉलेज के निर्माण होने से यहाँ के छात्र छात्राओं को अपने प्रखंड में भी डिग्री तक की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। मैं इस सभा के माध्यम से अविस्ताव करता हूँ कि उधवा प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाए। उत्तर पढ़ लिए हैं? उत्तर तो पढ़े हैं लेकिन बहुत अच्छा, माननीय मंत्री जी से माननीय उत्तर बहुत शॉर्ट में है, तो मैं एक ही बार में चैप्टर क्लोज कर देता हूँ। माननीय मंत्री जी, सरकार ने बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया है। क्योंकि भौगोलिक स्थिति ध्रुव है और उधवा प्रखंड में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कॉलेज बनाया जाना आवश्यक है। सैद्धांतिक रूप से सरकार सहमत है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रस्ताव वापस लें। चलिए, वापस तो लेने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सच है कि 26 पंचायत उधवा है, वहीं पे बोरियो विधानसभा का कुछ तालजारी प्रखंड का भी कई पंचायत है, बरहरवा पाकुड़ विधानसभा का पाकुड़ का भी बरहरवा प्रखंड का भी कुछ पंचायत है और पतना ब्लॉक का भी कुछ पंचायत है काफी। और वहाँ का भौगोलिक जो है, वहाँ 3 नदी के बीचों बीच है, जो मेन रास्ता नहीं है, जो आसाम से लोग नहीं आ सकते। खास करके माननीय सदस्य, एक सेकंड मंत्री महोदय, एक सेकंड तो खास करके दियारा क्षेत्र से जो हमारी बच्चियां सब जो आती हैं काफी कठिनाई होता है। तो मैं प्रस्ताव पहले ही वापस ले लेता हूं, लेकिन मंत्री महोदय को कहेंगे कि ईद का गिफ्ट समझ के आज ओके कर देते तो जब सरकार ने सैद्धांतिक सहमति अभी अपना अविस्ताव प्रस्ताव वापस भी ले। चलिए, धन्यवाद। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह। सरकार से विस्ताव करती है कि व्यापक लोक हित में लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडी गारू सरजू प्रखंड के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक विकास के मद्देनजर एवं भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए विशेष परिस्थिति में अविलंब बरवाडी प्रखंड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय का अधिष्ठापन सुनिश्चित कराया जाए। समरूप विषय है और सदन में मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं कि यद्यपि सरकार की नीति विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज देने की है, लेकिन हमने यह भी कहा था कि ध्रुव क्षेत्रों में खास करके सुदूरवर्ती इलाकों में शिक्षा के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को देखते हुए इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए भी सरकार का यही उत्तर है कि हम लोगों ने स्थलीय जांच कराई है और वास्तव में यह प्रतीत होता है कि वहाँ पर कॉलेज की आवश्यकता है। सरकार विचार भी करेगी और कॉलेज बनाएगी। चलिए, अविस्ताव हम अपना अविस्ताव वापस लेता हूँ, सरकार का धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन हम पिछले बार भी ध्यानाकर्षण में लाए थे। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2 जिलों को जोड़ेगा। NH 33 से एक बड़ा आबादी को गिरिडीह को जोड़ने का ये मामला। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि व्यापक लोक हित में कोडरमा जिला अंतर्गत NH 33 चंदवारा से जयनगर भाया काको जोगिया टील बेड़ो कला होते हुए घोरबंधा तक ये पथ को आरईओ का पथ है। अध्यक्ष महोदय, इसको PWD के द्वारा RCD के द्वारा अधिग्रहण करके RCD में लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये आग्रह हो रहा है मेरे सरकार से। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष, विभाग ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। इस पथ के कुल 4 अंश हैं। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है, माफ कीजिएगा, 3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हैं और एक मुख्यमंत्री ग्राम सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत है। विभाग ने उत्तर दिया है कि डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि समाप्त होने के उपरांत पथ के हस्तांतरण कराते हुए ट्रैफिक सेंसस के बाद निश्चित रूप से किया जाएगा। DPR सूत्रण की कार्रवाई भी कर ली गई है अग्रिम योजना के तहत। DLP की अवधि समाप्त होने दीजिए, इसके बाद निश्चित रूप से विभाग इसमें अग्रतर कार्रवाई करेगा। जी, इसका पहले से जब हम लोग क्वेश्चन डाले थे तो DPR इसका तैयार हो गया था महोदय, और DPR चूंकि पुराना भी हो गया, 3-4 साल हो गया DPR का, तो फिर से संशोधन सरकार के द्वारा करा लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं, बस सरकार से चाहेंगे कि आने वाले समय में इसको PWD में हस्तांतरित कर लिया जाए। अभिस्ताव वापस के साथ सुझाव वापस ले लेना। ठीक। माननीय सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह जी। रागिनी सिंह जी। अध्यक्ष महोदय,
मेरा प्रश्न खनन एड से है और मैं सीधे अपना प्रश्न का उत्तर ही माननीय मंत्री से चाहेंगे। समय कम है इसलिए जो उत्तर आया है, जो खनन को देखते हुए कि झरिया विधानसभा पूरा खनन एरिया है और जिस तरह से उत्तर दर्शाया गया है कि पूरे कार्य जो होते हैं नियम अनुसार होते हैं, तो बता देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जो ब्लास्टिंग होता है बिल्कुल नियम को ताक पे रखकर होता है और जिस तरह से धूल और डस्ट के शिकार हमारे झरिया ही नहीं पूरे कोयलांचल की जहाँ खनन एरिया है, पूरे प्रदूषण से लोग ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, काफ़ी इसका शिकार हो रहे हैं और बीमारी से ग्रसित हो से। प्रदूषण पे कोई भी निरंतर नहीं हो रहा है, कोई भी इस पे हमको नहीं लगता है कि कोई भी थोड़ा सा भी कुछ सुधार है। और साफ सफाई का अगर बात कहा जाए तो परत पे परत अगर कहीं भी खनन एरिया क्षेत्र में चले जाइए तो कोयला का जो डस्ट होता है तो मुझे लगता है कि सफाई नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। और जो गाड़ियां चलती है अध्यक्ष महोदय बिना ढके हुए, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो नियम बताया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है कि हर चीज पूरे नियम के अनुसार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि डीजे में इसका पूरा धज्जिया उड़ रहा है और जो नियम को पूरे ताक पे रखकर हर काम हो रहा है और हम नहीं पूरे पेपर बता रहा है, हर रोज सुर्खियां पे छाया रहता है अध्यक्ष महोदय प्रदूषण का शिकार है। मंत्री जी का उत्तर ले लीजिए। उत्तर यह अभिस्ताव है माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, आउटसोर्सिंग कंपनियां महोदय सीसीएल में है, बीसीसीएल में है, ईसीएल में है, हर जगह है महोदय। तो आउटसोर्सिंग की कंपनियां सरकार की गाइडलाइन को पालन नहीं कर रही है और जो परिवहन में करने में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्षतिपूर्ति भी नहीं दिया जाता है। तो उसी पर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं महोदय। तो चूंकि सरकार का उत्तर है और बड़ा स्पष्ट उत्तर है, बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर है महोदय, हर बिंदुओं पर उत्तर हम लोग दिए हैं। हम चाहेंगे कि माननीय सदस्य उस उत्तर को पढ़ी होंगी और निश्चित तौर पर हम उनसे आग्रह करेंगे अविस्ताव वापस लेने महोदय। हर चीज नियमबद्ध कानून के दायरे में कार्य किया जा रहा है महोदय, तो हम चाहेंगे कि अविस्ताव वापस ले लें अध्यक्ष महोदय। जांच जो पिछले बार भी हम मांगे थे, कमेटी हम बोले कि एक कमेटी बनाया जाए और हर कंपनियां पे जहां स्थानीय जनप्रतिनिधि को जरूर रखा जाए। पिछले कुछ माननीय लोग रखे थे लेकिन उसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं था, जबकि मेरा ही पूरा क्षेत्र खनन एरिया में आता है अध्यक्ष महोदय। और हम ये बता दें कि कुछ कुछ ऐसे एरिया है जो आउटसोर्सिंग चलता है, कुछ दूर पे सरकारी स्कूल चलते हैं, जैसे देवप्रभा तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसे जो एक और कंपनी है पुटकी में, वहाँ जो मान्य सदस्य उस पे बराबर काम जांच के और सरकारी। एक मिनट, आपके द्वारा लाया गया अभिस्ताव के अंतिम में है, यह व्यापक लोकहित में अभिस्ताव करती है कि झरिया विधानसभा क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों के संवेदकों के हाइवा द्वारा हो रहे शिकार तथा की जा रही अवैध उत्खनन की उच्च स्तरीय जांच सहित पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिलाए। ये दो ही विषय है। तो माननीय मंत्री जी दो विषय पर बोल चुके और फिर एक बार हम बोलवा देते हैं। हाइवा से तो आए दिन चालक में लोग जाते ही हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण का शिकार होते हैं। और जो गाड़ी पे जो कोयला लोड होके जाता है अध्यक्ष महोदय, धुलाई होता है चाहे जो भी होता है, उस पर कोई नियम नहीं है। एक जांच बैठा लिया जाए चाहे। माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, उनका चिंता है कि नियम का उल्लंघन हो रहा है, इसी में संतुष्ट करिए। नहीं, बिल्कुल महोदय, अगर कहीं इस तरह की नियम का कोई भी व्यक्ति, चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे कोई भी कंपनियां हो महोदय, उसको नियम के दायरे में रहकर काम करना, अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो निश्चित तौर पर नपे जाएंगे महोदय। अगर माननीय सदस्य की कोई चिंता, स्पेसिफिक कोई बिंदु अगर है कि फलना कंपनी के द्वारा, फलना व्यक्ति के द्वारा, फलना एजेंसी के द्वारा अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो निश्चित तौर पर अवगत कराए महोदय, हम लोग उसको पदाधिकारी जांच करा लेंगे महोदय। हम लास्ट में इतना ही माननीय मंत्री चाहेंगे कि एक कमेटी गठित करें और वहाँ स्थानीय जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि पढ़ते हैं, जिस एरिया से, हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही को सिर्फ रखा जाए, और जांच करके सिर्फ इतना जरूर कि जो
कोयला से काम कर रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई हो, कंपनी पे, जो विभाग में जो लोग हैं, क्योंकि हर तरह से ना पानी छिड़काव होता है, ना साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, और आए दिन प्रदूषण से, सबसे ज्यादा प्रदूषण से, और जिस तरह से ब्लास्टिंग होता है, घर के अगल बगल ही लोग रहते हैं और ऐसे तरह से ब्लास्टिंग होता है कि घर क्षतिग्रस्त हो रहा है। और बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ऐसे कई कंपनियां हैं जो बगल में सरकारी स्कूल चल रहा है, वो कैसे चल रहा है अध्यक्ष महोदय, उस पर भी जांच करने की आवश्यकता। ठीक है, इसी मेरा विषय नहीं है, लेकिन हमें संज्ञान में देना हो गया। अब अभिस्ताव वापस लेने बोलिए, किया जाए, तो जांच का मांग कर रहा है महोदय। मैंने तो कहा कि भाई माननीय सदस्य अगर कहीं कोई बिंदु पर कहती है तो निश्चित तौर पर विभागीय पदाधिकारियों से हम जांच करा लेंगे महोदय। जांच रिपोर्ट मेरे पास भी आया हुआ है। हम समझते हैं कि माननीय सदस्य को अब आश्वस्त होकर के अभिस्ताव को वापस लेना चाहिए महोदय। हर चीज नियम कायदे कानून के दायरे में हो रहा है महोदय। माननीय सदस्य का क्षेत्र है, वो भी दिन रात देखते हैं, पानी का छिड़काव हो ही रहा है महोदय। हॉल रोड में जो है कोयले लदे ट्रक एक तिरपाल ढक के जा रहे हैं महोदय। दूसरा, डीजीएमएस के मानक के अनुरूप काम हो रहा है महोदय। अगर कोई अधिग्रहण क्षेत्र में कोई घर बना हुआ होगा और अगर कोई विस्फोट होता है तो महोदय क्षतिग्रस्त तो होगा ही, लेकिन अगर हर हाल में डीजीएमएस का अनुपालन किया जा रहा है, उसके मानक के अनुरूप ब्लास्टिंग भी हो रहा है महोदय। और अगर कहीं, मैं तो कह रहा हूं महोदय कि कहीं माननीय सदस्य को कोई ऐसा साक्ष्य है कि जिसमें ये डीजीएमएस के कारण, हैवी ब्लास्टिंग के कारण क्षति हुआ है, तो हम उसकी जांच करा लेंगे महोदय और जांच पर कार्रवाई करेंगे महोदय। जांच करा लेंगे रागिनी जी। इसलिए माननीय सदस्य को आग्रह है कि अभिस्ताव वापस ले लें महोदय। अध्यक्ष, हम नहीं बोल रहे, आए दिन पेपर में निकलता है। आज प्रदूषण से केंद्रीय मंत्री भी जांच मांगने के लिए मांगे, जांच कराने का बात माननीय मंत्री, अगर जांच होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्रस्ताव मांग लेते हैं वापस, लेकिन आग्रह है कि इस पे जरूर जांच बैठाए, क्योंकि हम लोग पूरा मतलब उस क्षेत्र से आते हैं और हम लोग लगातार जनता का ये बात सुनते हैं। प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, प्रदूषण से मुक्त किया जाए हमारे। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी। सुरेश कुमार बैठा जी। राज्य में सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड एवं मान्यता गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा आरटीई एक्ट की धारा 13(1)(2) का उल्लंघन कर रीएडमिशन, विकास शुल्क, भवन शुल्क, वार्षिक शुल्क व अन्य की वसूली एनसीईआरटी के किताबों की बजाय निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने और चिन्हित दुकानदारों से स्कूल के पोशाक व अन्य सामग्री खरीदने का निर्देश दिया जाता है, जिससे कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर आर्थिक दोहन और मानसिक प्रताड़ना होती है। अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसे सभी विद्यालयों के मनमानी रवैया पर रोक एवं कार्रवाई करने की मांग आसन के माध्यम से सरकार से करता हूं। सरकार का उत्तर भी आया है सर। इन्होंने उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समिति गठन का प्रावधान रखा गया है और प्रमंडलीय आयुक्त को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर मंत्री जी जवाब। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने बड़ी गंभीर विषय को उठाया है, जिससे सामान्य तौर पर अभिभावक परेशान है ही, लेकिन सरकार कानून बना सकती है, सरकार ये सिस्टम बना सकती है कि उनके संचालन अवैध जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर रोक कैसे लगेगी। सरकार ने विभिन्न स्तरों पर कमेटियां बनाई हैं और कमेटियों के संज्ञान में विषय आने पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य यही कहना चाहूँगा कि जिस भी स्कूल के बारे में आपको शिकायत मिली है, अगर आप संबंधित उपायुक्त को लिख कर दे देते हैं तो मुझको लगता है कि इसकी एकदम विस्तृत जांच हो जाएगी और जो दोषी स्कूल प्रबंधन है उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी। चलिए, मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी से कि सभी राज्य के सभी निजी विद्यालय के डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल्स है और जो भी स्कूल संचालन कर रहे हैं उन सारे लोगों का एक बार बैठक कराइए और बैठक में उपायुक्त महोदय को भी बुलाइए, प्रमंडल आयुक्त को भी बुलाइए और सख्ती से आप आदेश करिए या नोटिफिकेशन जारी कर दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं सुझाव के साथ आप अपना अभिस्ताव वापस। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपना अभिस्ताव वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। ओ, ममता देवी का सवाल आप ही पूछेंगे। बैठा जी। जी,
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हजारीबाग जिला से रामगढ़ जिला अलग हुए लगभग 2 दशक हो गया है, किंतु अभी तक रामगढ़ जिला में जिला कृषि पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी तथा सहकारिता पदाधिकारी के ना तो इन विभागों के कार्यालय है, ना ही पदाधिकारी कर्मचारी है। अतः आसन के माध्यम से जनहित में रामगढ़ जिला में सभी विभागों के कार्यालयों के निर्माण एवं पदाधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग करता हूँ। ममता जी रहती तो करती हूँ बोलते हैं, हम है इसे करता हूँ। ठीक। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, कृषि पशुपालन। माननीय सदस्य का जो सवाल है ये रामगढ़ जिला से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, 2007 में कुछ नए जिलों का गठन किया गया था, जैसे रामगढ़ हो, खूंटी हो, और अध्यक्ष महोदय उसी वक्त पद को चिन्हित करते हुए पद सृजन करने की आवश्यकता थी, किंतु तत्कालीन सरकार रही या जो विभाग उस वक्त में थे अध्यक्ष महोदय, ये सारे काम नहीं हो पाए। वर्तमान में हम लोगों ने इन चीज़ों को चिन्हित करते हुए 2025 में एक कार्यालय आदेश जारी किया है एक कमिटी की गठन करने के लिए अध्यक्ष महोदय। वो कमिटी ऐसे पदों को केवल रामगढ़ से ये संबंधित नहीं है, पूरे स्टेट में, चाहे वो जिला स्तरीय हो, प्रखंड स्तरीय हो, अनुमंडल स्तरीय हो, वैसे पदों को चिन्हित करके रिकमेंडेशन देगी। उस रिकमेंडेशन को हम लोग पदवर्ग कमेटी के माध्यम से अध्यक्ष महोदय कैबिनेट से अनुमोदन लेते हुए उसमें हम लोग कार्य करेंगे। माननीय सदस्य का सवाल अध्यक्ष महोदय, मैं भी उससे सहमत हूँ। बस कुछ वक्त दे अध्यक्ष महोदय, प्रक्रियाधीन है और जल्द ही ये निष्पादित हो जाएगा। माननीय सदस्य ममता जी कई बार जो है पत्राचार कर चुकी है। 1 साल हो गया और ये 20 साल हो गया, अब तक कार्यालय का गठन नहीं होना, ये दुर्भाग्य है। मैं मंत्री महोदय जी से चाहूंगा कि आपके पीरियड में वहाँ कार्यालय बना दिया जाए और वहाँ पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हो जाए। इसी सुझाव के साथ मैं अपना अभिस्ताव वापस लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य सरजू राय जी। माननीय सरजू जनार्दन जी। चलिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से आग्रह करती है कि रांची शहर के जलमल एवं अन्य दूषित बाह्य स्रोतों को हरमू नदी एवं अन्य नालों से होकर स्वर्ण रेखा नदी में गिरने तथा नदी में भीषण प्रदूषण फैलाने से रोके। साथ ही जमशेदपुर के 1 दर्जन से अधिक नालों के माध्यम से वहां के नगरीय एवं औद्योगिक वाही स्रोत को सीधे स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदियों में गिरने से रोकें। स्वर्ण रेखा नदी को प्रदूषित करने वाले हरमू नदी पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में बरती गई अनियमितताओं की जांच करें तथा दोषियों को चिन्हित कर दंडित करें। राज्य के जीवन रेखा, दामोदर नदी सहित अन्य नदियों को प्रदूषित एवं अतिक्रमित करने वालों को तथा नदी संरक्षण में लापरवाही बरतने वाले के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करें तथा नगर नदी संधि की अवधारणाओं को मूर्त रूप दें। उत्तर पढ़ लिया है? नहीं, उत्तर पढ़ लिया है महोदय। उत्तर संतोषजनक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं आपको सहयोग कर देता हूँ। इसमें 2 ही चीज है कि नदी संरक्षण में लापरवाही बरतने वाले के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई, एक चीज है। दूसरा पार्ट में है तथा नगर में नदी संधि की अवधारणा को मूर्त रूप दें। 2 ही चीज है। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, सही में बड़ा विस्तृत विषय, आधा दर्जन घटकों में उत्तर हैं। खैर, एसटीपी का जहां तक मामला है मान्यवर, आवश्यकता हम लोगों की 335 MLD की थी और अभी हमारे पास कार्यरत जो क्षमता है वो उसकी लगभग आधी है। प्रक्रियाधीन है और नदी नगर जो संधि का विचार माननीय सदस्य के तरफ से आया है, वास्तव में आदर्श विचार है और राज्य सरकार भी यह प्रयासरत है कि सीवरेज के ट्रीटमेंट के लिए जिस क्षमता के प्लांट की जरूरत है, जैसा मैंने बताया कि लगभग 335
MLD प्लांट की ज़रूरत है और हमारे पास अभी आधी क्षमता है। हम लोग लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं और इस क्रम में कोई अगर अनियमितता प्रतिवेदित होती है तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि अब प्रस्ताव वापस लें। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए भवनाथपुर प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा दिया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है। वर्तमान में जिला मुख्यालय से अत्यधिक दूरी के कारण स्थानीय निवासियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे अनुमंडल बनाने से सरकारी योजना का बेहतर क्रियान्वयन, विधि व्यवस्था में सुधार और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। अतः जनहित से भवनाथपुर को शीघ्र अनुमंडल घोषित करने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, आपका गैर संकल्प के माध्यम से विषय तो आ चुका है। इतना में आपका जो सरकार का जो वक्तव्य, अध्यक्ष महोदय पूरक है। अध्यक्ष महोदय, हाँ, सरकार का जो वक्तव्य है उस मैं माननीय मंत्री क्या बोलना चाहते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि जिला उपायुक्त व प्रमंडलीय उपायुक्त की ओर से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। क्या सरकार जनहित के सर्वोपरि मानते हुए स्वयं अपनी ओर से उपायुक्त गढ़वा को निर्देश देगी कि वे भवनाथपुर को अनुमंडल बनाने का विस्तृत प्रस्ताव निश्चित समय सीमा के भीतर तैयार कर राज्य सरकार को भेजेंगे? चलिए, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है भवनाथपुर को अनुमंडल बनाने से संबंधित है। चूंकि आपका उत्तर का मार्ग भी माननीय सदस्य प्रशस्त कर दिए, हाँ, आपको बोल दिए कि आप एक आदेश भेजिए, जैसे उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी जो बनाते हैं डीसी के अध्यक्षता में, कमिश्नर का अध्यक्षता निर्णय लेती है और प्रस्ताव प्रक्रिया है। प्रस्ताव आने दीजिए, जरूर हम लोग सरकार के तरफ से निर्णय लेंगे। ठीक है, प्रस्ताव आने दीजिए, जरूर सरकार। दूसरा पूरक है अध्यक्ष महोदय, और इसमें भवनाथपुर पर चूंकि जहां अनुमंडल बनाने की प्रस्ताव हमने दिया अध्यक्ष महोदय आपके आसन से, भवनाथपुर प्रखंड का वर्तमान में अनुमंडल नगर उटारी से दूरी 15 किलोमीटर और उसके साथ साथ खरौंदी और केतार प्रखंड है जिसकी दूरी 35 से 40 किलोमीटर पड़ती है। दूरी के कारण आम जनता परेशान का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से इस विकट भौगोलिक दूरी और बढ़ती जनसंख्या के विशेष आधार मानक पर भवनाथपुर को अनुमंडल का विचार रखती है। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव तो सरकार के यहाँ के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जिला में जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत पुराना, चूंकि भवनाथपुर विधानसभा नाम भी भवनाथपुर विधानसभा है अध्यक्ष महोदय, बहुत पुराना विधानसभा है, इसलिए मैं आपके आसन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस 3 महीने के अंदर जो है ये प्रस्ताव भेजवाया जाए और भेजवा के जो है इसको अनुमंडल घोषित करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आसन से आग्रह चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव आने दीजिए, निश्चित रूप से हम लोग इनकी भावना के साथ है, जरूर हम लोग इस पर निर्णय। चलिए अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव तो सरकार भेजेगी ना अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव वो प्रस्ताव जो है जिला से थोड़ी आएगा। आप सरकार हैं, आप प्रस्ताव भेजिए अध्यक्ष महोदय, तब जाके जो है इसका हम लोगों को अनुमंडल मिलेगा। बस यही आग्रह करना चाहते हैं कि प्रस्ताव यहाँ से भेज दिया जाए। हम सदस्य की भावना के साथ हैं अध्यक्ष महोदय, चूंकि जो प्रक्रिया है प्रस्ताव जिला उपायुक्त के माध्यम से आना है तो जन भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय लिए जाते हैं, उसका कमेटी है, उसकी प्रक्रिया। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव आने दीजिए, निश्चित आपका निर्देशन की आवश्यकता है माननीय मंत्री महोदय, आप निर्देश खाली दे दीजिएगा तो ये काम हो जाएगा। जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय आना है, प्रस्ताव आना है। कोई भी पब्लिक का डिमांड आएगा उसी के आलोक में उपायुक्त जो है ना मान्य अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जब कठिनाई हो। माननीय आनंद प्रताप देव जी, आपका भावना जब मंत्री जी समझ रहे हैं तो मंत्री जी का भावना भी आप समझिए, हम लोगों का भी भावना मंत्री जी दोनों का भावना समझना पड़ेगा। आप अभिस्ताव वापस ले लीजिए,
हम ले लेंगे। आपका विषय आ गया। निर्देशन की आवश्यकता है, ये निर्देश भेज दें अध्यक्ष महोदय, इसके बाद हम लोग ले लेते हैं अभिस्तार प्रस्ताव। चलिए, बस माननीय मंत्री जी से आग्रह की निर्देशन की आवश्यकता है आपका जो है, आप यहाँ से प्रस्ताव निर्देश कर दीजिए अध्यक्ष महोदय। राजा साहब जो है माननीय अनंत प्रताप देव जी, आप मंत्री को बाध्य कर रहे हैं, मतलब उनको निर्देश देने के लिए पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक जगह पे तो नहीं कर सकते हैं। उनको जब भी निर्देश देंगे तो पूरा स्टेट के परिप्रेक्ष्य में देना पड़ेगा। तो इस चीज को आप काहे खुलवाना चाहते हैं? बोल दिया मंत्री जी करेंगे अपना। चलिए वापस लीजिए। ठीक है, माननीय अभिस्ताप वापस लिए देव जी? जी आपने तो कही दिया अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे गैर सरकारी संकल्प का सरकार का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है और मैं सबसे पहले माननीय मंत्री और विभागीय अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने नावाडी में राजकीय पॉलिटेक्निक की आवश्यकता की फिजिबिलिटी एवं अन्य कारकों का आकलन कर जरूरी होने पर राजकीय पॉलिटेक्निक नावाडी की स्थापना का निर्णय लिया जाएगा, तो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसमें उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य में 17 राजकीय पॉलिटेक्निक तथा 8 पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित है, जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने यह घोषणा किया था कि 30 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज वर्ष 2016 से 2022 तक बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग हर अनुमंडल में आच्छादित होगा। तो ऐसे में बेरमो भी एक अनुमंडल है और मेरा नावाडी भी बेरमो अनुमंडल के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ इन्होंने दूरी का जिक्र किया है कि नावाडी से जो वर्तमान में बोकारो जिला में 2 पॉलिटेक्निक संचालित हैं खुटरी में, वो 25 किलोमीटर है। तो माननीय मंत्री महोदय, आपको जो रिपोर्ट मिला होगा वो नावाडी ब्लॉक से मिला होगा, लेकिन उसी नावाडी में ऊपर घाट है, जिसमें पोखरिया है, पैंक है, नारायणपुर है, पोटसो है, आहारडी है, सूरी है, सहरिया है, भेंडरा है, बाराडी है, परसबनी है, जो हमें लगता है वहां से फिर और 7-8 से लेके 10-12 किलोमीटर की दूरी में है। और अगर उस जो बोकारो जिला में संचालित पॉलिटेक्निक है, अगर उससे नावाडी के बच्चे वहां पढ़ने जाते भी हैं तो हमें लगता है भाड़ा के तौर पर उन्होंने प्रतिदिन कम से कम 70 से 100 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। माननीय सदस्य, बस मैं वही कि आप अभिस्ताप के परिप्रेक्ष्य में पूछिए। जी, उसी के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय एक स्पष्ट आश्वासन दे दें कि नावाडी में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। माननीय सदस्य ने नावाडी से खुटरी की दूरी जो विभाग ने कहा उसका जिक्र तो जरूर किया, जो वास्तव में 22 किलोमीटर है। लेकिन माननीय सदस्य ने साथ में यह भी कह दिया कि ऊपर घाट से दूरी बढ़ जाएगी। तो मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि ऊपर घाट से बगोदर के पॉलिटेक्निक की दूरी घट जाएगी, वहां भी जगह है। नहीं तो ऊपर घाट बहुत ही, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि 2016 की क्या नीति बनी थी वो मैं देख लेता हूं। अगर सभी अनुमंडलों में बनाने की बात थी, जो कि मुझको ध्यान में नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम लोग करेंगे। और जहां तक वर्तमान परिस्थिति है मान्यवर, 17 पॉलिटेक्निक और 8 पीपीपी, मतलब 24 जिलों के इस राज्य में कुल 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज अवस्थित हैं अभी मान्यवर। आप बैठ जाइए मान्य सर, हाउस का ऑर्डर में होना चाहिए। आप खड़े हो जाएंगे तो हमको बैठना पड़ेगा। तो मान्यवर, मेरा ये कहना है कि 17, 8, 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज पूरे राज्य में हैं। अगर जिलों पर औसत जोड़ें तो प्रत्येक जिले पर एक है। राज्य सरकार ने इसी जिले की अवधारणा पर अभी तक काम किया है। उसके बाद भी माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए सरकार या मेरे तरफ से यह उत्तर है कि फिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, पूरे पोषक क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। यदि यह उचित प्रतीत होता है तो नावाडी में बनाने पर सरकार विचार करेगी। चलिए, इसी आश्वासन के साथ मतलब देखिए, जरूरी इसलिए है ना कि चूंकि हम लोग बगल में बीटीपीएस है, सीटीपीएस है, डीबीसी के प्लांट मान्य सदस्य, तो वहां अगर रोजगार की बात मान्य सदस्य जानना जरूरी भी है। आपने अभिस्ताप के रूप में प्रश्नों को लाया और आपके अभिस्ताप के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक माननीय मंत्री जी पढ़ के देखे, उनका विभाग का जो नियम कानून है उसके परिप्रेक्ष्य में देखे, और परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद जो कंक्लूजन निकला उसी से आपको अवगत करा दिए और आश्वासन भी दिए।
आप अभिशाप वापस लीजिए, आपका तो पुत्र हो गया। तो ठीक है, मैं माननीय मंत्री महोदय, और मैं यह भी चाहूंगा कि 2026-27 ना हो तो 2027-28 को लक्ष्य बना ले, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से खड़े होकर आश्वासन दे दें कि नावाडी में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण होगा, मैं वापस ले लूंगा। उसी को रिपीट करिए जो बोले, उसी को रिपीट कर दिए मंत्री महोदय। अगर 26-27 ना हो तो 27-28 को लक्ष्य में ले लें मंत्री महोदय। मान्यवर, सरकार की योजनाओं का कोई समय निर्धारित कर देना वो संभव की बात नहीं है। सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि फिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे, आवश्यकता प्रतीत होगी, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना के मानकों को नावाडी पूर्ण करता है, निश्चित रूप से बनाएंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, पूर्ण करता है बिल्कुल। एक बहुत बड़ा प्रखंड है और सुदूर ग्रामीण प्रखंड है उसमें, और ग्रामीण अंश के अलावा किसी भी प्रकार का एक छटाक शहरी अंश नहीं है। तो मैं इसलिए माननीय मंत्री महोदय आपसे चाहूंगा, आपका स्नेह बने हमारे क्षेत्र पर, और आप कह दे कि भाई हम पूरी तरह से आपको आश्वासन देते हैं कि वहां पर रिपोर्ट के आधार पर, आकलनों के आधार पर मैं वहां आपके माध्यम से पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो। मैं आपको चाहता हूं कि आप कह दे एक बार। मंत्री महोदय थोड़ा सा दया करिए। माननीय मंत्री जी, मान्यवर, संसदीय परंपराओं में शब्दों से ज्यादा भावनाओं का अर्थ निकलता है। जब हमने बहुत स्पष्ट कहा कि फिजिबिलिटी टेस्ट करा लेगा, उनके उत्तर में सरकार ने दे दिया। ये नहीं था कि 5 दलीलें उन्होंने दी तो उसके बाद हमने कहा कि हम फिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। तो शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है। शब्दों के बीच में जो बिटवीन द लाइन है, इसको माननीय सदस्य पढ़ लें, सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाएगी। चलिए अब विस्तार वापस लीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं इस विश्वास के साथ कि शीघ्र ही जो भी प्रक्रियाएं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए होंगी, उन रिपोर्टों का आधार बनाकर माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में पॉलिटेक्निक कॉलेज का नावाडी में निर्माण कराया जाएगा। मैं इसी विश्वास के साथ अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। माननीय सदस्य जी का सुशासन हो रहा। अध्यक्ष महोदय, बीएन जलान कॉलेज में खड़िया विद्यार्थियों का नामांकन होने के बावजूद खड़िया शिक्षकों को घोर कमी है तथा पठन पाठन में बाधित हो रहा है। अतः शासन के माध्यम से खड़िया विद्यार्थियों के लिए खड़िया शिक्षकों की मांग करता हूं। सवाल का जवाब हमको मिला कि मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि रांची विश्वविद्यालय द्वारा पठन पाठन हेतु विकल्प व्यवस्था किया जा रहा है। हम ये चीज जानना चाहते हैं कि विकल्प व्यवस्था, चूंकि बच्चों का तो एडमिशन हो गया है, जब बच्चों का एडमिशन हो गया, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो सर दिक्कत इसमें है। इसलिए रांची से विकल्प व्यवस्था, इसको थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा मंत्री से हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, पर खड़िया शिक्षक की नियमित व्यवस्था वर्तमान परिस्थिति में जेपीएससी के माध्यम से ही हो सकती है, लेकिन ये सबको विदित है कि जेपीएससी के माध्यम से नियमित शिक्षक की बहाली एक बड़ा दुरूह और बड़ा लंबा काम है। वैकल्पिक व्यवस्था का जो उत्तर विभाग के तरफ से आया है कि ऐसी परिस्थितियों में जहां छात्र हैं और बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो हम लोग नीड बेस टेम्पररी तौर पर लेते हैं और लेकर उससे पठन पाठन के काम को चालू रखते हैं। मान्यवर, यही विभाग ने उत्तर दिया है और हम अपने तरफ से माननीय सदस्य को ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने नए स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया है। अगर माननीय राज्यपाल की संस्तुति उस बिल को प्रदान हो जाती है तो आने वाले दिनों में इन विसंगतियों को हम लोग त्वरित समाधान कर पाएंगे और तब तक उन बच्चों के भविष्य के लिए विभाग वैकल्पिक तौर पर नीड बेस्ड टीचर्स को अपॉइंट करके उन बच्चों के पठन पाठन को आगे सुचारू रूप से वापस ले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, वापस तो लेना ही है, लेकिन वीर तिलंगा खड़िया का शहीद स्थल है, उसी प्रखंड के हैं, सिसई प्रखंड के, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि खड़िया ये भाषा है और वो एक भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है सर। और क्योंकि वहाँ के एडमिशन लेना, क्या बच्चों का तो गलती नहीं है, बच्चा तो एडमिशन ले लिया है स्टूडेंट, अगर टीचर नहीं आएगा तो फिर वो लोग भाषा अपना कैसे पढ़ेंगे। लोग हम लोग भाषा की बात करते हैं। हम मंत्री महोदय से एक चीज जानना चाहते हैं सर,
सर ऐसा नहीं होता कि ये बताएंगे कि कब तक वहाँ टीचर आएंगे, कब तक प्रोफेसर आएंगे, कब से वहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि बहाली वहाँ एडमिशन बच्चों का हुआ है और वहाँ खड़िया बहुल क्षेत्र है। इसलिए हमको बार बार इसमें बुलाया जाता है, मीटिंग हम जाते हैं, जानते हैं, तो बच्चों का भी बार बार ये बात को सुनने के लिए मिलता है। सर सत्ता में है, हमको तो बताना होगा कि कब तक यहाँ व्यवस्था करेगा, कब से विश्वविद्यालय से जाएगा और वहाँ पढ़ाई का एक मंत्री से थोड़ा संतुष्ट होना हम चाहते हैं। सर कब तक जाए? माननीय मंत्री जी आपको बता दें। माननीय सदस्य जिस कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं मान्यवर सभापति महोदय, उस कॉलेज में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में से 3 भाषाओं में पढ़ाई होती है। नागपुरी में पढ़ने वाले बच्चे वहां 300 माने 23, 24, 25 का हम जिक्र कर रहे हैं। नागपुरी में पढ़ने वाले बच्चे वहां 339 हैं। कुड़ुख में पढ़ने वाले बच्चे वहां 205 हैं और खड़िया में पढ़ने वाले बच्चे 16 हैं। अब मैं माननीय सदस्य को ये बार बार कह रहा हूं कि सरकार नीड बेस्ड खड़िया के शिक्षक को लेकर इन 16 बच्चों के पठन पाठन, उन 16 बच्चों में मान्यवर 2025 में अभी मात्र 3 बच्चे हैं। तो मैं बार बार उनसे ये आग्रह कर रहा हूं कि खड़िया के टीचर को नीड बेस के तौर पर अपॉइंट करके उन बच्चों की पठन पाठन की व्यवस्था सरकार करेगी। सवाल ये है कि अगर ये कोई उपस्कर है, फर्नीचर है जो बाजार से खरीद कर कॉलेज में ले जाकर रख देना है, तो उसके लिए समय सीमा तय की जा सकती है माननीय सभापति महोदय कि 2 महीने के अंदर हो जाएगा। हमने स्पष्ट कहा कि हम आपके लिए नीड बेस्ड टीचर की व्यवस्था करते हैं और नीड बेस्ड टीचर के माध्यम से पठन पाठन को सुचारू करेंगे। अब माननीय सदस्य वापस ले लीजिए, हो जाए। अच्छा, वापस तो ले लेते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर एक बात को बीच में हम कहना चाहते हैं, चाहे 16 बच्चा हो चाहे 10 बच्चा हो, जब वहाँ विकल्प दिया, ऑप्शन आया, तभी बच्चा वहाँ एडमिशन लिए हैं। अगर इसी चीज को हम बोलें कि आप लोग 10 बच्चे हैं, अभी आप लोग टीचर मैंने नहीं आएगा, ऐसा समय लगेगा, आएगा, वैसी बात नहीं है। बस हम इतनी का अपना वापस समर्थन को लेता हूँ, अंत करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है सर, वहाँ तो टीचर देना होगा, चाहे 10 बच्चा हो चाहे 20 बच्चा हो। जब पढ़ाई होगी तभी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लोग एडमिशन करेंगे और लेंगे, अपना भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा संचालित करेंगे और अपना भाषा को कभी नहीं भूल पाएंगे। अपना भाषा का तत्व से आगे बढ़ के अपना एक बहुत बड़ा भाषा के लिए आगे बढ़ेंगे। इतना ही कहा कि सर हम वापस लेते हैं सर, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नरेश प्रसाद सिंह। सरकार से के जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में 42 वर्षों से कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन 42 वर्षों में मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन पर कंपनी के द्वारा कभी भी सर्वेक्षण कराया नहीं गया है आज तक। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि मानव स्वास्थ्य पर, पशु स्वास्थ्य पर और पर्यावरण संतुलन पर सर्वे कराकर पब्लिक डोमेन पर सूचना को सार्वजनिक किया जाए। हम सरकार से यही चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, पूरक न तो हमको समझ में आया महोदय, पूरक विषय क्या, पूरक को रखे तब तो हम उत्तर देंगे महोदय। पहले पूरक को स्पष्ट करें महोदय। क्योंकि प्रश्न करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि प्रश्न एक लंबा चौड़ा है। सदन का समय बचाने के लिए सिर्फ हम इतना ही जानना चाहते हैं कि 42 वर्ष से कंपनी हमारे क्षेत्र में काम कर रही है और सर बहुत ही जहरीली गैस का उत्पादन वहां होता है। इसमें मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, पशु के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण संतुलन में क्या प्रभाव पड़ता है, कंपनी ने कभी सर्वे नहीं करा है। इसमें क्या समझने की बात है महोदय? ये तो सीधा सीधा प्रश्न है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि
चूंकि यह फैक्ट्री कोयल नदी के किनारे अवस्थित है, गर्मी के दिन में नदी के ऊपरी सतह से पानी समाप्त हो जाता है, ऊपरी सतह में पानी नहीं रहता है। कंपनी अपना काम चलाने के लिए जमीन के पानी के नदी के नीचे से पानी सोखती है, जिससे पूरा जोन ड्राई जोन हो जाता है। ऐसे भी वहां पानी का अभाव है। ठीक है, तो हम चाहते हैं, मंत्री जी समझ गए, हम एक मिनट हम चाहते हैं कि 2 महीना के लिए उस फैक्ट्री को गर्मी में बंद किया जाए या बाहर से पानी ला करके वो कंपनी चलावे, हमको कोई एतराज नहीं है। क्योंकि हम भी वहां के जनप्रतिनिधि हैं, बहुत आशा और विश्वास के साथ पब्लिक ने हमें वोट देकर के विधायक बनाए हैं। उन लोगों के द्वारा प्रेशर दिया जाता है कि हम लोगों को पानी से त्राहिमाम से बचाइए, और नहीं तो हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम उन लोग को आश्वासन दिए हैं कि सरकार के द्वारा कुछ न कुछ जरूर निराकरण किया जाएगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जिस फैक्ट्री से संदर्भ में उन्होंने कहा कि जल संकट वहां उत्पन्न हो गया महोदय, क्योंकि वह प्लांट जो उद्योग है वह 40-45 साल से संचालित है महोदय, 1-2 साल से नहीं, 40-45 साल से संचालित। और उस 40-45 साल से संचालन के क्रम में महोदय, जिस विषय को लेकर माननीय सदस्य कर रहे थे कि वहां जल संकट उत्पन्न होता है, तो महोदय उनको डीप बोरिंग करके जल निकासी करने का अनुमति नहीं दी जाती है महोदय। वो जल बोर से जल नहीं निकाल रहा है महोदय। दूसरा जो उनका कह रहा है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है महोदय, मैं मानता हूं कि चिंता सबको होता है कि कोई इंडस्ट्री अगर खुलता है तो पर्यावरण की क्षति होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन महोदय वो इकाई जो है मानकों को पालन करते हुए महोदय वो इंडस्ट्री को संचालित कर रहा है महोदय। और दूसरा जो इनका खंड है महोदय कि आखिर 2 महीना उसको रोक दिया जाए महोदय, जब वो बोरवेल से पानी ले ही नहीं रहा है महोदय। दूसरा पानी, हम इस बात को मानते हैं कि पानी का लेयर जो है वहां भूजल गर्भ नीचे चला गया है महोदय, और यह विभाग यह जो जल आपूर्ति के लिए जो भूजल निकासी का अनापत्ति प्रमाण पत्र महोदय केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है महोदय। हमारा राज्य सरकार के माध्यम से उनको नहीं मिला है महोदय। इसलिए माननीय सदस्य को हम इस बात से संतुष्ट कराना चाहेंगे कि अगर कहीं से भी पर्यावरणीय क्षति पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर उससे अवगत कराएं सरकार को, उस दिशा में काम करेगी। नीचे से डीप बोरिंग से पानी वो नहीं ले रहा है महोदय। और जहां पर जल संकट है महोदय, राज्य सरकार की नैतिक जवाबदेही और जिम्मेवारी है महोदय हमारे राज्य की जनता को पानी पिलाना। अगर पानी का किल्लत है महोदय तो उस विषय पर हमें माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करेंगे कि पानी वहां की जनता को कैसे मिलेगा, उसका प्रारूप और रूपरेखा तैयार करके हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे महोदय। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह करेंगे क्या अपना अभिस्ताव वापस ले लें महोदय। मेरा 2 छोटा प्रश्न है। डीप बोर से पानी नहीं ले, मेरा तो यही प्रश्न है, डीप बोर करा करके वहां पानी लिया जाता है, नदी में ऊपर पानी नहीं है, पानी कैसे ले रहे हैं वो? नदी में गर्मी के दिन में पानी सूखा हुआ रहता है, कहां से पानी ले रहे हैं? डीप बोर करके पानी लेते हैं, पहला। दूसरा चीज हम ये बोल रहे हैं कि मानव स्वास्थ्य पर, पशु स्वास्थ्य पर, पर्यावरण संतुलन पर सर्वे करा करके पब्लिक डोमेन में सूचना को सार्वजनिक करें। मेरा 2 प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है सर। मंत्री जी संतुष्ट कीजिए। महोदय बार बार माननीय सदस्य पर्यावरणीय क्षति की बात कर रहे हैं महोदय। देखिए, उद्योग इकाई को स्थापना करना भी हमारी रोजगार से लेकर के आर्थिक स्रोत का एक बड़ा माध्यम होता है महोदय। मैं तो कह रहा हूं महोदय उनको कि अगर पर्यावरणीय क्षति कहीं से भी अगर मानकों का पालन उन इकाई नहीं कर रहा है तो उस पर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। लेकिन महोदय पूरा पूरक में ये विषय को कह रहे हैं कि आखिर पशुओं को क्षति पहुंच रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, साउंड प्रदूषण हो। महोदय इस तरह का जांच रिपोर्ट में कहीं से नहीं आया। अगर उनको लगता है कि इस तरह के कहीं कोई क्षति पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार को अवगत कराएं महोदय। उस दिशा में हम लोग निर्देश देंगे पदाधिकारियों को, आगे की कार्रवाई की जाएगी महोदय। कहना ही चाहते हैं कि जांच इसका करवा लिया जाए, अगर जांच में आता है तो उस पर कार्रवाई किया जाए, यही तो हम कहना चाहते हैं। और निश्चित रूप से
डीप बोर से वहां पानी लिया जाता है। अब माननीय सदस्य को अधिकृत एजेंसियों से महोदय, थर्ड पार्टी से इसकी जांच पर्यावरण अध्ययन कराया है महोदय। उस तरह का वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन किया गया है जिसमें किसी तरह का नुकसान का कोई जिक्र और चर्चा और रिपोर्ट में नहीं आया महोदय, कहीं पर नहीं आएगा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में महोदय। यदि महोदय को CSR मत से भी वो पानी उन्हीं का वो डेवलपमेंट का काम कर रहा है महोदय, हर क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर माननीय सदस्य को कोई विषय लगता है, रिपोर्ट में थर्ड पार्टी करवा ली है महोदय और इसमें कहीं इस तरह का कोई शिकायत नहीं मिला है महोदय। उस जगह करीब 10-20 गांव में अंदर का पानी जो है खारा हो गया है नमक के चलते। इसका जांच करवा लिया जाए सर। माननीय सदस्य महोदय, चूंकि मैं भी उसी जिले का रहने वाला हूं और आप भी उसी परमंडल के रहने वाले हैं, ये देखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जिन प्रश्नों को रखा है, मामला है तो गंभीर, ये देखने की आवश्यकता है। मैं सहयोग करते हुए कहना चाहता हूं माननीय उत्तरदाता मंत्री जी को कि जल नीति के तहत ग्रासिम इंडस्ट्रीज को कितना पानी लेना है यह भी सुनिश्चित किया गया होगा जाहिर तौर पे, और सोर्स भी बताया गया होगा कि किस सोर्स से कितना पानी आप लेंगे ताकि वहां के रहने वाले निवासियों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़े। तो बेहतर मेरा सुझाव ये होगा कि कमिश्नर पलामू से एक रिपोर्ट मंगा लिया जाए और उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाए। महोदय उसमें जो माननीय और वित्त मंत्री साहब ने कहा कि कितना उनको अनुमति प्रदान है जल का, तो जल संसाधन विभाग के पत्रांक 553-26/5/2009 के द्वारा मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड गढ़वा को औद्योगिक उपयोग के लिए उत्तरी कोल से 2.646 MCM/ANNMU जल निकासी हेतु सहमति प्रदान की गई है महोदय। बड़ा क्लियर कट है महोदय। उसको वहां से गढ़वा के औद्योगिक उपयोग के लिए उत्तरी कोल से महोदय, नोट ए डीप बोरिंग से महोदय, उत्तरी कोल नदी से। हम इस संबंध में तो बहुत कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन मंत्री महोदय से आग्रह होगा कि इसका आप जांच करवा करके देख लीजिए कि वास्तव में यह रिपोर्ट सही है कि गलत है। आप वापस ले लीजिए, मंत्री महोदय आपका ही कर लेंगे, लेकिन आप वापस ले लीजिए। ठीक है महोदय, इनका हम वरीय पदाधिकारियों से एक रिपोर्ट पुनः मंगवा लेते हैं महोदय। अब माननीय सदस्य आग्रह करेंगे अपनी अविस्ताव वापस ले लें, करा लेंगे, जांच करा लेंगे। ठीक है, अविस्ताव आप वापस लेते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी। माननीय सदस्य श्री कुमार उज्ज्वल जी। महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इटखोरी प्रखंड में स्थित ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां भद्रकाली मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की निरंतर बढ़ती हुई संख्या, विशेष रूप से नवरात्रि, रामनवमी एवं अन्य प्रमुख पर्वों के अवसर पर होने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर का निर्माण तत्काल कराया जाए। यह मंदिर न केवल झारखंड अपितु बिहार, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कॉरिडोर निर्माण के प्रमुख लाभ श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। भीड़ प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार होगा। क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को गति मिलेगी। स्थानीय निवासियों को रोजगार एवं आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे। यह कार्य न केवल धार्मिक आस्था की रक्षा करेगा अपितु झारखंड सरकार भी धार्मिक पर्यटन विकास योजना के अनुरूप भी होगा। मां भद्रकाली मंदिर इटखोरी परिसर में कॉरिडोर निर्माण हेतु आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति तत्काल प्रदान करते हुए 6 माह के अंदर कार्य प्रारंभ कराया जाए।
माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इटखोरी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अभिस्ताव दिया है, लेकिन उनको भी विदित है कि इस प्रस्तावित कॉरिडोर में वन भूमि, जंगल झाड़, रेती, तमाम तरह की भूमि है और जब तक भूमि की उपलब्धता ना हो जाए तब तक किसी भी योजना का क्रियान्वयन कराना वहाँ संभव नहीं है। तो मैं माननीय सदस्य से यही कहूँगा कि हम लोग सामूहिक प्रयास करके कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भूमि की उपलब्धता हो जाए, उसके बाद जो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है वो सरकार निश्चित रूप से करना चाहेगी। वापस ले लीजिए महोदय। हमारा जो माँ भद्रकाली का मंदिर है वो 3 धर्मों का समावेश है महोदय, जहाँ पे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की संस्कृति देखने को मिलती है महोदय। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जहाँ तक भूमि की बात हो रही है तो लगभग 158 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई थी महोदय, जिसमें से लगभग 124 से 126 एकड़ भूमि जो है सो वन विभाग की भूमि थी महोदय। लेकिन इसमें एक जरूरी बात मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि इस परियोजना के लिए चतरा जिला प्रशासन के द्वारा 124 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। चूंकि यह भूमि जंगल झाड़ी श्रेणी की थी, इसके एवज में वन विभाग को अन्य अंचलों में दुगुनी गैर मजरूआ भूमि उपलब्ध कराई गई है महोदय, जिसका पूरा रिकॉर्ड जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के पास है और उसकी कॉपी भी है महोदय मेरे पास है। और महोदय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उपायुक्त महोदय के द्वारा भी, चतरा जिला के उपायुक्त के द्वारा लगभग एक 4/11/2025 को भी लेटर भेजा गया था महोदय। उसके बाद में भी भेजा गया महोदय, ये पूरा मेरे पास है महोदय। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए महोदय। सभापति महोदय, उनके पास जो कागजात उपलब्ध है जरा सा एक बार उसका अवलोकन करना चाहिए और वापस ले लीजिए जी। इनका भी पॉजिटिव है, भी बनाना चाहते हैं और आप भी बनवाना चाहते हैं, दे दीजिए और वापस ले लीजिए। और मैं महोदय में एक छोटा सा आग्रह ये भी करना चाहता हूँ, फिर भी अगर किसी तरह की आपत्ति अगर रहेगी तो हम लोग सब मिल करके उस आपत्ति को दूर करते हुए महोदय इसको कॉरिडोर को शीघ्र ही निर्माण कराएं और निश्चित तौर पे है कि मैं इस अभिस्ताव को वापस लेता हूँ। धन्यवाद। मैंने तो आपको कहा सामूहिक प्रयास करके हम लोग कोशिश करेंगे। जी सभापति महोदय, एक सुझाव, छोटा सा सुझाव है मेरा कि ये प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय और इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, 48 है। तो मेरा सुझाव होगा कि कोई भी माननीय सदस्य जो अभिस्ताव दिया उसको तो पता ही है और जो माननीय मंत्री जो उत्तरदाता है उनके पास भी कागज है अध्यक्ष महोदय। तो जो माननीय सदस्य इसको पढ़ते हैं तो पढ़ना नहीं है बल्कि पूछना है, कुछ पूछ लें, लेकिन ये पढ़ते हैं पूरा तो समय इसमें व्यर्थ जाता है। मेरा यही सुझाव है। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। हम अभिस्ताव को पढ़ते नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। सीपी सिंह जी अभी कहे कि अभिस्ताव पढ़ने से समय चला जाता है। ये सड़क काफी महत्वपूर्ण सड़क है और इस सड़क को मुख्यमंत्री सड़क योजना से बनाया नहीं जा सकता है, चूंकि पॉपुलेशन कम है, लेकिन यहाँ निवास करने वाले लोग आदिम जनजाति के लोग हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग हैं। और पीएमजीएसवाई सड़क से भी ये सड़क पीएमजीएसवाई से भी इस गांव को नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि संख्या कम है। इस सड़क के लिए मैं अभिस्ताव के माध्यम से इसलिए लाया था कि इस सड़क के बनाने के नजरिया को थोड़ा बदल करके प्रिमिटिव ट्राइब जो आज लोप हो रहा है उस समाज को हमें बचाना है। उस नजरिए से 7 किलोमीटर इस लंबा सड़क को किसी अन्य मत से बनाया जाए। वैसे मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन यह प्रिमिटिव ट्राइब्स का मैटर है, यह समाज लोप हो रहा है। उस हिसाब से इस सड़क को बनाने का कोई दूसरा फंड से इसको बनाने का कृपा करें मंत्री। बात दिया है
माननीय सदस्य को और उनके गैर सरकारी संकल्प के आलोक में पत्रांक 875 दिनांक 16/3 द्वारा कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल गढ़वा से प्रश्नगत पत्र से संबंधित फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की गई है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होते ही योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सदस्य ने प्रिमिटिव ट्राइब के बारे में मेंशन किया है, तो पीवीटीजी के लिए विशेष प्रावधान भी है। एक बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाता है तो हम लोग देख करके संबंधित रोड का निर्माण कराया जाएगा। धन्यवाद मंत्री महोदया को। मैं अपना विस्तार वापस लेता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा साहू जी। माननीय सभापति महोदय, मुझे सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है। इसमें भारत सरकार के वन मंत्रालय के द्वारा जो है वन भूमि की मंजूरी के लिए 19 बिंदुओं पर परीक्षा की गई है अध्यक्ष सभापति महोदय। तो मुझे सिर्फ ये जानना है, और वो परीक्षाओं को जो है जमशेदपुर डीएफओ को जो है भेजा गया और डीएफओ के माध्यम से पुनः फिर उसे जो है विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिरसा मुंडा विमानपत्तन रांची को जो है निराकरण के लिए पत्र भेजा गया। माननीय मंत्री जी से सिर्फ मुझे ये जानना है कि केंद्र के द्वारा जो परीक्षाओं पर जो है प्रश्न उठाए गए या आपत्ति दर्ज की गई है, उसका पूरा विवरण क्या हमें इस सदन पर उपलब्ध हो पाएगा? और इसके साथ एक और चीज था माननीय मंत्री जी, राज्य सरकार ने जो एएआई को किन किन बिंदुओं पर जो है निराकरण हेतु पत्र भेजा, अगर इसका भी जो जानकारी हमें इस सदन के माध्यम से उपलब्ध हो जाता तो अच्छा होता महोदय। और प्रत्येक बिंदु पर वर्तमान स्थिति क्या है, कौन से बिंदु जो है वो राज्य सरकार के पास लंबित है और कौन से ऐसे बिंदु है जो केंद्र के पास लंबित है, वो स्पष्ट हो जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय को गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से लाया है उसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर ने प्रयोक्ता अभिकरण मतलब यूजर एजेंसी माने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी शाखा बिरसा मुंडा विमानपत्तन रांची को उसके निराकरण के लिए कुछ बिंदु भेजे थे, जो कि बिरसा मुंडा विमानपत्तन के द्वारा वन विभाग में डीएफओ को नहीं दिया गया है, जिसके चलते ये मामला लंबित है। माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए मैं अब ये सत्र तो आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिन बिंदुओं पर उन्होंने जानकारी मांगी है इससे संबंधित एक पूरा का पूरा फाइल बनाकर एक आध हफ्ता या मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर में मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। वापस ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मेरा सिर्फ एक ही आग्रह रहेगा कि जमशेदपुर को एयरपोर्ट चाहिए और इससे जो है पूरे सिर्फ जमशेदपुर को ही नहीं पूरे कोल्हान को लाभ होगा। हमारे झारखंड की अर्थव्यवस्था और ज्यादा सुधरेगी। यहाँ पे जो पलायन हो रहे हैं वो भी रुकेंगे। वहाँ के जो जहाँ पे एयरपोर्ट आएगा वहाँ के आसपास के क्षेत्र भी विकसित होंगे। तो मेरा आग्रह होगा कि केंद्र सरकार भी चाहती है, जैसे कि उन्होंने अपने 2026 के बजट पे 100 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है इस विमानपत्तन के लिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है केंद्र के जो अधिकारी है उनके साथ जो है बैठक कर लिया जाए, उनको बुलाकर, और राज्य के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक, अगर हमारी भी आवश्यकता या सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम भी वहाँ पे आएंगे और सभी बिंदुओं पर चर्चा होने के साथ इसका निराकरण हो और जल्द से जल्द जो एयरपोर्ट है वो हमारे जमशेदपुर को प्राप्त हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वापस अविस्ताव वापस लिए। अगर इसका आश्वासन माननीय मंत्री जी देते हैं कि सभी बिंदुओं पर जो है अगर केंद्र से भी अगर कोई लंबित है चीजें, जैसा माननीय मंत्री जी भी बता रहे हैं कि एएआई के पास या वन विभाग के पास कुछ चीजें पत्र जो है वो आया नहीं है, तो अगर वो चीजें लंबित है तो उस पर जल्द से जल्द पहल की जाए, उनके अधिकारियों को बुलाकर यहाँ पे बैठक आयोजित की जाए, राज्य के जो हमारे अधिकारी हैं उनको बुलाकर बैठक की जाए और इस पर जो है निराकरण निकले। अगर ये आश्वासन माननीय मंत्री जी देते हैं तो हम ये जो है प्रस्ताव वापस ले लेंगे। माननीय मंत्री जी, सरकार ने अपने उत्तर में बड़ा स्पष्ट कहा है कि यूजर एजेंसी के द्वारा परिवेश पोर्टल में जिसमें भूमि के अभियोजन का प्रस्ताव जाता है वो बिरसा मुंडा विमानपत्तन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है उनके द्वारा अप्राप्त है, इसलिए राज्य सरकार का वन विभाग इसमें अग्रतर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। मैं सारे संबंधित
पत्राचार तमाम बिंदुओं को मैंने तो सदन को कहा कि 10 दिनों के अंदर मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा और इसके उपरांत यदि किसी बैठक की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार वह भी करने को तत्पर है। वापस ले जी, धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद आदरणीय माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह यादव जी। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह यादव। मैं पूरक पूछ लेता हूं और माननीय मंत्री जी को मैं यह बतलाना चाहता हूं, पहले हमारी बात को आप सुन लिया जाए, इसके बाद आप जवाब देंगे। इस रोड का नाम है जपला पथरा घाट रोड, जो बिहार सिवाना तक जाती है, जिससे हम सिरघाटी और डोभी होते हुए हम कलकत्ता चले जाते हैं। विभाग ने जब इस पथ को अधिग्रहण किया तो इसको घाट को काट दिया और 139 तक जो NH है वहां तक इसको अधिग्रहण किया। बाकी ये 10 किलोमीटर का रोड को छोड़ दिया। ये पूरा जपला पथरा घाट रोड जो था वो बिहार बॉर्डर तक था। विभाग ने जब अधिग्रहण किया तो घाट को काट दिया और NHI तक उसको ले लिया। तो हमारा माननीय मंत्री जी से कहना है कि इस रोड को आप पूरा बना दीजिए। ये रोड जो है बिहार बॉर्डर तक जाती है और 139 तक ही इसको NH तक बनाया, इसको आगे छोड़ दिया, अधिग्रहण ही नहीं किया, RO को ही छोड़ दिया। तो ये 10 किलोमीटर का रोड है, इसको आप जोड़ दीजिएगा तो आप बिहार बॉर्डर में भी हम चले जाते हैं, जो सिरघाटी होते हुए डूबी जाएंगे। इधर हमारा प्रखंड है आपका छतरपुर का नौडिया बाजार प्रखंड, उसको हम कर लेंगे। मंत्री जी। माननीय सदस्य जिस पथ की के महत्वपूर्ण होने का जिक्र कर रहे हैं उससे कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल सही है। अब किन कारणों से RCD ने उस समय ग्रामीण विकास से इसको न लेते हुए, ग्रामीण कार्य विभाग से इसको न लेते हुए इसको छोड़ दिया था, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं। और RCD ने NH 139 रोड कौवा खो से बेलाघाट मझगांव होते हुए नवडीहा बाजार RCD रोड तक पथ के मजबूतीकरण व दोहरीकरण की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडी कराकर प्रतिवेदन के लिए निर्देशित कर दिया है। फिजिबिलिटी हो रहा है, फिजिबिलिटी आ जाने दीजिए, इसके बाद हम लोग निश्चित रूप से आपकी सड़क बनवा देंगे। माननीय मंत्री जी, हमारा वो नहीं कहना है, हमारा कहना है कि आप इस रोड को सैंक्शन किए हैं, अभी बजट में लाए हैं आप, लेकिन NH 139 तक ही लाए। हमारा कहना है कि आगे जो ये रोड और जो छूट गया उसको तो अधिग्रहण कर लीजिए आप। रोड तो एक ही है ही, आधा को अधिग्रहण किया, आधा को आपने छोड़ दिया। मंत्री जी, मैंने तो स्पष्ट कहा कि जिस पथांश का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए विभाग ने अपने स्तर से लिखित रूप से आदेश दे दिया है। फिजिबिलिटी आ जाने दीजिए, DPR बनाकर आपके उस पथ का अधिग्रहण करते उसका निर्माण करा जाएगा। मंत्री जी, जपला से 139 तक आपने उसको सैंक्शन कर दिया, बजट में ले लाया, तो ये 10 किलोमीटर में कौन सा आफत पड़ा हुआ है? इसको भी अरे हम मना करें तब ना बोलिए आप, उसको भी ले। जब हम बोल रहे हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट करा ले रहे हैं तो उसके बाद फिर चलिए माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस लीजिए, हम सहमत हैं आपकी बात से, चलिए हम वापस लेते। डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। सभापति महोदय, मेरा यह प्रस्ताव उसी रोड से संबंधित है जो पहले मैं लाया था ताराकांत प्रश्न के माध्यम से, डाल्टन लेसिंग पांकी पथ, जिसको चौड़ीकरण करने और सुदृढ़ीकरण करने के लिए और उसमें डिवाइडर लगाने के लिए तो मंत्री जी से पहले भी आश्वासन मिला था। एक बार फिर मैं चाहूँगा, ये अति महत्वपूर्ण रोड है महोदय, इसलिए फिर से चाहूँगा कि ये जब तक इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, कल भी आज एक आदमी मर गया, उधर से रोड जाम किया लोग, अब इसके बाद लाठीचार्ज हो गया, गोली से हो चल गए। तो इसको महत्वपूर्ण रोड है, इसलिए थोड़ा सा आश्वासन फिर से। बैठ जाए तो मैं उत्तर दे दूं। आपका DLP हमको याद हो गया। अभी तक DLP का मतलब हम लोग समझते थे डिफॉल्ट लाइबिलिटी पीरियड, लेकिन
माननीय सदस्य ने डाल्टनगंज रसलीगंज पाकी पथ इसको स्टेब्लिश करा दिया कि यही डीएलपी है। माननीय सभापति महोदय, पूर्व में भी अल्पसूचित में भी आया, ध्यानाकर्षण में भी आया, तारांकित में भी आया और गैर सरकारी संकल्प भी आ गया। तो सरकार का उत्तर वही है और आप पूर्व में भी संतुष्ट हो चुके हैं। मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि सरकार के उत्तर को मानते हुए अभिस्ताव वापस ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण जल्दी महोदय करा देंगे, सरकार करा देगी। मंत्री महोदय, मैं अपना अभिस्ताव वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, हम प्रश्न को पढ़ के समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम आते हैं। आपने जवाब दिया कि गुड़ाबंदा प्रखंड में 50 बेड का एक मेसो अस्पताल विकास भारती की तरफ से चल रहा है और दूसरा में आप दिए हैं कि गुड़ाबंदा प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुरा में चल रहा है। हम पहले महोदय इसका भौगोलिक संरचना जो है ये बता देना चाहते हैं। गुड़ाबंदा बिल्कुल जंगल झाड़ी पहाड़ के बीच एक टापू है और जहां पर दलभुंगड़ का वीडियो को उग्रवाद ने किडनैप करके ले जाके वहीं रखा था, इसका मतलब उग्रवाद उपनिवेश बना दिया उस क्षेत्र में। और वहां से बोहड़ागुड़ा का दूरी, सीएससी का दूरी 30 किलोमीटर, दलभुंगड़ सीएससी का दूरी 30 किलोमीटर और उड़ीसा उसका जो पार्श्ववर्ती हम लोग का प्रतिवेशी राज्य है वहां का जो सीएससी है उसका भी दूरी करीब करीब 40 किलोमीटर। और वहां पर सिर्फ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। मेसो परियोजना का जो बात आप कह रहे हैं, हम 2 दिन पहले शून्यकाल में रखे कि 6 महीना से विकास भारती उन लोग का वेतन नहीं दिया, जिसका चलते उसका स्ट्राइक चल रहा है। और ये महोदय जब से वो शुरू हुआ है तब से ये पोलियो लेके माने चल रहा है। हमेशा साल में 2 बार 4 बार इसी तरह का होता है कि पेमेंट ठीक से नहीं होता है तो स्ट्राइक चलता है। और जो उन लोग को मानदेय या वेतन दिया जाता है वो काफी नगण्य है महोदय। यहाँ पर लिखा गया कि एक लंबा सूची दे दिया डॉक्टर का, लेकिन हम जितना जानते हैं कि 2 डॉक्टर वहां पर रहता है, माने जिसमें एक डॉक्टर हमेशा रहता है और बाकी कॉल करने से वहां पर आता है। हमको कहना है कि अगर माँ है तो हम मौसी को माँ क्यों बोलेंगे। हमारे वहां पर जब आप शासन के लिए थाना बना दिए, लंबे समय लड़ाई करके हम लोग वहां पर ब्लॉक बनाए। अब हमको लगता है कि ये तो एक अंग है, एक इंसान का एक अगर शरीर बना रहे आप तो पैर हाथ कान नाक की बनाना एक अंग है। तो हमको कहना है कि यह अस्पताल ये भी एक उसका एक पार्ट है क्या और एक बड़ा पार्ट। हम माननीय मंत्री महोदय से कहेंगे, इनको सबसे पहले धन्यवाद देंगे कि छोटा छोटा बात पर भी इन्होंने हमको फोन करके हमारा समझते हैं कि क्या आपका मांग है और आज तक सब कुछ किया है। अभी रोजा चल रहा, रोजा में तो ऐसे ही लोग दान दक्षिणा करते रहते हैं और इनका हृदय भी बहुत बड़ा है। अभी आज भी रोजा रखे तो हम क्या चाहते हैं माननीय सदस्य, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि यहाँ सीएससी तो बनाया जाए। जब ब्लॉक बनाए, ब्लॉक का जरूरत क्या था, जब ब्लॉक बनाने का जरूरत समझे तो सीएससी क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, माननीय मंत्री जी का प्रश्न बहुत ही इफेक्टिव है सर, और हम इनसे कहना चाहते हैं सर कि राज्य बने हुए 25 साल हो गए और आप बताइए कि अभी तक वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं पहुँचे महोदय। पूर्व का मामला है, संज्ञान में मेरे आया है महोदय, और मैं धन्यवाद देता हूँ महोदय विधायक जी का, समीर मोहंती साहब को, जो लगातार मैं देखता हूँ हमेशा मेरे पास आते हैं, शिकायत लेके आते हैं कि डॉक्टर्स का अभाव है, हॉस्पिटल का अभाव है, इसको ठीक कर दीजिए। तो इसी तौर पर महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ कि बूढ़ा बांधा प्रखंड के अंतर्गत महोदय वहाँ पर ब्लॉक तो बना महोदय, पुराना मामला है, और अभी तक वहाँ हॉस्पिटल नहीं बना। सोचिए महोदय, क्या राज्य हम लोग इसलिए लिए थे क्या? बताइए, क्या मेरी गलती है? बता दें आप। जब प्रखंड बन गया वहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है, क्या आदिवासियों का इलाज नहीं होगा क्या महोदय वहाँ? अब बगल में बता रहे हैं कि बॉर्डर है, उड़ीसा का बॉर्डर है, वहाँ इलाज हो रहा है और हमारे झारखंड में इलाज नहीं होगा। इसलिए महोदय मैं इस मामले को लेकर मैं सभी सदस्यों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ इस बार महोदय सबसे ज्यादा सभापति महोदय विधायकों का प्रश्न आया है। जब विधायकों का प्रश्न आ रहा है तो डेफिनेटली महोदय
उनको विश्वास है कि स्वास्थ्य का लेकर यहाँ काम हो रहा है। हम आज बताना चाहते हैं, वहाँ पर महोदय हॉस्पिटल नहीं था, तो हम लोगों ने वहाँ पर बुढ़बांदा प्रखंड में कल्याण विभाग के द्वारा 50 बेडेड हॉस्पिटल जो मेसो अस्पताल विकास भारती संस्था के नाम से संचालित है महोदय। मेसो अस्पताल में 2 डॉक्टर्स हैं महोदय जो विशेषज्ञ MD मेडिसिन है और 2 जनरल सर्जन भी हैं, 1 आइज डॉक्टर्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं और टोटल 46 पारा मेडिकल स्टाफ के साथ वहाँ काम कर रहा है। इनका कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे वेतन सही से नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स वहाँ नहीं आ रहे हैं पर्याप्त, तो महोदय इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पुराने जितने बिल्डिंग है हम उसको नया कर रहे हैं। अभी इससे पहले ही मैंने कहा, और डॉक्टर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अभी हम बहुत जल्द सभी विधायकों को, माननीय विधायकों को पत्र लिखने जा रहे हैं कि आप बताइए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अभी 1200 डॉक्टर की हम बहाली करने जा रहे हैं। दूसरा इनका पूरक है महोदय, ये हमसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांग रहे हैं, तो मैं महोदय इनसे कहूँगा कि आबादी के अनुसार मैं देख लेता हूँ जो नॉर्म्स में अगर कितना आबादी है वहाँ पर इतना बड़ा बिल्डिंग हम बना दें और नहीं ठीक से संचालित कर पाए तो भी खराब लगेगा। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं हमारे विधायक जी काफ़ी अच्छे भी हैं महोदय, हम रिपोर्ट मंगवा लेते हैं और आबादी के अनुसार महोदय हम विचार करेंगे महोदय। धन्यवाद महोदय। हमको कहना है कि आबादी का हिसाब से तो आहर्ता का अभी तक इसका पहले भी हमारे जगत जी बात उठाए थे तो आपने कुछ जवाब उसमें दिए हैं। हमको कहना है कि ये बिल्कुल सबसे अलग है क्योंकि ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, जंगल झाड़ी के बीच, पहाड़ के बीच एक टापू है और कनेक्टिविटी जो है नदी पार करके, सुवर्ण रेखा नदी पार करके आना पड़ता है। अब 30-35 किलोमीटर दूरी में ही सरकारी जो PSC CSC है, हमको कहना है कि तत्काल आप कम से इसको PSC तो कर सकते हैं और 2 डॉक्टर तो कर सकते हैं। डॉक्टर का भी तो इलाज का जरूरत होता है महोदय, एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर का अगर कभी बीमार हो गया तो अस्पताल का क्या होगा। और मेसो का ये तो जीता जागता उदाहरण है। 2 दिन पहले हम सवाल उठाए 0 आवर में कि 6 महीना से उन लोग का पेमेंट नहीं, वो लोग स्ट्राइक में। और ये पोलियो जन्म लेने से ही वो लोग शुरू हुआ पोलियो का बीमारी महोदय। हमेशा हर साल 2 बार 4 बार मेसो परियोजना का वो अस्पताल बंद रहता है। पहला तो ये है कि उसका इतना माने नगण्य उसका जो ये है आपका पेमेंट जो है, वेतन जो है, जिसमें कोई काम नहीं करना चाहता, जो जिसको कोई दुनिया नहीं लेता उसको वहां पर रखता है और उसमें पारदर्शिता तो आप छोड़ दीजिए। तो हमको कहना है कि मेसो परियोजना चला रहा उसको ठीक ठाक चलाया जाए, 6 महीना से वेतन नहीं उसको चालू किया जाए। और हम आज भी बोल रहे कि अगर माँ है तो मर्सी को हम माँ क्यों बोले। आप काफी तेज तरार है, आप संवेदनशील है, आप बेहतर काम कर रहे हैं, आपसे उम्मीद भी हम लोग का बहुत ज्यादा है मंत्री जी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप तुरंत में तो कम से PSC तो घोषणा करिए। मैं डेफिनेटली मैं श्योर करता हूँ माननीय सदस्य को कि अगर आप बता रहे हैं कि वो थोड़ा इंटीरियर है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो सर मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्द महोदय मैं CS को भेजकर वहाँ पर वो रिपोर्ट मंगा लेता हूँ और अभी तत्काल 2 डॉक्टर्स हम दे देते हैं महोदय वहाँ। आप अभी तो PSC और 2 डॉक्टर का PSC तो कर सकते हैं, CSC में आहर्ता महोदय हम CSC में थोड़ा दिक्कत है, हम PSC हम बना देंगे महोदय, आश्वस्त करते हैं। चलिए वापस माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि गोड्डा जिला के देवडांग, सरोनी, राजाभीटा एवं हंदवाड़ा को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। मुझे उत्तर प्राप्त है और हमें लगता है कि सरकार सकारात्मक रुख ली है कि अभी जनगणना का नोटिफिकेशन होने वाला है, इसके बाद सरकार इस पर विचार करेगी। तो हमें लगता है कि उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ, मैं इसे वापस लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नागेंद्र महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य तो आ गया है। बगोदर सरिया के अनुमंडल पदाधिकारी श्री संतोष कुमार गुप्ता पूर्व में बिरनी में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे, जिसका स्थानांतरण धनबाद में हुआ और धनबाद जाने के बाद
फिर जब बगोदर सरिया अनुमंडल बना तो अनुमंडल पदाधिकारी के रूप पर पुनः बगोदर में पदस्थापित हो गए। कहने का मतलब है, और जो सवाल मैंने किया है कि वहां के भूमाफियों के साथ इनका साठगांठ है, लेकिन सरकार का वक्तव्य जो आया है बड़ा विचित्र आया है कि जांच के क्रम में कुछ नहीं पाया गया। कहने का मतलब विधायक का आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद और विसंगत है। और तो और उत्तर में यह भी आया कि श्री गुप्ता को अनंत पदस्थापन करने एवं कानूनी कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है। तो क्या वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थापित किया जाए? जब तक वो रहेंगे तब तक वहीं पर काम करते रहेंगे। अगर नहीं तो गिरनी से जब धनबाद गए, फिर धनबाद से पुनः उसको क्यों ट्रांसफर यहाँ किया गया? मान्य सदस्य उत्तर ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पदाधिकारी संतोष कुमार गुप्ता के बारे में माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी अनुमंडल पदाधिकारी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें, से अन्यत्र भेजें जिससे बागोदर विधानसभा क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। जिस तरह के आरोप माननीय विधायक द्वारा उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो हम लोग ने स्पष्ट उत्तर दिया अध्यक्ष महोदय। प्रखंड विकास पदाधिकारी बागोदर सरिया के रूप में ये कार्यरत थे, इनका कहना था, लेकिन कब कब कौन कौन प्रखंड में कार्यरत थे ये भी हम लोग ने लिख दिया। जैसे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी बिरनी गिरिडीह दिनांक 23/3/2020 से 9/7/2021 तक। ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1075 दिनांक 12/3/2020 द्वारा प्रस्तावित। फिर लिख दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी डांडी हजारीबाग में थे। ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1897 दिनांक 1/7/2021 द्वारा पदस्थापित। प्रोन्नति के उपरांत धारित पद का उत्क्रमण। उप निर्वाचन पदाधिकारी छतरा में भी पदस्थापित थे। मंत्रिमंडल सचिवालय निर्वाचन विभाग की अधिसूचना संख्या 21 दिनांक 27/7/2023 द्वारा पदस्थापित। और अनुमंडल पदाधिकारी बागोदर सरिया गिरिडीह दिनांक 23/10/2023 से 8/3/2024 तक। विभागीय अधिसूचना 97 दिनांक 17/10/23 द्वारा पदस्थापित। फिर भूमि उप समाहर्ता धनबाद के रूप में पदस्थापित। राजस्व निबंधन में भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 17/18 दिनांक 5/3/2024 द्वारा पदस्थापित। उसके बाद अध्यक्ष महोदय अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में बागोदर। मान्य मंत्री जी, मान्य सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्ति तक समय बढ़ाया जाए। चलिए। अनुमंडल पदाधिकारी बागोदर सरिया में विभागीय अधिसूचना संख्या 6070 दिनांक 20/9/2024 द्वारा पदस्थापित हुए अध्यक्ष महोदय। अभी पदस्थापित हुए 2024 में 9वां महीना में, तथा वर्तमान में कार्यरत अनुमंडल पदाधिकारी के। चलिए मान्य सदस्य, तो अपना अभिस्तर संदर्भ में उपायुक्त से भी हम लोग ने रिपोर्ट मांगा अध्यक्ष महोदय। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी अंचल में इस तरह का अनियमितता की मामला नहीं आए, मिलीभगत की मामला नहीं आई, इसलिए इस पर कोई आरोप नहीं बनता है और इसलिए ये निराधार है। उन्होंने लिखित रूप से उपायुक्त महोदय ने चिट्ठी। अध्यक्ष महोदय, हमारा वक्तव्य निराधार और बेबुनियाद है, लेकिन उसी जिला में दोबारा पदस्थापित करने का क्या उचित है? बगोदर विधानसभा अंतर्गत पड़ता है बिरनी बगोदर सरिया। अब बगोदर सरिया अनुमंडल जब बना तो धनबाद से पुनः फिर उसी विधानसभा क्षेत्र में क्यों डाला गया? अगर कोई लस नहीं है, और ये जांच प्रतिवेदन कौन देते हैं? उपायुक्त। तो उपायुक्त का विरोध में जांच प्रतिवेदन भेजेंगे, वो जांच तो उनका फेवर में लिखेंगे अपने स्टाफ के विरोध में, समर्थन में। अगर जांच ही कराना है, अदर दूसरा एजेंसी से जांच करवाइए कि हकीकत बात क्या है। वहाँ भू माफिया का वर्चस्व है। मान्य सदस्य जी, आपके मुंह से आपने ठीक ही सुझाव दिया सरकार को। अगर ऐसा है तो मान्य मंत्री जी उत्तर दें। उनका इच्छा है कि जिस पदाधिकारी के विरोध में इन्होंने अभिस्ताव लाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य आग्रह करता हूं कि यदि कोई ऐसा आरोप इनके द्वारा जानकारी है या इनको पता है कि इसमें उन्होंने गलतियां की हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, अनियमितता की है, लिखित रूप से जरूर जांच कराएंगे। यदि दोषी पाए जाते हैं तो उस पर जो नियम संगत होगा उस पर कार्रवाई करेंगे।
लेकिन आरोप ऐसे करने से अध्यक्ष महोदय इसका कोई आरोप रिपोर्ट कोई साबित नहीं है। लिखित रूप से दे, कोई आरोप है तो निश्चित रूप से जांच करके उस पर कार्रवाई। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर किस लक्ष्य के तहत उनको पुनः पदस्थापित किया जाता है। अगर वो गलत नहीं करता है और उस गलत से कोई उपार्जन होता है, उसे बंदरबाट नहीं किया जाता है, फिर उसको क्यों मयूख किया जाता है, क्यों नहीं दूसरे जगह हटा दिया जाता है? सरकारी कर्मचारी का कोई लिखा हुआ है कि एक ही प्रखंड में बराबर जिंदगी? माननीय नागेंद्रनाथ महतो जी, अभिस्ताप का प्रस्ताव है और अभिस्ताप का प्रस्ताव में माननीय सदस्य माननीय मंत्री से जो अभिस्ताप के विषय लाए हैं उस विषय में साधारणतः पॉजिटिव उत्तर लेना चाहते हैं, यही मूल विषय है। अब ठीक है, वो माननीय मंत्री जी भी आपको बोले कि अगर उस तरह का कोई विषय है तो आपने लिख करके दीजिए, जांच करा के अगर मान लीजिए दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगा। ये बात तो सदन में बोल चुके। मेरा एक ही मांग है, वैसे पदाधिकारी को वहां से हटा दिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना जांच किए, बिना आरोप पत्र गठित किए हुए उस पर माना किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही कार्य कर रहे हैं, तो फिर उस पर हटाने की तो कोई मामला नहीं बनती। माननीय विधायक को लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, किसी भी चीज पे गलतियां उन्होंने देखा है तो लिखित रूप से दे, मैं जांच करा लूंगा, जांच में सही पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य अभिस्ताव वापस। माननीय सदस्य, आपसे तो लिखित मांग रहा है, आप लिखित दे दीजिए और अभिस्ताव प्रस्ताव ले लीजिए। जी, मैं लिखित दे देता हूँ। हाँ, और अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लिया। धन्यवाद। संत मरियम स्कूल मेदिनी नगर डाल्टनगंज पालामू के बच्चे सदन के कार्रवाई देखने के लिए आए हैं। मैं उन तमाम बच्चों के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी महोदय, मेरा अभिस्ताव यह है महोदय कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही प्रखंड के ग्रामीणों को तिलैया जलाशय से बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना पिछले कई वर्षों से लंबित है महोदय, और मेरा मांग है महोदय कि 2025-26 में बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना का अधूरा कार्य को पूर्ण कराकर बरही के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। तो आप उत्तर से संतुष्ट नहीं है मनोज बाबू? जी सर, उत्तर तो आपको दे चुके हैं सर। मिला महोदय, तो उत्तर के संबंध में बोलना चाहते हैं महोदय कि इन्होंने कहा कि NHAI द्वारा शिफ्टिंग कार्य किए जाने के उपरांत 1 माह के अंदर विभाग द्वारा योजना का टेस्टिंग कार्य प्रारंभ किया जाएगा। महोदय, टेस्टिंग कार्य प्रारंभ किया जाएगा कि पानी पिलाइएगा महोदय? टेस्टिंग कराएंगे, टेस्टिंग कराइएगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमको एक चिंता है माननीय मंत्री जी कि सदस्यों का छीजन हो रहा है, थोड़ा जल्दी संतुष्ट करिए। हम संतुष्ट मनोज बहुत ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं हम। नहीं, वो तो ठीक, चलिए। इस सवाल में ही महोदय मनोज बाबू अपने सवाल में अपने उलझ रहे हैं। बड़ा स्पष्ट उत्तर है महोदय, इससे बेसी कि भाई NHAI द्वारा सड़क मरम्मती के कार्य प्रगति पर था, प्रगति के क्रम में पाइपलाइन टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया। अब वो शिफ्टिंग NHAI द्वारा शिफ्टिंग पाइपलाइन को कराया जा रहा है और शिफ्टिंग के दौरान उसको टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग के द्वारा अंत पाराऊ नहीं पड़े 1 महीना के अंदर में टेस्टिंग करके शुद्ध पेयजल मनोज बाबू को क्षेत्र में पिलाया जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे महोदय अब प्रस्ताव वापस ले ले महोदय। नहीं, वो जान रहे थे, बोल नहीं रहे थे महोदय। प्रभारी मंत्री जी, उत्पाद प्रभारी मंत्री भी महोदय, कि पानी से ज्यादा दारू पिलाने में विश्वास कर रहे हैं आजकल, इसीलिए प्रश्न करना पड़ा। ऐसे हमको विश्वास है महोदय, विश्वास है कि हम लोग को बरही को पानी मिल जाएगा महोदय, इसलिए यह प्रस्ताव वापस लेता हूँ। धन्यवाद। उसी का तो टेस्टिंग हो रहा है मनोज बाबू, इसी का टेस्टिंग हो रहा है कि दोनों विभाग उनके पास है, कहीं पानी में तो नहीं जा रहा है। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद जी।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए एक बहुत दवा दारू आप ही तो बोलते हैं डॉक्टर साहब, गरीब मरीज आपके पास आता है तो बोला डॉक्टर साहब कम पैसा में दवा दारू दे दीजिए, तब क्या करिएगा? तो दोनों पूरक चीज है। चलिए प्रदीप प्रसाद जी। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक बहुत ही गंभीर समस्या लेके मैं पहले भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से पिछले सत्र में आया था महोदय। स्थिति ये है, थोड़ा मैं देहाती भाषा में समझा देना चाहता हूँ महोदय, कि एक आदमी को घर से निकाल दिया जाता है कि दूसरे घर में तुम चले जाओ। अब 12 साल से न वो घर जा पा रहा है न ये घर में रह पा रहा है महोदय। मामला हजारीबाग का मेन टाउन जो हो गया, बाडम बाजार बोला जाता है महोदय, झंडा चौक पूरा इलाका जो आता है, 2014 से वहां का रसीद निर्गत करना बंद कर दिया गया है। न वहां फ्लैट बन पा रहा है, न लगान कट रहा है, न किसी को लोन मिल पा रहा है। अगर किसी की बेटी की शादी है तो अपनी जमीन नहीं बेच पा रहा है, किसी को एजुकेशन लोन लेना है तो लोन नहीं ले पा रहा है, एलपीसी नहीं बन पा रही, मैंने कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा। अगर हम लोग अपने में भी देख ले, अगर हमें अपने जमीन बेचने का अगर 12 साल से वंचित कर दिया जाए, हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो कैसा होगा? ध्यानाकर्षण से भी लाए, बार बार इस मामलों को उठाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के कान में कोई जू नहीं रखता। ये सिर्फ फाइल घूम घूम के रह रहा है महोदय। हम बस इतना ही चाहेंगे, हमारी जनता बोलती है अगर नहीं होता है तो आप अनशन में बैठो। अगर इसका समाधान नहीं करेंगे महोदय तो मजबूर होकर हमको अमरण अनशन में बैठना होगा। इसको कब कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे महोदय, इसका निराकरण का हमको जवाब दिया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी। के 140 हजारीबाग से संबंधित है अध्यक्ष महोदय, जिस पर इन्होंने क्या कहना है माननीय सदस्य का 2014-15 से लगान रसीद कटना बंद है और भी बाकी चीजें नहीं होने से आम जन को परेशानी हो रहा है। लेकिन हम लोग ने स्पष्ट कर दिया वहाँ का जो डेमोग्राफी है वहाँ पर बहुत सारा विसंगति है, तो इसलिए उसको नए तरीके से सर्वे करने के बाद ही उस पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में है। चूँकि भारत सरकार का नक्शा का एक पायलट प्रोग्राम चल रहा है अध्यक्ष महोदय की अर्बन एरिया को सर्वे कराने से संबंधित, तो झारखंड सरकार से 3 नगर पालिका क्षेत्र को सर्वे कराने से संबंधित है, जिसमें सिमडेगा के बदले हजारीबाग जहाँ उल्लेख किया है थाना नंबर 140 का, उसका प्रस्ताव भारत सरकार को गया हुआ है अध्यक्ष महोदय DOLR को। उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलने के उपरांत ही इस संबंध में कोई कार्रवाई किया जा सकता है। और जहाँ तक माननीय सदस्य चिंतित है, सभी का चिंता का विषय है, हम लोग भारत सरकार को एक बार आग्रह कर सकते हैं पत्र के द्वारा कि इस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए ताकि लोगों की जो परेशानी है उसको दूर किया जा सके। हम लोग के अधीन नहीं है अध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार से बिना परमिशन किए संभव नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये सदस्य से मेरा आग्रह होगा कि अभिस्ताव को वापस लें, स्पष्ट जवाब आदेश। अध्यक्ष महोदय, प्रदीप प्रसाद मंत्री जी का मैं उत्तर सुना भी, केंद्र से लगा जाएगा, लेकिन उसको वंचित तभी करना चाहिए था, घर से तभी निकालना चाहिए था, दूसरा घर मिलता। कोई बात नहीं महोदय, जब तक हो रहा होने दीजिए, लेकिन पूर्व में जिस तरह से रसीद कट रहा था उसको तो चालू कर दीजिए। पुराना घर दे दीजिए उसको महोदय, नया घर नहीं देना है तो पुराने घर में रहेगा, वही संतुष्ट है, काम हो जाएगा ना। क्या मतलब है दूसरे जगह भेजने का? जहां था वहां तब तक रहे, जब नया घर बन जाएगा उसको भेज दीजिएगा मंत्री महोदय, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पुराना स्थिति बहाल कर दिया जाए, था स्थिति बहाल कर दिया जाए, जो 14 से पहले था उसको बहाल कर दिया जाए महोदय, बहुत कृपा होगी। बहुत लोगों का बहुत इसी सुझाव के साथ आप अपना अभिस्ताव वापस लें। जी मैं ले लूंगा महोदय, लेकिन थोड़ा सा हम क्या जवाब दें, कैसे? बहुत तकलीफ में लोग हैं महोदय। मैं सुझाव ज्यादा लंबा बोलने पे विश्वास नहीं करता, काम कैसे हो। और मंत्री महोदय से मैं यही अनुरोध करूंगा कि मैं वापस जरूर लेता हूं, लेकिन इसका कुछ निराकरण निकलना चाहिए। केंद्र और राज्य के चलते ये योजना 10-20 साल और लटक जाएगा महोदय। सच्चाई यही है, हमारे देश में यही हो रहा है और हमारे राज्य में खास करके यही हो रहा है। चाहे वन विभाग का मामला हो या मामला राजस्व विभाग का हो, दोनों में स्थिति बहुत बदतर है महोदय। तो इसको पूर्व जो स्थिति थी वही बहाल कर दिया जाए, निवेदन नहीं करते हैं और मैं अपना अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य कौन है? नहीं समझ पाए। चंद्रदेव महतो जी, चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आप लोग आसन को अगर सहयोग करें तो थोड़ा हम लोग अभी भी हम लोगों के पास मात्र हम लोग 30 पर पहुंचे हैं, 48 है। थोड़ा सा आसन को सहयोग करिए। संक्षेप में ही हम ये कर रख रहे हैं। जो अभिस्ताव है कि वन भूमि में आजादी से पहले से
जो परिवार रह रहे हैं उनको अभी तक वन पट्टा नहीं दिया गया है, और जो अभिस्ताव था उसको स्वीकार करते हुए जवाब भी वही आया है। इस पर कुछ परिवार के ऊपर मुकदमा भी किया गया था जो उत्तर में शामिल है। मेरा यह है कि महोदय, ये जो परिवार है जो आज़ादी से पहले उस जमीन पर रह रहे हैं, इन लोग के पास दूसरा कोई और भूमि नहीं है, या फिर वो घर भी हो सकता है वन विभाग का है। ये लोग को यदि पीएम आवास या अबू आवास मिलता है, उसको बनाने जाते हैं तो वन विभाग उस पर मुकदमा करके अंदर कर दिया जाता है, उसको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बेल लेना पड़ता है। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के लिए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि वहाँ कैंप लगा करके इसका ये हो, समाधान हो, लोगों को पट्टा मिले। यदि इतना सरल नहीं होगा तो ये लोग वहाँ पट्टा नहीं ले पाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो प्रक्रिया है या नियम है, कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं तो उनको 1 महीना में पट्टा मिल जाता है वन भूमि में। तो ये व्यवस्था को थोड़ा वहाँ पर ये हो के सरकार की ओर से पहल करके उन लोगों को पट्टा दिलाने का काम होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। आने के बाद सर हमने डीएफओ से बात किया और उसने ये वन पट्टा देने के संबंध में कहा कि हम सभी को अबुआ बीर दिसुम वन पट्टा का जो योजना था उसके माध्यम से सभी को हम प्रदान करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेंगे। और जहां तक कार्रवाई की बात है, केस भी हुआ है 2 जन का सर। हम बोले केस को खत्म करिए, उसने कहा कि केस को भी हम खत्म कर दे रहे हैं, लोक अदालत लगा के हम खत्म कर देंगे केस को। कार्रवाई अभी जब तक कुछ नहीं होता है, बना हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, कार्रवाई भी नहीं होगा। तीनों, एक क्वेश्चन था सर, तीनों पे हमने बात किया डीएफओ से, तीनों पर उसने स्वीकृति प्रदान किया। ठीक है चंद्रदेव बाबू, वापस एक मिनट अध्यक्ष महोदय। उत्तर में जो है मेरा गोविंदपुर प्रखंड में जैसे वन पट्टा दिया गया है, बलियापुर प्रखंड में भी शिवपुर और पहाड़पुर ये दोनों जगह लंबित है। तो मेरा आग्रह होगा कि दोनों जगह के लिए कैंप का घोषणा कर दिया जाए या निर्देश दे दिया जाए, कैंप लगा के वहाँ अधिकारी लोग करें। चूंकि जो प्रक्रिया है ग्राम सभा के बाद फिर फॉरेस्ट राइट कमेटी, फिर सब डिवीजन लेवल कमेटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, इन प्रक्रिया को वो लोग पूरा नहीं कर पाएंगे तो जिला स्तर से ही और प्रखंड के ही सारे लोग कैंप करके वहाँ उसका ही करें, तो हमको लगता है कि उन लोगों का तकलीफ दूर हो। चलिए, इसी सुझाव के साथ अभिस्ताव वापस ले लीजिए। इसी उम्मीद के साथ उम्मीद के साथ अभिस्ताव वापस लेते हैं। चलिए, माननीय सदस्य दशरथ गगरा जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सरायकेला खरसवां जिला के आमदा में विगत 12 वर्षों से निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करावें। माननीय मंत्री जी। सर, माननीय विधायक दशरथ गगरे साहब जो है महोदय, पिछली बार भी ये प्रश्न लाए थे और लगातार ये ला रहे हैं महोदय। माननीय विधायक जी की जो मंशा थी महोदय कि उनके क्षेत्र में 500 बेड हॉस्पिटल बने महोदय। सरकार ने, पूर्व की सरकार ने महोदय 2011 में महोदय विभागीय स्वीकृति आदेश रांची के तर्ज पर सरखाओं में 500 बेड हॉस्पिटल का निर्माण की स्वीकृति दी महोदय। उसके बाद महोदय उसकी लागत थी 153.96 करोड़। तो उसके बाद महोदय क्या हुआ कि जिस एजेंसी को काम दिया गया वो एजेंसी का नाम है NBCC लिमिटेड न्यू दिल्ली। काम ठीक से नहीं हुआ, विवाद हुआ, विभाग ने उस पर रोक लगाई, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया। उसके बाद फिर से महोदय 2011 की बात है, याद रखिएगा, और आज 2026 से महोदय हमारी सरकार ने, विभाग ने महोदय फिर से द्वारा हम लोग इस पर आगे बढ़े महोदय। तो जैसा कि महोदय आपको जानकारी है महोदय कि स्वास्थ्य विभाग जो है महोदय हमारा अपना एजेंसी है, लेकिन पूर्व की जो सरकार इसने एजेंसी को बिल्डिंग में दे दिया महोदय। और कारण क्या हुआ महोदय कि अब हमारा जो हॉस्पिटल भी भवन निर्माण बना रहा है महोदय। अब जब भवन निर्माण बना रहा है तो हम लोग उस पर महोदय
देख रेख हम लोग नहीं कर पा रहे, जबकि हमारी एजेंसी है, हर राज्यों में अपनी अपनी एजेंसी है महोदय, अपने स्तर से हॉस्पिटल बना रहा है। आज क्या हो रहा है महोदय, 11 का मामला हम नए स्तर से बिल्डिंग पे बनाए जा रहे हैं, उसको रिवाइज का एस्टीमेट को रिवाइज करा जा रहे हैं, पैसा दिए जा रहे हैं महोदय। इसके कारण क्या हुआ महोदय कि जब हमारे माननीय मंत्री उनका अभिस्ताप सिर्फ इतना है कि 12 वर्षों से निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराओ। अब मैं उसी में आ रहा हूँ अब इसी में सर, मैं नहीं विस्तार को इसी बताना चाहिए महोदय कि उसका उसी हॉस्पिटल का, एक मिनट महोदय, उसी हॉस्पिटल का हम लोगों ने फिर दोबारा रिवाइज कराया, तो उसमें महोदय 353 करोड़ का लागत बना दिया, एस्टीमेट बना दिया, जिसके लिए क्वेरी हो गया, एस्टीमेट गलत बना दिया, प्राकलन गलत बना दिया, तो जिसके कारण थोड़ा पेंडिंग हो गया महोदय। हम आपने देखा होगा महोदय कि अभी हाल में हमारी सरकार ने महोदय हम लोग 8 मेडिकल कॉलेज हम लोग लिए हैं महोदय, जिसमें जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी। दूसरी फेज महोदय गोड्डा और खरसावां हम लिए हैं। तो महोदय अब जब वहाँ हम मेडिकल कॉलेज दे ही रहे हैं, इतना बड़ा तोहफा हम दे रहे हैं महोदय, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो बिल्डिंग का काम उसी में टैग कर देंगे महोदय, और हमें लगता है कि बहुत जल्द वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा महोदय। हम चाहेंगे महोदय कि अपना विस्तार प्रस्ताव आप मांगे थे कुछ और, हम आपको दे रहे हैं, बड़ा दिल दिखाए महोदय। आप विस्तार अध्यक्ष महोदय, मैं समय कम लेना चाहूँगा, परंतु ये 2011 में माननीय मंत्री साहब कहे हैं, उस बात से हम सहमत हैं। 16 साल हो गई महोदय, ये भवन बनकर पूर्ण हो गई है, और इसका प्रथम जो 153.96 करोड़ रुपया की प्रकलित राशि थी, उस राशि से भवन बनकर के तैयार हो गई है। बाकी जो और काम करना है, उसमें विभाग ने फिर से 353.4 करोड़ रुपया की प्रकलन तैयार की है। तो मूल जो प्रकलन था उसका 153.96 करोड़, उस पैसा को काट के बाकी जो बनता है पैसा, उस पैसा से उस भवन को पूर्ण कराओ। मेरा तो इतना ही मांग है अध्यक्ष महोदय, चूंकि 2014 से 19 के कार्यकाल में भी हमने बात रखा, 19 से 24 का कार्यकाल में भी हमने बात रखा, और 24 से अभी 29 की कार्यकाल है। इस कार्यकाल में भी हम सरकार से भी आश्वस्त होना चाहते हैं कि इस कार्यकाल में और इसी वित्तीय वर्ष में इसको पूरा करेगा कि नहीं, ये आश्वस्त कराएं माननीय मंत्री जी। सर, मैंने तो पहले ही कहा कि राशि को एक्सीड किया गया, भवन विभाग ने जो राशि दिया गया वो ज्यादा बढ़ा दिया, प्रकलन ज्यादा बन गया महोदय। 300 करोड़ का लागत से महोदय बताइए, तो 500 बेडेड हॉस्पिटल के 350 करोड़ कैसे दे सकते हैं। तो जांच का विषय था, जांच चल रही है महोदय, लेकिन फिर उसी बिल्डिंग को हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी पहल है महोदय, हम सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और माननीय विधायक जी के लिए तो बहुत बड़ी बात तो है कि आप खरसावां में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, उसी बिल्डिंग को हम लोग रीडेवलपमेंट करेंगे महोदय, और जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगा, समय भी नहीं लगेगा। मैं वादा करता हूं महोदय 2026-27 में वहाँ काम हम चालू कराएंगे मेडिकल कॉलेज का। वापस ले लीजिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे विधायक बने 11 साल हो गई, और प्रत्येक बार वही हमारा विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा बनती है कि 500 बेड का हॉस्पिटल सदर अस्पताल रांची के साथ इसका स्वीकृति हुई थी, परंतु रांची का 500 बेड हॉस्पिटल बनकर के अभी जनता को सुपुर्द किया गया है। आमदा में जो बनी है वो एक डोंगरी में बनी है, क्योंकि उस डोंगरी में प्रकलन का जो डोंगरी नहीं था, उसको काटने में काफी समय लगा, तो संवेदक को बनाने में निश्चित रूप से विलंब तो हुई है, पर सारा बनकर के स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, उसको अभी पूरा करना है। तो इसमें 353.4 करोड़ का जो राशि अभी प्रकलित राशि बने, उसमें मूल जो 153.96 मैंने 154 करोड़ रुपया उसको काट लिया जाए, बाकी जो पैसा बच रहे उस पैसा से उस भवन को पूरा कर दिया जाए। मेरा इतना ही मांग है अध्यक्ष महोदय। सर, जब वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रकृत राशि हम लोग और बढ़ा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो ये हमें समझ से परे महोदय। इससे बिल्डिंग बन के तैयार हो गया तो ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पर उसको हम लोग ले ही लेंगे और वहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, तो अच्छी बात है, तो अच्छा पहल है। माननीय विधायक जी को समझना चाहिए इस बात को, और हमें लगता है कि आप थोड़ा डीपली जब सोचेंगे तो बहुत बड़ा चीज हम दे रहे हैं आपको, मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। वो 500 बेड हॉस्पिटल लेके क्या करेंगे हम वहाँ पर, अब उसको हम जब कन्वर्ट कर देंगे तो मेडिकल कॉलेज अच्छा बन जाएगा। जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो दूर दराज से वहाँ लोग आएंगे, पेशेंट आएंगे, वहाँ इलाज होगा। मान्य के साथ हम बना रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, हमें कल इतना आश्वस्त कर दिए
पिछले बार भी आपने कहा था कि हम स्वयं से जाकर के निरीक्षण कर लेंगे। आज हमको इतना आश्वस्त कर दीजिए, एक बार अपने से स्वयं से जाकर के निरीक्षण कर लीजिए और जो भी उस पर लागत आती है विभाग को निर्देशित करते हुए उस काम को आप आगे बढ़ाइए। चलिए माननीय मंत्री जी। सर हम आश्वस्त किए थे कि पिछली बार भी प्रश्न आया था, हमने कहा था कि हम जाएंगे, लेकिन दिसंबर में सर छोटा सा सेशन था और उस बीच रमजान आ गया महोदय। अब जानिए रमजान में हम लोग को इत्मीनान है, रोजा रखना पड़ता है सर, तो निश्चित तौर पर हम आश्वस्त करते हैं हम जाएंगे वहाँ, हमें टीम भी जाएगी, हम देखने जाएंगे। जब कॉलेज ईद के उपलक्ष्य में तोहफा दे दीजिए दशरथ जी को। ईद के उपलक्ष्य में सर आप बताइए सर, यहाँ बाबूलाल मरांडी जी नहीं है, 25 साल हुआ, 21 साल इन लोगों ने राज किया महोदय। अच्छा, 3 मेडिकल कॉलेज और 1 साल में इरफान अंसारी अगर 8 मेडिकल कॉलेज दे रहा है सर, तो इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। अब आपको एक मेडिकल कॉलेज दिए, वापस ले लीजिए, इससे दशरथ जी हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हम काम करें, तो रिजल्ट आप थैंक्स दीजिए हमको। दशरथ जी अभिस्ताव वापस ले लीजिए। हम उम्मीद करेंगे अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री स्वयं से एक बार जाकर के निरीक्षण करें और उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ अपना अभिस्ताव को वापस लेता हूं। धन्यवाद। श्री अमित कुमार स्वविश्व। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो अभिस्ताव था उस पर हमें आंसर्स मिले हैं, जिस पर कि कहा गया है कि श्री आलोक कुमार तत्कालीन अंचलाधिकारी सोनाहतू रांची के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड को प्रेषित कर दी गई है महोदय। तो मैं यही जानना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि अंचलाधिकारी आलोक कुमार पर जो आरोप तय किए गए हैं उसकी बिंदु क्या क्या है। माननीय मंत्री जी। इस प्रश्न को माननीय सदस्य के द्वारा विभिन्न तारांकित, अल्पसूचित और पिछला गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से भी लाया, इस पर चर्चा हुई अध्यक्ष महोदय। हम लोग ने स्पष्ट किए, आरोप पत्र गठित हुआ है अध्यक्ष महोदय, गवाहों की सूची मांगी जा रही उपायुक्त से, उस पर कार्रवाई के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है अध्यक्ष महोदय। हम लोग स्पष्ट लिखित रूप से उत्तर दिया था। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूँ कि 3 माह के अंदर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। गवाह की सूची जैसे आई आगे अग्रतर कार्रवाई बढ़ेगी। महोदय, कार्रवाई को लेकर आपने भेजा है कार्मिक को, तो मैं समझता हूं कि जो आपने भेजा है बस वही तो हम जानना चाह रहे हैं महोदय कि आखिर कौन कौन से बिंदु पर आप आरोप तय कर रहे हैं, आरोप के बिंदु क्या क्या है महोदय, बस यही हम जानना चाहते हैं। आपने तो भेज चुका है महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो आरोप उन पर था 2008 में मुंडारी खूंट काटी के जमीन को शेष काट दिया गया, जो अंचल कार्यालय को दोषी पाया गया, तत्कालीन सीओ को इसी कारण से आरोपित किया गया। उसी मामले को लेकर के कार्रवाई चल रही। विभागीय कार्रवाई जब भी होती है तो उस पर कार्मिक के माध्यम से होता है अध्यक्ष महोदय, उपायुक्त की रिपोर्ट के आलोक में यही कार्रवाई चल रही है। हम लोग ने पिछले बार भी कहा था कि 3 माह की वक्त लगेंगे इसमें, और अभी लास्ट चिट्ठी इशू हुआ है अध्यक्ष महोदय 17, मैं उपलब्ध करा सकता हूँ माननीय सदस्य को, दिनांक 17 फरवरी 2026 को। सरकार के संयुक्त सचिव चिंटू दुराई प्रेषक हैं, सेवा में उपायुक्त रांची को लिखे हैं। श्री आलोक कुमार, झारखंड प्रशासनिक सेवा कोटि क्रमांक 832-03, तत्कालीन अंचल अधिकारी सोनाहतू रांची के विरुद्ध आरोप के संबंध। ये चिट्ठी मैं उपलब्ध करा सकता हूँ अध्यक्ष महोदय, चूंकि 3 माह का वक्त लगेंगे गवाहों की। नहीं महोदय, चिट्ठी उपलब्ध कराने की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो आरोप पत्र गठित करके जो भेजा है महोदय, तो बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि उसकी बिंदु क्या क्या है। माननीय सदस्य अमित कुमार जी, उनके विरुद्ध जांच हो रही है। जांच होने के बाद एक मिनट, आरोप पत्र गठित होकर के चल रहा है। अब आरोप को सदन के अंदर में डिस्क्लोज करना वो उनके विभाग के नियम कानून के अनुकूल है या नहीं है, ये मंत्री जी विचार करेंगे। इसलिए पूछने के पहले आपको उस पर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि अनुकूल है या नहीं। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, इतना स्पष्ट उत्तर उस विभाग का है, तो कहीं कोई बात नहीं। मान लिया हम लोग कार्रवाई नहीं करते उस पर, तो ये माना जा सकता था कि विभाग शिथिलता कर रही है। इसमें 3 माह का वक्त लगेगा और उपायुक्त का कुछ चिट्ठी भेजा गया है, गवाहों की सूची मांगी गई, 3 महीना समय महोदय। ये चूंकि पिछले बार भी 3 महीने का था, उससे पिछले बार भी 3 महीने का था। आने वाला सदन के पूर्व भी काम हो जाएगा महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी आसन नहीं बोल रहा है, आसन नहीं बोल रहा है, मंत्री जी बोले।
चलिए। ये तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार जो ऐसे व्यक्ति थे जो कि 748 एकड़ जमीन के नेचर को ही निजी फायदा के लिए कानून की धज्जियों को उड़ाते हुए इन्होंने गलत काम किया महोदय। तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को तो खैर पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, कम से कम बर्खास्त की तय होनी चाहिए महोदय। इसी सुझाव के साथ वापस ले लीजिए। जी महोदय, मैं तो वापस लेने को तैयारी हूँ। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। तो हो गया यार, कोंगाड़ी जी का क्या पूछेंगे आप? जी अध्यक्ष महोदय। जी अध्यक्ष महोदय, ये अभिस्ताव काफी लंबा है, इसलिए मैं अपना अभिस्ताव को नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सरकार हमें आश्वस्त करे कि अभिस्ताव जो दिया गया है उस पर सरकार आगे। माननीय मंत्री जी जवाब दे दीजिए। हम लोग इसमें स्वीकार कर रहे हैं सर। हम लोगों ने वन पट्टा देने के मामले में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन दोनों राज्यों से पीछे हैं। शुरुआत के समय में बहुत अच्छा प्रोग्रेस था जब अबुआ बीर दिसुम वन पट्टा का अभियान चला था और उसमें विशेष कैंप लगाकर उसको प्रोग्रेस में किया जाता था। तो चूंकि ये प्रोग्रेस कम है सर और हम लोग नोडल डिपार्टमेंट हैं इसमें, और इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है इसको बेटर करने के लिए कि हमारा विभाग का कोई ना कोई सेक्रेटरी प्रत्येक जिलों में उसको अभियान कराए, उसको विशेष कैंप कराए। विशेष कैंप कराने से सर उसको स्पीडी आता है। अदरवाइज अगर ग्राम सभा से आ रहा है उसके बाद समिति टेकअप करेगा, आगे प्रोसेस से आने से टाइम टेकिंग हो रहा है। इस कारण से हम वन पट्टा कम दे पा रहे हैं सर। इसलिए मेरा उसमें एक प्रपोजल आया है, मेरा सोच आया है कि इसको जल्दी और ज्यादा कराना होगा, तो उसके लिए हम डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उसमें हम मेरा सेक्रेटरी को आदेश किए हैं कि अब प्रत्येक जिला में आपको वहां सभा हर महीने का चौथा सप्ताह में आपको वहां जाना है और टेकअप करना है और रिपोर्ट को हमको देना है। उसको स्पीडी करने के लिए प्रायोजन किया है सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जनजातीय परामर्शदात्री समिति के वो भी उपाध्यक्ष हैं और पिछले जनजातीय परामर्शदात्री समिति में ये बैठक पर हम लोग निर्णय लिए थे जो सरकार की तरफ से 5 बिंदु पर उत्तर मिली हुई है, उसमें बिंदु 4 में स्पष्ट दिया हुआ है सरकार का उत्तर में, जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की आयोजित बैठक में अधिनियम के सुदृढ़ अनुपालन हेतु निर्णय लिया गया कि यह आबुए बीर दिसुम अभियान व्यापक रूप से लगातार चलाई जाती रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर 2 माह में वन पट्टा का वितरण अनिवार्य रूप से हो। सामुदायिक वन पट्टा तो दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यक्तिगत वन पट्टा का वितरण कम है। हम चाहेंगे सामुदायिक वन पट्टा के साथ साथ में व्यक्तिगत वन पट्टा भी दिया जाए ताकि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की जो जरूरत पड़ती है वैसे कार्यों में व्यक्तिगत वन पट्टा उनको दिया जाने से ये उनको लाभ मिलेगी। और हम चाहेंगे जनजातीय परामर्शदात्री समिति के बैठक में जो हम लोग इस प्रस्ताव को आगे रखे थे आबुए बीर दिसुम अभियान के तहत प्रत्येक 2-2 महीना में ये बैठक आयोजित कर जिला स्तर पर इसको निष्पादन किया जाए। हम समझते हैं इसका काम त्वरित गति से आगे बढ़ेगी। मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूँ। अभिस्ताव वापस ले लिए। माननीय मंत्री हमें आश्वस्त करें। हाँ, श्योर। ठीक। हम लोग टीएससी में इसको निर्णय किए थे सर, इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। और इंडिविजुअल वाले में थोड़ा सा उसीलिए हम लोगों ने कहा कि सर्वे होने में कट जाता है, छट जाता है, इसलिए कम हो गया इंडिविजुअल में, तो हम इसीलिए उसको विशेष अभियान के तहत करने का प्लान किए हैं। तो हम लोग करेंगे उसको हर 2 महीने में। विशेष अभियान में तो माननीय मंत्री साहब अभियान कर रहे हैं, पर इसका है कि समय सीमा हो चुकी इसमें 2 महीना तो हर महीने बोले हैं। हमने बात किया डीएफओ साहब से, हर महीना हम लोग करेंगे, तो 2 महीना बोल रहे हैं, हर महीना करेंगे बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री साहब इसके लिए। मैं अपना अभिस्ताव को वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य सोनाराम सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित पश्चिमी सिंहभूम जिला के नौमंडी प्रखंड अंतर्गत जेटिया बाजार से जेटिया मोड़ से दुअरसई SN 51 तक पथ की सुंदरीकरण कार्य 9.075 किलोमीटर पैकेज संख्या
तटी पाइप एवं कोटगढ़ पोस्ट ऑफिस डाक बंगला से जेटिया बाजार तक पथ की सुंदरीकरण कार्य 7.670 किलोमीटर पैकेज संख्या 24 को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर शुरू किया जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क को लेकर के यह सवाल अभिस्ताव लाने का काम किया है और मैं उनको बताना चाहूँ कि दोनों ही पथों पर सुदृढ़ीकरण हेतु प्राक्कलन हम लोगों ने मंगवा लिया है और इसकी तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है अध्यक्ष महोदय। और इस बार के बजट में हम लोगों के पास उसके लिए बजटीय उपबंध भी है। तो इस सड़क पर हम लोग जल्द इसके क्रियान्वयन के लिए जो भी आवश्यक कार्य है उसको विभाग सुनिश्चित करेगा अध्यक्ष महोदय। जी सिंकू जी, हो गया। ये बहुत जरूरी सड़क है अध्यक्ष महोदय। ठीक, ये जल्द से जल्द हो जाए ताकि ये सुदूरवर्ती जंगल क्षेत्र है, नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी है। उस क्षेत्र में एक ताना भी है, जेटिया ताना। वो ताना वाला सब भी बहुत कठिन परिस्थिति में आना जाना करते हैं, कभी भी किसी तरह का घटना हो सकती है। इसीलिए जल्द से जल्द हमारे आपके माध्यम से मंत्री से मांग करता हूँ बहुत जल्द से उसको स्वीकृति दी जाए। बस मैं अपना वापस लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उदय शंकर सिंह जी। जी अध्यक्ष महोदय, मेरा अभिस्ताव ये है, करमाटाड़ मेरे क्षेत्र में है जामताड़ा जिला का। वहाँ 2 ओवरब्रिज बनने की जिसकी स्वीकृति तो हो गई है, लेकिन लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है, नहीं किसी तरह का पेमेंट हुआ है। कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मिला और टेक्निकल अप्रूवल, और ये काम का जो एग्रीमेंट टाइम है वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जहाँ पर कि तकरीबन 6-7 पिलर का फाउंडेशन भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि एक आदमी एक्सीडेंट हो गए, उसमें गिर के मर गया और उसको इसलिए किसी तरह का नहीं मिल पाया क्योंकि इसका वर्जन नहीं हुआ था, इसका अप्रूवल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसको किसी तरह का मरे हुए का लाभ नहीं मिल पाया। तो कैसे ये काम शुरू किया बिना अप्रूवल के, अब विभाग ने कैसे इसको अनुमति दी, ये समझ में नहीं आ रही है बात। जबकि जवाब जो आया है सरकार का, उसमें लिखा हुआ है कि विभागीय स्वामित्व अधीनस्थ जामताड़ा करमाटाड़ लहरजोरी पथ में अवस्थित प्रश्नगत पिंडारी एवं करमाटाड़ अम्बेडकर चौक लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति मार्च 23 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सेतु बंधन यानी कि सब स्कीम ऑफ सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत प्रदान की गई। पूर्व में प्रश्नगत दोनों ही एलसी के स्थान पर आरोपी निर्माण हेतु जनरल एग्रीमेंट ड्राइंग का अनुमोदन रेलवे द्वारा नवंबर 2020 में ही किया गया था। रेलवे मंत्रालय के स्थापित प्रक्रिया अनुसार जीएडी अनुमोदन की वैधता 2 वर्ष की अवधि तक ही मान्य रहती है तथा लोक में विभाग द्वारा पूर्व में अनुमोदित जीएडीज के रीवैलिडेशन हेतु संबंधित रेल प्राधिकार के पदाधिकारी के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षणोपरांत जनरल स्टैब्लिशमेंट रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट के आधार पर संशोधित जीएडी प्रस्ताव ईस्टर्न रेलवे आसनसोल को समर्पित किया गया है। तो ये जवाब ये है
और काम कैसे शुरू कर दिया, जिसमें आदमी मरा उसको किसी तरह का ये देखा जाए 40 साल हार्डली 24 साल का आदमी उसमें गिर के मर गया, जिसका कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो इस पर ये जवाब समझ में नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये कैसे बनेगा, कब तक बनेगा, और ये जो शुरू हुआ माननीय मंत्री जी, मुआवजा इसको कैसे मिलेगा? मान्यवर वरिष्ठ सदस्य के द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है वो मुख्य रूप से पिंडारी फ्लाईओवर और कर्माटांड़ अंबेडकर चौक फ्लाईओवर के निर्माण का किया गया है। विभाग ने बड़ा सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि पथ जो है वो पथ निर्माण विभाग का है और ये जो आरओबी बन रहा है ये आरओबी MORTH का है, भारत सरकार के मंत्रालय का। वास्तव में अगर कहा जाए तो MORTH का जवाब यह सदन देने में सक्षम नहीं है क्योंकि भारत सरकार की संस्था है, लेकिन माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्मान करते हुए हम लोग उस पर भी जवाब देते हैं। तो इसमें प्रश्नगत जो विषय है उसमें दो विषय हैं जो माननीय सदस्य ने उठाए। आरओबी का निर्माण MORTH कर रहा है, सड़क का निर्माण RCD ने किया है, राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग ने किया है। ये सेतु बंधन की स्कीम है कि वो दो रास्तों के बीच में आरओबी का निर्माण करके उसको जोड़ा जा सके। रेलवे की एक स्थायी स्थापित प्रक्रिया है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्राइंग GAD जिसको कहते हैं, उसकी समयावधि 2 वर्षों की होती है, क्योंकि रेलवे यह मानता है कि किसी भी रेल लाइन की चौड़ीकरण, उसमें कुछ नया अगर होने जा रहा है तो उसके आधार पर वो GAD अप्रूव करता है। चूंकि ये GAD का अप्रूवल 2 साल से ज्यादा हो गया था, इसलिए पुनः रेलवे के पास GAD के अप्रूवल के लिए गया हुआ है। और रह गया जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया वो इस गैर सरकारी संकल्प का पार्ट नहीं था कि किसकी मृत्यु हुई और उसको मुआवजा क्यों कर नहीं मिला। ये अलग से अगर आवश्यकता होगी तो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। और मुख्य रूप से इसमें मेरा एक ही बात का कहना है कि रेलवे के GAD अप्रूवल, ड्राइंग के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिजाइन के अप्रूवल के उपरांत ही इसका काम शुरू होगा, जो कि रेलवे के पास लंबित है। हमारा प्रयास है कि जल्दी हो जाए। वो मरने वाली बात में इसलिए कहा कि ताकि वो एक प्रूफ हो कि ऐसा हुआ है। और माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा ये ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ रेलवे लाइन तक ही रहता है। जमीन पर जो आपकी आती है उसकी सीढ़ियां और जो कुछ भी, वो प्लस जमीन जो है वो हमें करना है, हमें देना है अप्रूवल या कोई भी चीज। एग्रीमेंट जो होगा वो होने के बाद, तो एग्रीमेंट कैसे हो गया, कैसे काम शुरू हुआ, जबकि हमने पहले ही पूछा था कि इसका टेक्निकल किसने दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किसने किया, जिसका अभी तक किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ है। तब न ये आदमी गिर के मरा। और डेली वहां एक एक्सीडेंट होता है, क्योंकि पिलर के लिए गड्ढा खोद के छोड़ दिया है, 7-8 गड्ढे। माननीय सदस्य, अच्छा, उसका स्कीम का 20 और 23 की बात है और ये गड्ढा शुरू हुआ है उसके। माननीय सदस्य, क्वेश्चन में अपने अभिस्ताव प्रस्ताव के माध्यम से जो माननीय मंत्री जी पढ़ के सुनाए वही विषय को मांगे जी, कि एक है पिंडारी फ्लाईओवर और एक है अंबेडकर चौक का फ्लाईओवर, 2 का निर्माण शीघ्र कराई जाए। तो फ्लाईओवर जब शीघ्र कराई जाए तो पेमेंट जब नहीं हुआ तो फ्लाईओवर कैसे बन रहा है? माननीय मंत्री जी जो जवाब दिए जी, उससे आप संतुष्ट शायद हो गए हैं। संतुष्ट होना अलग चीज है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जब उसको जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जमीन दे, रेलवे जितना दूर है वो तो रेलवे का है, लेकिन रेलवे के बाहर जो है वो तो मेरा है। हम लोग वहां जब जाते हैं तो डेली आर पार होने में एक एक्सीडेंट होता है, वो जिम्मेवारी तो हमारी है। हम जवाब नहीं दे पाते। सदस्यों के प्रश्नों की भावना को समझते हुए
आप संक्षिप्त में जवाब दें। माननीय वरिष्ठ सदस्य जो कह रहे हैं उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक जनप्रतिनिधि की भावना के अनुरूप उनका वक्तव्य है। जनता को सुविधा होगी तो जनप्रतिनिधि संवेदनशील है तो वो भी इस बात के लिए चिंतित होंगे। ये बड़ी स्पष्ट चीज है कि जब आरओबी रोड ओवर ब्रिज का निर्माण होता है तो फ्लाईओवर बनता है। एक 10-11 डिग्री के स्लोप में एक सड़क को चढ़ाया जाता है। सड़क को चढ़ाने के लिए पिलर का निर्माण हुआ, ये भी बात सही है, लेकिन वो सड़क तभी पूर्ण हो सकती है जबकि जो रेलवे का मेन सेक्शन है उसके सिविल कंस्ट्रक्शन को पूरा किया जाए, तभी अप्रोच रोड पूरी होती है। चूंकि रेलवे का मेन कंस्ट्रक्शन का आरओबी का सिविल कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, इसलिए अप्रोच रोड भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं माननीय सदस्य से यही कहूंगा कि आपके माध्यम से सदन तक, विभाग तक यह महत्वपूर्ण विषय आ गया। सदन के माध्यम से विभाग को हम लोग बोलकर इसकी प्रक्रिया को गति प्रदान करने की कोशिश करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि यथाशीघ्र इसका निर्माण हो जाए। माननीय सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहूंगा कि रेल अपना काम कुछ नहीं किया है। रेल का जो रेलवे का जो ब्रिज का जो वो नहीं हो रहा, सिर्फ आपके सड़क का काम हो रहा है। मतलब ये देखने की चीज है माननीय, और जांच करने की चीज है कि 20 का प्रश्नगत विषय जो आपका है, प्रश्नगत विषय में दो ही चीज है, फ्लाईओवर का डिमांड है। हाँ, निर्माण, तो निर्माण का तो माननीय मंत्री जी बोले रेल से संपर्क करके इसको शीघ्र निर्माण कराने के दिशा के क्रम में आपके भावनाओं के साथ और आपके कामों के साथ जी दोनों के साथ खड़े हैं। और इस संबंध में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप और हम लोग का इच्छा है कि आप जितना जल्दी अपना अभिस्ताव प्रस्ताव को वापस ले लें कि हम लोग दूसरे वो तो है, लेकिन इस गलती के चलते जो क्या सूचना है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अंतिम दिन है और ईद भी है सामने। चलिए अब सूचना सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय। मैं पैरवी में खड़ा हूँ माननीय सदस्य श्री उदय कुमार सिंह उर्फ चुन्ना बाबू का, क्योंकि एक कहावत है बूढ़ घोड़ी लाल लगाम। तो आपने देखा होगा, देख रहे होंगे कि आजकल जो है ना फिल्मी दुनिया में हीरो लोग और पहन के आता था ना स्कार्फ लगा करके अध्यक्ष महोदय, तो देखिए रोज स्कार्फ लगा के आ रहे हैं। तो थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए मंत्री जी। सीपी बाबू चुन्ना बाबू आज से नहीं पहले से ही शौकीन व्यक्ति हैं। चलिए चुना वो अभी सब वापस लीजिए। जी हाँ, मैं ले लूंगा, लेकिन उसके चलते जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जो उस पर भी जरा ध्यान देने की जरूरत है। सरकार उस पर थोड़ा मुखातिब हो, तो चूंकि अननेसेसरी डेली इसी सूचना को ग्रहण करते हुए आप अभिस्ताव को वापस ले लीजिए चुनाव बाबू। जी हाँ, वो तो मैं ले ही लेता हूँ, ले लिया, लेकिन उस पर जरा विशेष ध्यान देने की जरूरत। चलिए ठीक। माननीय सदस्य देवेंद्र कुंवर जी। चुन्ना बाबू भी एक राजा है, देवेंद्र कुंवर जी भी एक राजा है संथाल परगना के। हाँ, चलिए। सभापति महोदय, यह सभा अभिस्ताव करती है कि दुमका जिला अंतर्गत जरबुर्री प्रखंड के 7 विधानसभा क्षेत्र 12 भी है। जरबुर्री प्रखंड में ही विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम मौजूद है, जो जरमुंडी को अनुमंडल बनने की सभी अर्हताएं पूर्ण करता है। तो और जिला मुख्यालय से दूरी जरमुंडी और बासुकीनाथ का 30 किलोमीटर पड़ता है, और इस मेले को देखते हुए वहाँ अनुमंडल बनना निहायत ही जरूरी है। मैं 31 बिहार के समय भी वहाँ उठाया था 97 में, 98 में, और आज मैं यहाँ पुनः फिर बात को मैं कर रहा हूँ। और ये मुख्यालय की दूरी 28 से 30 किलोमीटर है बासुकीनाथ जरमुंडी आने में, और साथ ही साथ नौनीहाट को प्रखंड बनाने की मैं इस बात को मैं रखता कि नौनीहाट को साथ साथ ही प्रखंड बनाया जाए। वहाँ के कुछ ऐसी घनी आबादी पंचायतें हैं जो 10 से 12 किलोमीटर मुख्यालय पड़ता है जरमुंडी, और आने जाने में असुविधा होती। इसलिए मेरा अनुरोध होगा, सरकार से मांग होगा कि नौनीहाट को
प्रखंड और जरमुंडी को अनुमंडल बनाने का मैं सरकार से मैं एक ही अभिस्ताव में माननीय सदस्यों का 2 मांग, एक है अनुमंडल का, एक है प्रखंड का, अनुमंडल बनाने का और नानीहाट को प्रखंड बनाने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हम विभाग के उत्तर से उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए कि जरमुंडी को अनुमंडल बनाने संबंधित प्रस्ताव विभाग के पास उपलब्ध है, आया है। और नैनीहाट से संबंध में भी पत्रांक हम लोग ने उल्लेखित किया 26 के द्वारा उपलब्ध उनका ग्रामीण विकास विभाग संकल्प संख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। और चूंकि अध्यक्ष महोदय उच्च स्तरीय कमेटी में निर्णय होना है तो होगा ही, लेकिन अभी राजस्व विभाग का जो जनगणना से संबंधित है कि 2026 से 2027 तक किसी सीमा को छोटा या बड़ा करने या परिवर्तन नहीं किया जाए क्षेत्राधिकार को, इस संबंध में अभी सूचना जारी है राज्य सरकार का अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस पर अभी कुछ नहीं किया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जितना जल्द हो इस जरमुंडी को अनुमंडल और नैनीहाट को प्रखंड बनाने के अपना अभिस्ताव वापस ले लीजिए। वापस देता हूँ। जी हाँ, धन्यवाद। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल एक लाइन का विस्तार अध्यक्ष महोदय कि धनबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कार्यालय स्थापित किया जाता है महोदय, लेकिन सरकार का जवाब में है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हजारीबाग के जगह धनबाद जिला मुख्यालय में स्थापित किया जाना संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय। मुझे लगा था कि सरकार केवल कुछ नया, कुछ प्रोग्रेसिव सोचने को उत्सुक होगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन वही पुराना हजारीबाग में कमिश्नर वहाँ के एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष हैं, ये है वो है, इस प्रकार का अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय कि धनबाद एक बड़ा महत्वपूर्ण जगह है अध्यक्ष महोदय, और हजारीबाग से कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्टिविटी धनबाद की है। धनबाद में अगर बोकारो, गिरिडीह, धनबाद मिला के अध्यक्ष महोदय वहाँ अगर माननीय सदस्य आपने अपने अभिस्ताव के माध्यम से मांग रखा है सदन में, और सरकार का उत्तर भी शायद आपने पढ़ लिए होंगे। जी महोदय, तो इसी के बीच अगर तो हम सरकार से थोड़ा बताएं तो कि आखिर धनबाद क्यों होना चाहिए। चलिए, मान्य तो हम बता सकते हैं अध्यक्ष महोदय। मान्य मंत्री, 1 मिनट मंत्री जी। आज सदन समाप्त होने के पहले द्वितीय पाली में संत मैरियम स्कूल मेदिनी नगर पालामू की छात्र छात्राएं सदन की कार्रवाई देख रहे हैं। सदन की ओर से उनके सुखद भविष्य के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ना उत्तर स्पष्ट है विभाग का कि राज्य सृजन के पूर्व से ही रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष होते हैं कमिश्नर अध्यक्ष होते हैं, और उनके सचिव जो है ना सचिव होते हैं। तो हजारीबाग चूंकि कमिश्नरी है तो उस परिस्थिति में उस कमिश्नरी को हटाकर धनबाद में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार गठन करने से संबंधित कोई मामला नहीं बनता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए जो सिस्टम है उस सिस्टम पर अभी बदलाव का कोई विचार नहीं है। इसलिए अभी भी हजारीबाग से काज चल रहे हैं, उसका आंकड़ा भी मेरे पास में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य अभिस्ताव वापस करें। महोदय, हजारीबाग कमिश्नरी से मैं हटाने के लिए नहीं बोल रहा कि वहाँ बंद कर दिया जाए, यहाँ चालू किया जाए। महोदय, यही विचारधारा पहले चलती आ रही थी। लगभग 30-35 साल से मांग था धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय का अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस समय यही जवाब मिलता था कि केवल कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बनेंगे। लेकिन बाद में हम लोगों ने, रघुवर जी की सरकार आई, हम लोगों ने मांग किया अध्यक्ष महोदय, और वहाँ विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय बना अध्यक्ष महोदय। आवश्यकता थी, तो उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय धनबाद में आवश्यकता है। धनबाद इंडस्ट्रियल इलाका भी है, बोकारो भी है, गिरिडीह भी है, माइनिंग इलाका अध्यक्ष महोदय है। वहाँ गाड़ियों की संख्या कहीं हजारीबाग से कनेक्टिविटी अच्छा धनबाद के होने की वजह से अध्यक्ष महोदय बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा अध्यक्ष महोदय। और पॉपुलेशन वाइज भी अगर देखा जाए अध्यक्ष महोदय तो वो धनबाद की तुलना कहीं हजारीबाग से नहीं अध्यक्ष महोदय। धनबाद
हर मायने में आ गया अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा और धनबाद में अध्यक्ष महोदय, चूंकि हजारीबाग, सोचिए अध्यक्ष महोदय, ऑटो चलते हैं, ऑटो हजारों हजार की संख्या में अध्यक्ष महोदय, अब उनको भी जाना पड़ता है 150 किलोमीटर दूर हजारीबाग। जितने टैंकर है, जितने हाईवाज हैं, कमर्शियल व्हीकल अध्यक्ष महोदय, 4 व्हीलर है, बड़े बड़े गाड़ियां हैं। धनबाद चूंकि माइनिंग और इंडस्ट्रियल एरिया अध्यक्ष महोदय, और इसको बोकारो गिरिडीह जोड़ दिया जाता महोदय, तो हजारीबाग से मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जनता की सुविधा, ठीक है नियम कानून है, आपको रेवेन्यू भी है, लेकिन अगर धनबाद में आ जाएगा अध्यक्ष महोदय तो आपका रेवेन्यू सरकार का और बढ़ेगा और नागरिकों को सुविधा भी मिलेगी। अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, कमिश्नरी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के चेयरमैन होते हैं और हर जिला में जिला परिवहन कार्यालय उपलब्ध है निबंधन के लिए, टैक्स के लिए और बहुत सारे कार्यों के लिए। यदि धनबाद जिला में डीटीओ नहीं बैठते या और भी व्यवस्थाएं नहीं होती तो अध्यक्ष महोदय इस पर विचार किया जा सकता था। इसलिए अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, जो सिस्टम है सरकार उसी। राजसेना जी अपना प्रस्ताव वापस लीजिए। ले अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ वहाँ डीटीओ ऑफिस है वहाँ, लेकिन जो काम आरटीए से होता है अध्यक्ष महोदय वो धनबाद में नहीं होता है, और परमिट के लिए बाकी कार्यों के लिए उनको जाना पड़ता है हजारीबाग महोदय। मैं मानता हूँ नियम भी हजारीबाग में ही है, कमिश्नरी में है। सरकार कोई महोदय, मेरा आग्रह राजसेना जी महोदय, एक मिनट राजसेना जी, एक मिनट सुन लिया जाए महोदय। राजसेना जी, हम लोग के भाषा में कहता है कि विश्वास से मिलो ये वस्तु तर्क के बहुत दूर, तो विश्वास करिए मिलेगा, तर्क करने से कोई फायदा है नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम तो बस विस्तार वापस लेना ही लेना है, कहीं से संदेह नहीं है, लेकिन हमारा एक सुझाव होगा सरकार को अध्यक्ष महोदय कि थोड़े से लोगों के कहां आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है, कहां आपके जनता को सुविधा मिल सकती है, इस प्रकार के अगर कोई सेंटर बनता है अध्यक्ष महोदय तो थोड़ा सा मान्य वो चुपचाप वो ट्रेडिशनल नियम से अलग होकर विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य की भावना का मैं कदर करता हूं। आने वाला दिनों में इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी जो सिस्टम है वही चलेगा। ठीक है राजबाबू महोदय, ठीक है, आपके अविष्कार पर सरकार विचार करने के लिए विचार करेगी और ट्रेडिशन से हट के कुछ अलग काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा महोदय, और इसी के साथ में अपना विस्तार वापस लेता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोशन लाल चौधरी जी, हम सोचे रोशन जी चले गए क्या? अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था, यह सभा से अभिस्ताव करती है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव एवं केरेडाड़ी प्रखंड तथा रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड क्षेत्र प्रशासनिक, भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से अनुमंडल गठन की सभी सामान्य आहर्तों को पूर्ण करते हैं। सरकार, सवाल और लंबा है लेकिन जवाब सरकार के द्वारा जो दिया गया है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव, केरेडाड़ी एवं रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू को अनुमंडल दर्जा देने के संबंध में संबंधित उपायुक्त का प्रस्ताव संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा के साथ प्राप्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व के सदस्यों के द्वारा भी अनुमंडल के संबंध में बहुत सवाल आए हैं और जवाब, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि प्रमंडलीय आयुक्त से कब तक अनुशंसा प्राप्त कर दिया जाएगा। रामगढ़ जिला के पतरातू को अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव उपायुक्त रामगढ़ से और प्रमंडलीय आयुक्त हजारीबाग से कब तक प्राप्त कर लेगी? माननीय मंत्री, क्या सरकार नया अनुमंडल सृजन के पक्ष में है या नहीं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उच्च स्तरीय कमेटी को इस पर निर्णय करना है, ऐसा प्रस्ताव अभी अप्राप्त है, माननीय सदस्य को मैं जानकारी दूं, और ऐसे भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुमंडल प्रखंड इनकी गठन बीच बीच में विभागों के द्वारा की जाती है, लेकिन अभी ऐसा प्रस्ताव आने के बाद ही, और ऐसे भी अभी 26 और 27 एक साल के दरमियान में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का परिवर्तन या इस तरह का कोई चीजें संभव नहीं है, क्योंकि जनगणना भी अभी शुरू हो गई है। ऑलरेडी पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी का वहाँ कार्यालय है, चल रहा है, तो ये भी हो जाता तो अच्छा रहता। इसी चलिए माननीय मंत्री जी, एसडीपीओ ऑफिस है। हाँ, एसडीओ एसडीएम नहीं, इस बात को तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अभी एक साल तक तो इस पर कोई विचार नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। आने वाला जनगणना के उपरांत अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग इस पर
विचार करेंगे। चलिए, अभिस्ताव वापस ले लीजिए, आपको आश्वासन मिला हुआ है। ले लीजिए अभिस्ताव वापस लीजिए, समय मत कमाइए। अरे आपको भी जरूरत है, रामगढ़ जिला आपका भी है। धन्यवाद। इसीलिए तो बनने की संभावना है। हम अपना अभिस्ताव वापस ले लें। माननीय सदस्य प्रकाश राम जी। मेरा अभिस्ताव 3 पद से संबंधित है अध्यक्ष महोदय। पथ कृषि फॉर्म रिचू घूटा भाया पेशरार पथ। अध्यक्ष महोदय, यह पथ जो है 2 जिला को जोड़ती है अध्यक्ष महोदय, लातेहार और लोहरदगा जिला को। और इस पथ में ये जो है, इस पथ में लगभग 2 दर्जन ऐसे गांव हैं अध्यक्ष महोदय जहां SC ST बहुल क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय। और आज से 2000 के आसपास 2000 में जो है यहाँ रोड का जो है ग्रामीण विकास विभाग से जो है रोड का निर्माण हुआ था अध्यक्ष महोदय, लेकिन रोड बनाया ही नहीं और रोड के सारा पैसा जो है ठेकेदार निकाल के चला गया, रोड जो है नहीं बना। अभी फिलहाल जो है अभी 22-23 में इस रोड में भी मजबूतीकरण का टेंडर हुआ है, 22-23 में। 24 में उसको कंप्लीट करना था, आज भी वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ थोड़ा सा। और चूंकि हमारा क्षेत्र जो है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, तीनों रोड के बारे में थोड़ा एक मिनट अध्यक्ष महोदय। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में 2000 के आसपास जो है डॉक्टर अजय को जो है कई की बारूदी सुरंग से उग्रवादी उड़ा दिए थे और ये काफी महत्वपूर्ण रोड है अध्यक्ष महोदय। दूसरा रोड जो है अब अध्यक्ष महोदय रूद मुर्तिया से लातेहार NH39 कृषि फॉर्म लातेहार भाया कीता गोवा तक है अध्यक्ष महोदय। इस रोड में अध्यक्ष महोदय लातेहार का जो है डिग्री कॉलेज जो है वहां पर भवन बन करके वहां तैयार है अध्यक्ष महोदय और वहां पर यह जो है रोड जो है आवश्यक है, क्योंकि डिग्री कॉलेज का वहां निर्माण हो चुका है, इसलिए यह रोड भी काफी महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय। तीसरा पथ है चंदवा चीरो मोड़ से NH39 लुकैया मोड़ भाया चूल्हा पानी पथ अध्यक्ष महोदय। यह भी काफी जो है महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि चूल्हा पानी जो है जहां से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है अध्यक्ष महोदय, वहां भी जो है काफी लोगों का आना जाना है। ये भी लोहरदगा जिला को यह रोड जो है जोड़ती है। तो माननीय मंत्री महोदय से जो हम आग्रह करना चाहेंगे, आग्रह ही नहीं अध्यक्ष महोदय, नम्र निवेदन होगा माननीय मंत्री महोदय से, सरकार से, यह तीनों पथ जो है काफी महत्वपूर्ण है। लातेहार जिला पिछड़ा जिला है, आदिवासी बहुल हरिजन आदिवासी बहुल SC ST बहुल क्षेत्र है, इसलिए निवेदन पूर्वक हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे यह तीनों पथ जो है आप इसका निर्माण करा दें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 पथ में तीनों पथ का, क्योंकि माननीय विधायक का क्षेत्र है तो उनको बेहतर जानकारी है, लेकिन इन 3 पथों में 7 पथांश हैं। एक पथ ऐसा भी, प्रत्येक पथ ऐसा भी जिसमें 2 पथांश हैं। तो अगर इन 7 पथों की बात हम करते हैं तो 7 में से 4 में, जैसे प्रश्नगत पथ है कृषि फॉर्म रिचुगटा से पेशरार पथ, 0 किलोमीटर से 5.7 किलोमीटर तक मरम्मती का काम ऑनगोइंग है, चल रहा है। इसका दूसरे पथांश में कोई काम नहीं चल रहा है। तीसरा पथांश जो है भारत 12.10 से 14.80, इसमें दिनांक 2/9/2028 को DLP पूरा होगा। तो कुल मिलाकर समय सदन का कम खर्च करते हुए कुल मिला कर इन तीनों पथों में कुछ कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड पेंडिंग है। हम आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड होने के उपरांत ट्रैफिक सेंसस करा के पथ की उपयोगिता के आधार पर इस पथ को हम लोग निर्माण कराना चाहेंगे। माननीय प्रकाश जी, वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक पथ में जो है, एक पथ का तो करके जिसमें जो है DPL नहीं है अध्यक्ष महोदय, जिसमें कॉलेज जो है बना हुआ है उसमें DPL नहीं है। माननीय प्रकाश जी, आपका
प्रश्न में जितना पथों को आपने अंकित किया है सारे के विषय में माननीय मंत्री जी बोल दिए। और वही लाइबिलिटीज पीरियड समाप्त होने के उपरांत उसका निर्माण कार्य होगा। मैं वही कह रहा हूँ। तो ठीक है, वापस ले लीजिए। आपको आश्वासन मिल गया महोदय। ये माननीय मंत्री जी आश्वस्त कर दें कि तीनों पद से किसी भी परिस्थिति में हम बनाएंगे, तो आप वापस ले लेना। माननीय मंत्री जी उसी को रिपीट। उदार दिल के अध्यक्ष महोदय, मंत्री माननीय मंत्री जी काफी उदार हैं, इसलिए हमको आपको पहले ही मंत्री जी बोल चुके हैं। हमने तो कहा कि डीएलपी डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड समाप्त होने के उपरांत ट्रैफिक सेंसस करा के निश्चित रूप से हम लोग इसको बनाना चाहेंगे। अपना व्यवस्था वापस ले। उनका ले लेते हैं। माननीय सदस्य श्रीमती निशात आलम, पूछ लीजिए। ये सभा राज्य सरकार से अभिस्तव करते हैं कि पाकुड़ जिला अंतर्गत पाकुड़ प्रखंड के 3 पंचायत तथा सीतापहाड़ी, नसीपुर, चेंगाडांगा में एक भी उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण वर्णित पंचायत के छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रही है। साथ ही समीपवर्ती पंचायत नगरनवी के उच्च विद्यालय जाने आने के लिए छात्रों के रेलवे लाइन पार करना पड़ता है, जिससे अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। अतः ये सभा व्यापक छात्र हित के सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध एवं पर्याप्त संसाधन वाले माध्य विद्यालय सीतापहाड़ी को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित कराए। मान्य महोदय, माननीय सदस्य का जनहित का लोकहित का जुड़ा हुआ विषय है और चूंकि वो उसी क्षेत्र की माननीय विधायिका हैं तो इनको भी मालूम है कि जमीन की उपलब्धता वहाँ बड़ी कम है। राज्य सरकार ने जो हरताएं तय की हैं सरकारी विद्यालयों की, वास्तव में जमीन वहाँ नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि पठन पाठन जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। हाई राइज में मल्टीपल लेवल पर जाके भी स्कूलों को हम लोग वहाँ निर्माण करके उनका संचालन करना चाहेंगे और विभाग के पदाधिकारियों को भेजकर एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वहाँ स्कूलों के निर्माण का प्रयास किया जाएगा। ठीक, अभिस्ताव वापस ले लीजिए। जी अध्यक्ष महोदय, अभिस्ताव पर सब देते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी। महोदय, राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि लिट्टीपड़ा प्रखंड ड्राई जोन एरिया है महोदय पानी का, और इसको देखते हुए 2017 में एक बहु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति मिली थी, जिसका लागत खर्च था 217.51 करोड़। महोदय, जवाब में भी माननीय मंत्री ने माना है कि 2020 में ट्रायल और रन पूरा करना था, लेकिन महोदय ये 2026 का मार्च हो गया। अभी तक उसमें 4 जल मीनार बनना था बड़ा बड़ा, जिसमें मात्र 1 जल मीनार बना है। पाइपलाइन का काम अभी तक बिछाई का काम नहीं हुआ है महोदय, और हमको लगता है इतने वर्षों से ये योजना चल रहा है और न किसी
पदाधिकारी, न किसी इंजीनियर, न कोई ठेकेदार को इस पर किसी भी प्रकार का कोई पेनाल्टी, न उसके खिलाफ में कोई केस, मुकदमा या जांच अभी तक नहीं हुई है महोदय। हम इसीलिए मांग कर रहे हैं माननीय मंत्री से कि इतना बड़ा जो मामला है, देखने में बड़ी स्पष्ट लगता है कि इस मामला के पीछे क्या है मामला। तो हमारा मांग है महोदय कि इस योजना का माननीय मंत्री जांच कमेटी बना करके जांच करा दें। माननीय मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर माननीय सदस्य की गंभीर चिंता महोदय, लेटीपाड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 217 करोड़ 51 लाख था, उसका कार्य पूरा करने का अवधि था महोदय 2020, लेकिन महोदय कोविड के कारण 2 साल काम बंद रहा महोदय। फिर उसको 20 में एक्सटेंशन दिया गया महोदय। उसके बाद अब फॉरेस्ट और NHI और PWD का NOC का मामला है महोदय, प्रक्रिया में चल रहा है महोदय। हम समझते हैं कि अतिशीघ्र समय पर तो नहीं, लेकिन 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, मैंने 26 तक हम लोग उस योजना को पूरा करने का हम लोग एक प्लान किए हैं महोदय। तो माननीय सदस्य से चाहेंगे कि अविस्ताव वापस ले लें महोदय। कहीं भी NOC का कोई वहां पर कोई झंझट था, न दिक्कत था। उस इलाका में चूंकि पानी के लिए हाहाकार है, सभी लोग पानी चाहते हैं, पानी के बिना वहां पर चूंकि ड्राई जोन होने के चलते बड़ा दिक्कत है। ये मामला पूरा घुमा फिरा करके इस योजना को हमको लगता है कि चारों तरफ से इस योजना में गपटगोल हुआ है, और इसलिए योजना हम चाहते हैं महोदय, चूंकि इच्छा शक्ति है, हमको विश्वास है इस सरकार में, और इसीलिए हम उस दल के एक सदस्य होने के नाते हम चाहेंगे कि इसमें जांच कमेटी मंत्री बनावे। ये मैं चुनौती देता हूं, इसमें सारा चीज गड़बड़ी पकड़ा जाएगा। माननीय मंत्री जी, हमारे आवश्यकता पड़ेगा महोदय, जांच भी कराएंगे महोदय, कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं, आश्वासन आपके माध्यम से दे रहे हैं महोदय कि इस साल 26 में दिसंबर तक हम उस योजना को पूरा करने का कार्य करेंगे महोदय। अगर दिसंबर तक नहीं पूरा करेंगे, जांच भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, दोषी पाए जाएंगे, जेल भी भेजेंगे। तो कह रहे हैं महोदय, इसलिए माननीय सदस्य को कहेंगे कितने लंबे समय तक, तो दिसंबर तक थोड़ा और सब्र रखें, इंतजार करें, बस इतना ही आग्रह है महोदय। चूंकि 40% मात्र काम हुआ है, 60% काम अभी बाकी है। दिसंबर तक ऐसा टेक्निकल काम है जो संभव नहीं है होने का, इसलिए माननीय मंत्री जी किस स्थिति में ये गारंटी कर रहे हैं, हमको तो विश्वास नहीं है महोदय, और इसीलिए मैं इस पर अड़ा हूं कि जांच कमेटी माननीय मंत्री बनावे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं महोदय आपके माध्यम से कि विश्वास रखें महोदय, सरकार पर, विभाग पर विश्वास रखें महोदय। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम उसके उस परिवार के सदस्य हैं, तो हम कह रहे हैं महोदय विश्वास रखिए ना। आने वाला माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करेंगे कि आने वाला जो बजट सत्र होगा महोदय, उससे पहले सभी नलों में पानी मिलेगा महोदय, यही हम आश्वासन देना चाहेंगे महोदय। माननीय सदस्य हमला लोगों महोदय, ये तो चलिए गोल गोल बात हो गया, लेकिन जनता को पानी तो नहीं मिलेगा, ये मेरा विश्वास है महोदय। लेकिन मैं अपना अविश्वास वापस ले लेता हूं। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। जी जी, प्रदीप जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अविस्ताव काफी लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। जी जी, थोड़ा समय का बचत होगा। जी जी बिल्कुल। और सरकार के उत्तर भी हमारे हाथ में है, लेकिन 2-3 मिनट लगेगा अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही करने का प्रयास करता हूं।
क्योंकि यह मामला 7,187 एकड़ का है एचईसी की जमीन जो 1894 लैंड एक्विजिशन के तहत अधिकृत किया गया था। और सबको पता है कि 4,000 एकड़ पर एचईसी बसी है, 3,187 एकड़ यूं ही पड़ा हुआ है। उसके लेकर के हमारे उपनेता विधायक राजेश कश्यप जी ने इस प्रश्न को लाया है और उनके उत्तर हमारे सरकार की ओर से जो उत्तर संकल्प आए हैं वो हमारे हाथ में। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2-3 बातों से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं सदन का कि जब लारा एक्ट आया 2013 भूमि अधिग्रहण 2013, तो अध्यक्ष महोदय 2013 के 24 में यह लिखा हुआ है, केवल 24 का जो उनका धारा है कि जब यह लारा एक्ट आ गया तो 1894 एक्ट की सारी चीजें इसमें समाहित हो गई। यानी अब जो जमीन अधिग्रहित 1894 से भी हुआ उस पर 2013 का एक्ट ही काम करेगा। पहला तो ये। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इसके बाद अब लारा एक्ट ये कहता है उसका 101 कि जो जमीन बच गया 5 साल के लिए अनयूज्ड, लारा एक्ट 2013 के बाद सरकार ने 2015 नियमावली बनाई और नियमावली के 2015 को मैं केवल पढ़ देता हूं आपके सामने। उसमें इन्होंने कहा कि जहां अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि कब्जा लेने की तिथि से अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा तथा अनुपयोजित रह जाती है वो सरकार के खाते में जाएगा, सरकार उसको पुनः अपने वापस ले सकती है, कहने का उन्होंने प्रयास किया है। तो मैंने 2-3 एक्ट का जिक्र किया है अध्यक्ष महोदय। तो ये 2-3 एक्ट का खुल्लम खुला एचईसी ने उल्लंघन किया। इसी दावे को पेश करने के लिए यह प्रश्न लाया गया और मेरे पास दर्जनों प्रमाण हैं, जिन प्रमाणों को सरकार को मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। वो प्रमाण है, एक लंबी चौड़ी है, लेकिन जो प्राइवेट लैंड गया अध्यक्ष महोदय, कंपनियां हैं, एमटी यूनिवर्सिटी को 5 एकड़, एम मुड़मा में 40 एकड़, डीबीसी को भी 5 एकड़, गेल को भी दिया गया है और एक लंबी फहरिस्त है, पंजाब नेशनल बैंक से लेकर के हजारों एकड़ जमीन को दिया गया, जो कि इस एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। जमीन दे सकता है लेकिन वो सरकार उससे पहले वापस लेगी। सरकार फिर जिसको चाहे, जिस उपयोग में देना चाहे वो देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं कोट करना चाहता हूं केवल एक आधे मिनट में। एक वर्डिक्ट आया है, वो है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस संजीव खन्ना एंड संजीव कुमार का, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई प्राइवेट पार्टी, थर्ड पार्टी को कोई जो फर्स्ट पार्टी वो जमीन नहीं दे सकता, सरकार दे सकती है। इन तमाम विषयों का जब उल्लंघन हुआ है तो फिर सरकार हमें बताए। इसमें 2 खंड है, एक तो स्मार्ट सिटी एक खंड है। सरकार ने यह उत्तर में कहा कि स्मार्ट सिटी विधिवत हमने लिया है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं है, पहला पार्ट ये है। दूसरे पार्ट पर सरकार चुप्पी साध दी है। तो हमें पहले प्रश्न का उत्तर बताए कि यह जो हजारों एकड़ भूमि डायरेक्ट एचईसी थर्ड पार्टी को दे रही है, क्या ये नियम के विरुद्ध है कि नहीं? और नियम के विरुद्ध है तो सरकार अब तक चुप क्यों बैठी है, उसके कारण क्या है? पहला ये। फिर मैं स्मार्ट सिटी पर एक पंक्ति पूछूंगा, फिर वापस अपने प्रस्ताव को लूंगा। अध्यक्ष माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एचईसी को लेकर के जो माननीय सदस्य भू अधिग्रहण अधिनियम 1894 को फिर 2013 जो लारा एक्ट आया, उसके आलोक में 2015 में जो चीजें की गई है कि जो जमीनें ली गई जिस प्रयोजन के लिए, यदि उसका उपयोग नहीं होता है तो उसको फिर से उन्हीं को वापस करना जरूरी हो जाता है। और जहां तक एचईसी वाला मामले में 2-3 चीजों का इन्होंने जिक्र किया कि डीबीसी, घेल, पीएनबी और कुछ ऐसे प्राइवेट संस्थाओं को 1000 एकड़ से भी अधिक भूमि दी गई है। क्या ये एचईसी अधिकृत जमीन को दूसरे को दे सकती है? ये सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि
अध्यक्ष महोदय, 1894 वाला लैंड एक्विजिशन वाला मामला में सरकार ही मालिक होती है, ये बात सही है, लेकिन किस परिस्थिति में उसको हस्तांतरित किया गया नहीं है, इसको हम लोग ने स्पष्ट रूप से जिक्र कर दिया जहां तक HEC का मामला है, स्मार्ट सिटी का मामला है। महोदय, स्मार्ट सिटी को तो आपने स्पष्ट किया है, मैंने पहले ही कहा कि आपने स्मार्ट सिटी को कहा कि किस परिस्थिति में जमीन आपने ली है। हम कह रहे हैं और जो प्राइवेट पार्टियों को उन्होंने जमीन दी है, इसके बारे में सरकार क्यों चुप है? मैं पहला तो प्रश्न ये कर रहा हूं, अभी दूसरे प्रश्न पर आया कहां हूं? आप तो फिसल के वहां चले जाते हैं। हम कह रहे दूसरी पार्टी को देने, हम जो भूमिहीन लोग हैं, जिन्होंने रैयतों ने जमीन दिया, आज हमें घर बनाने की फुर्सत आप नहीं दे सकते, जमीन सरकार नहीं दे सकती। और ये जो मैं कापी आपको सुपुर्द करता हूं, ये 2011 से प्रारंभ हुआ है और 2017 के बीच सबसे अधिक जमीन दी गई, 2011 से 17 के बीच। आपके जमाने का नहीं है, लेकिन आपकी चुप्पी इस पर मुहर लगाती है। मेरा इतना ही कहना है कि आपकी चुप्पी नहीं होनी चाहिए। अगर HEC ने गलत किया है तो भाई उस पर कार्रवाई हो। कोई चीज को भी नियम से ऊपर नहीं रखा जा सकता, चाहे वो प्रदीप यादव हो, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो, चाहे आप हो, सबको नियम के अंदर ही चलना है। तो फिर HEC नियम के परे क्यों है? इस प्रश्न का हमें जवाब चाहिए। और नहीं है तो आप बताएं कि हम एक जांच बिठाएंगे। और मैं लंबी चौड़ी जांच के लिए नहीं कहता अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं आपकी अध्यक्षता में विधानसभा की कमेटी बने और इस बिंदुओं की जांच करें कि अब तक कितना उन्होंने विचलन किया है, इसकी जांच आप करा दें। हम तो सीधा सा उत्तर कह रहे। माननीय मंत्री जी, राजेश कच्छप जी का प्रश्न है ये, और माननीय प्रदीप जी को ऑथोराइज्ड किया है जी। जहां तक प्रदीप जी का कुछ बातें जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, उसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, तो फिर इस तरह की बातें क्यों हुई? क्योंकि उसके बाद जो भू अधिग्रहण पारदर्शिता नियम आया, उसको फिर से हम लोग ने ये करके झारखंड में लागू किए भी। तो जहां तक 1894 में जो अधिकृत भूमि है, उस पर ये लागू नहीं होता है, मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय। हाँ, 2013 के बाद यदि लैंड एक्विजिशन हो रही है तो वो सारे सेक्शन प्रभावी माने जाएंगे इस राज्य में। तो यदि 2013 के बाद इस तरह की एक्विजिशन की जमीन पर उस तरह का कोई प्राइवेट ओनरशिप लेकर के खरीद बिक्री कर रहा है, तो उस पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन 1894 वाला मामले में कोई ऐसा उल्लेखित नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन चीजों को देखना, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस चीज को मानता हूँ और इस चीजों को हम लोग एक बार मैं देख लेता हूँ। लेकिन 1884 वाला में वो मामला नहीं लागू होता है। 2013 के बाद इस बात को हम मान सकते हैं। मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि 2013 लारा एक्ट के मैं 24 को खंड को पढ़ता हूं कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस अंडर एक्ट नंबर 1 ऑफ 1894 shall be deemed to have lapsed as, इसका मतलब क्या हुआ? लैप्स माने 1894 का एक लैप्स करेगा किसके अंदर? 2013 के अंदर। ये तो समाहित हो गया। इसके बाद 1894 अब काम कहां करता? अब तो जो जमीन 1894 में भी लिया गया, अगर हम गलत हैं और आप सही है, हमको कोई एतराज नहीं है। आप अपनी अध्यक्षता में ही कमेटी बनाए ना। अगर हम गलत होंगे तो फिर हम गलत साबित हो जाएंगे। ये तो लंबा बहस का विषय है, यहाँ बहस हो नहीं सकता, समय कम है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप अपनी अध्यक्षता में कमेटी बनाइए विधानसभा की और इसकी जांच करा लीजिए कि किन किन बिंदुओं पर विचलन हुआ है। अगर हमारा दावा आपत्ति गलत है, हम गलत ठहरे जाएंगे, क्योंकि आपके वहां ज्ञानी लोग भी रहेंगे, पदाधिकारी से लेके एक आप। और ये भी हो सकता है कि इसमें से आप एडवोकेट जनरल को भी बुला सकते हैं, जो हमें हमारे अधूरे ज्ञान को पूरा कर सकता है। हम तो कह रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए, अगर आप सही है तो हम बैक हो जाएंगे। मंत्री जी, जहां तक इन बातों को, जो सेक्शन 24 की बात माननीय सदस्य उठा रहे हैं, मैं इन चीजों को विभाग के स्तर से देख सकता हूं, दिखवा सकता हूं कि जो बातें
कह रही है कि उडीम हो जाएंगे, तो उस चीज़ों को मैं देख सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में है कि नहीं। लेकिन एक बार सीधे कह देना कि एचईसी गलत कर रहा है, ये मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं उनकी सूचना को मैं ग्रहण करता हूँ और उसको व्यापक रूप से देखूंगा अध्यक्ष महोदय, उसके बाद ही इस पर कोई चीजें इसको स्पष्ट किया जा सकता है तो गंभीर विषय आप मान रहे हैं, सरकार पीछे ना हटे, मैं नहीं चाहता कि आप पीछे हट जाए, लेकिन सच को कहने में थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और आप हिम्मत दिखाएं। ये जनता के हित में एक अच्छा संदेश जाएगा। ये हमारा कोई स्टार चमकेगा ये नहीं है कि हमें 2 स्टार लग जाएगा हमने आपसे हाँ कहा दिया। तो हम केवल इतना ही आग्रह आपसे करेंगे कि ये जनता के हित में है और केवल एक नहीं अनेकों इस तरह से। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के भी उस जज के ऑर्डर का आपको कॉपी सौंप रहा हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, पढ़ने का वक्त नहीं तो मैं पूरा पढ़ देता आपके सामने। एक तो ये, दूसरा आप कह रहे कि स्मार्ट सिटी को हमने सही दिया, माननीय सदस्य केवल एक आधा मिनट में आधा मिनट केवल हो गया। आपको सहयोग करने के लिए माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी कुछ बोल। माननीय सदस्य को और माननीय मंत्री को सहयोग करना चाहता हूं। तो मान्यवर, कानूनों की व्याख्या 2013 भूमि अधिग्रहण कानून की जिस धारा का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं, सामान्य तौर पर नए अधिनियमों के प्रवृत्त होने पर पुराने अधिनियम निरसित हो जाते हैं। सामान्य प्रक्रिया यही है मान्यवर। और मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह सदन भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने के लिए शायद उपयुक्त नहीं है। इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतर प्लेटफॉर्म न्यायालय है। माननीय सदस्य को न्यायालय में जाना चाहिए और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की पूर्णतः व्याख्या न्यायालय के द्वारा की जाए तो सबके हित में उचित होगा। मान्यवर, भारत सरकार के नियम को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं राज्य सरकार के नियम को पढ़ रहा हूं। राज्य सरकार ने जो नियमावली बनाई है माननीय मंत्री महोदय, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं और खुद आपने परिभाषित किया जिसको मैंने हिंदी में पढ़ा है, अंग्रेजी में भी ये नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि सामान्य रूप से यह जो आशंकाएं बार बार उत्पन्न होती है, पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति है, रैयतों में गुस्सा है कि एचईसी मेरी जमीन थर्ड पार्टी को दे रहा है, इस भ्रम को हटाने में कमेटी बनाने में क्या ऐतराज है? आप अगर नहीं मेरी अध्यक्षता में चाहते, आप अपने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बना दें। प्रदीप जी, माननीय मंत्री जी, जो विषय को माननीय राजेश कच्छप जी लाए हैं और माननीय प्रदीप जी उस विषय पर कुछ रह रहा है, तो पहले तो उस विषय को आप अपने स्तर से, विभागीय सचिव हो या विभागीय ये हो, वो जो एडवोकेट जनरल की भी बात कर रहे हैं, इन तमाम आप संतुष्ट हो लें। मैं तो उसके बाद जैसे आप इसका होगा आगे बढ़ेंगे। आदेश महोदय, मैंने कह दिया कि आपकी सूचना को मैं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि ये सब विषय हैं जिस पर अभी तुरंत कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैंने तो कहा है कि सचिव स्तर से मैं इन चीजों को दिखवाल रही, तो मैंने कहा है आदेश। ठीक है प्रदीप जी, इसी आश्वासन है अध्यक्ष महोदय, केवल इसी आश्वासन से ले रहा हूँ वापस। केवल दूसरा पार्ट जो मैं कह रहा था कि आपने कहा कि स्मार्ट सिटी में मोटेशन हमने ठीक कराया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के जीएम के नाम से रसीद क्यों कटने लगा? ये कौन होता है? ये तो कहता नहीं। आपके राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ही चिट्ठी है मेरे पास, जिसको मैं पढ़ता हूं कि निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया गया हो कि हस्तांतरण विलेख के निबंधन अधिनियम 1908 के उपयुक्त धारा 22 के अधीन लोक नीति के विरुद्ध घोषित करते हैं। ये तो आप ही के विभाग की चिट्ठी है, तो भारत सरकार की नहीं है। और आपके जो जीएम है उसके नाम से रसीद कट रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कट ही नहीं सकता। तो मैं सहयोग करना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी मेरे ही विभाग के अधीन आता है। स्मार्ट सिटी के जिस जीएम का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले एक बात हम कहना चाहेंगे कि उस दिन नवीन जायसवाल जी से इसी विषय पर हम लोगों का बातचीत चल रहा था। 2009 के एक ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट का हमने यहाँ पर पढ़ के शब्दशः उल्लेख किया था। अभी संयोग से नहीं है, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मंगवा के दे देंगे, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जो लैंड गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई, उस जमीन को किसी एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। ये तमाम प्रक्रियाएं 2009 के ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट में आया।
टाटा की हम बात करें, टाटा अपने लीज को सबलीज करता है, सेल ने अपने लीज को सबलीज किया है। और जहां तक सवाल राकेश कुमार जो जीएम हैं उनके नाम पर म्यूटेशन होने का, तो स्मार्ट सिटी की कोई ह्यूमन एंटिटी नहीं है मान्यवर। निश्चित रूप से राकेश कुमार नाम है, पदनाम जीएम का है, तो जीएम के नाम से ही जमीन का म्यूटेशन होना है, यही हुआ है मान्यवर। मेरा इसमें स्पष्ट यही कहना है कि तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए इन चीजों को किया गया है। इसलिए मेरा तो यही आग्रह होगा, मैं माननीय राजस्व मंत्री को थोड़ा सहयोग कर रहा था, चूंकि स्मार्ट सिटी मेरे अंडर में आता है, उनके पास पूरी जानकारी नहीं होगी। प्रदीप जी, माननीय मंत्री जी, अंतिम में ये आपने इस तरह से इसको जचवा लीजिए, आप वापस जी अविस्ताव वापस ले लीजिए माननीय सदस्य। नहीं, अविस्ताव तो वापस होगा ही, वो तो अल्टीमेटली गोल है ही, उनको उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा यही है माननीय सदस्य प्रदीप जी, बस वापस लेते हैं। विषय जमीन से रिलेटेड है, नहीं, मेरी इच्छा है कि कितना गंभीर है इसे जिंदा रखने के लिए सदन जानता है, इसे जिंदा रखने के लिए ध्यानाकर्षण समिति में आप देने, हम तो इतना आग्रह करते हैं। अब अंतिम इससे छोटा आग्रह क्या हो सकता है? ध्यानाकर्षण समिति में अच्छा, पहले मंत्री जी को देख लेने दीजिए, उसके बाद जैसा ही आगे का होगा वैसा करेंगे हम लोग। चलिए मंत्री जी देख करके फिर क्या देख करके फिर जिनके प्रश्न क्या उनको संसूचित करेंगे। आप नहीं, वो देख करके मान्य सदस्य, आपने जिन शंकाओं का उद्धृत सदन के अंदर में किया, उन शंकाओं से थोड़ा उनको होने दीजिए, थोड़ा जान लेने दीजिए। माननीय मंत्री भी हम ही लोगों में से हैं, कोई उसमें विश्वास अविश्वास का सवाल नहीं है, और तो उतने में आप अपना अभिस्ताव को वापस ले लीजिए, उसके बाद जैसा ही होगा आगे का कार्रवाई हो। मेरा इतना ही आग्रह कि मैं तो अभिस्ताव अपने प्रस्ताव को वापस ले ही रहा हूं कि भाई जो माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को लाया है उनको आप अपने सारे विषयों से जांच करते हुए उन्हें संसूचित करें, ताकि आगे यह भ्रम पैदा ना हो। ठीक है, उनको संसूचित करिएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अविस्ताव है तोरपा विधानसभा अंतर्गत तोरपा सेंटर में एक मैं कोल्ड स्टोर की मांग किया हूं जो 1000 मीट्रिक टन की है। अध्यक्ष महोदय, तोरपा विधानसभा क्षेत्र किसानों से संबंधित है और किसान बहुत संख्या में है, और वहां पर आलू, टमाटर, गोभी, बैगन, मिर्चा, अदरक, हल्दी और अन्य मौसमी फसल उगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कोल्ड स्टोर नहीं रहने के कारण औने पौने दाम में बेच देते हैं, इसलिए मैंने 1000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर का मांग किया है। अध्यक्ष महोदय, जवाब भी सरकार का आया है कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार प्रथम चरण में एक लैपटॉप पैक्स चयन कर कोऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स तथा सोलर पैनल आधारित कोल्ड स्टोर निर्माण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस पर स्पष्ट कर दिया जाता क्योंकि मैंने 1000 मीट्रिक टन का मांग किया है, और इसमें तो मैं पूरा पूछ लेता हूँ एक ही बार में, और ये कब तक ये इस काम को किया जाएगा इसको भी थोड़ा बता दिया जाता। धन्यवाद। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक सवाल है इसमें कि इन्होंने 1000 MT का मांग किया है और इनको कितना प्राप्त होगा शायद वो स्पष्ट नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए निर्धारित किया है। ये DPR के स्टेज में जाएगा अध्यक्ष महोदय, और बाकी सारी प्रक्रियाओं के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि कितने मीट्रिक टन का निर्धारित किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और जितना समय आवश्यकता पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये काफी पूरे राज्य के लिए ये प्रोजेक्ट है, तो समय तो लगेगा अध्यक्ष महोदय, मगर मैं आश्वस्त करती हूँ क्योंकि हाउस से भी इस बजट की अनुमति हमें प्राप्त हो गई है, तो अब केवल प्रक्रिया में आना बाकी है अध्यक्ष महोदय। ठीक है माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मुझे वहाँ 1000 मीट्रिक टन की कोल्ड स्टोर की आवश्यकता है। अगर मुझे वहाँ प्रदान की जाती तो उस क्षेत्र के लोगों का बहुत ही हितकारी होता, इसलिए मैं मांग करता हूँ 1000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पूरे स्टेट के लिए ये एक यूनिफॉर्म मेट्रिक रहेगा, इसीलिए मैं
माननीय सदस्य से चाहूंगी कि अविस्ताव को अपना वापस ले लें, मगर मैं उनको ये भी संतुष्ट करती हूँ अध्यक्ष महोदय कि जो भी हम लोग मेट्रिक टन आवंटन करेंगे वो किसानों के लिए, उस विधानसभा के किसानों के लिए पर्याप्त रहेगा। माननीय सुदीप जी, अपना अविस्ताव को वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं वापस लूंगा, लेकिन मैं वहाँ के किसानों के हितकारी में 1000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर दिया जाए, इसी के साथ मैं अविस्ताव को वापस लेता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया। यह सभा राज्य सरकार से अविश्वास करती है कि पलामू जिला मेदिनीनगर में गहराते जल संकट एवं जल जीवन दयनीय कोयल नदी प्रत्येक वर्ष गर्मी के दिनों में सूख जाता है। जनहित में जल संकट को उभरन देखते हुए अगर सरकार कोयल नदी में रबर डैम या चेक डैम बना देने का जल स्तर बढ़ जाएगा। साथ ही डाल्टनगंज शहर में जल पर्याप्त पेयजल की उपलब्ध हो जाएगी। डाल्टनगंज शहर में आसपास के कई गांव में सिंचाई की सुविधा और कोयल नदी पर रबर डैम और चेक डैम बनाने का सरकार से हम मांग करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब ले लेते हैं इसके। अविस्ताव वापस ले लिए आलोक जी। जब मंत्री जी जवाब दे तो जवाब से तो संतुष्ट हो जाना चाहिए महोदय। माननीय मंत्री नहीं जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, कि कोयल नदी पर रबर डैम चेक डैम बनाने से भूगर्भ जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई की भी सुविधा होगी महोदय। तो विभाग कई बिंदुओं पर काम किया है महोदय, भूजल को ऊपर उठाने के लिए, सिंचाई का किसानों को पानी कैसे मिले उसके लिए पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना, शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोल परियोजना योजना, अमरनाथ बराज योजना, इन 3 योजना के अलावे भी महोदय कई छोटी मोटी योजनाएं चल रही है महोदय। तो अब सवाल इस पर है महोदय कि माननीय की जो इच्छा है उस इच्छा के अनुरूप राज्य सरकार काम कर रही है महोदय। इसलिए माननीय सदस्य को चाहेंगे कितनी सुस्पष्ट उत्तर है, उसके बाद कहीं माननीय को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए अविस्ताव वापस ले लें महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मेरा जवाब को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरा मांग है अध्यक्ष महोदय कि कोयल नदी को बांधकर डाल्टनगंज मेदिनीनगर निगम क्षेत्र और उसके अगल बगल के जो गांव है, आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिखाते हुए आपने जो लंबा चौड़ा जो जवाब दिया है, इस जवाब से डाल्टनगंज शहर का तो पानी नहीं बुझेगा अध्यक्ष महोदय। कब सोन से पानी आएगा, कब आपका नीलांबर पीतांबर वाला उत्तरी कल योजना परियोजना बंधाएगा। तो मेरे एक ही जवाब है मंत्री जी से कि आप कोयल नदी को बांध दीजिए। जो डाल्टनगंज है उसके अगल बगल के गांव है, क्षेत्र है, निगम क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो पानी का किल्लत होता है उस पानी से वहाँ के लोगों को निजात मिले महोदय। बहुत प्रॉब्लम होता है महोदय। अब जैसी गर्मी का दिन आएगा आप देखिएगा टैंकर के माध्यम से लोग पूरे डाल्टनगंज शहर में कुछ लोग डाल्टनगंज छोड़ देते हैं। मैं इस चीज को मांग करता हूँ महोदय। आलोक जी, हम सारे लोग समझ रहे हैं कि काफी देर से माननीय सदस्य अपने अविस्ताव प्रस्ताव के विषयों को सदन के अंदर रख रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी बड़ी धैर्य सहकार इस विषय को बोल रहे हैं महोदय। उम्मीद होगा कि ऐसा महोदय माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह किए और हमको लगता है कि जवाब भी आपके परिप्रेक्ष्य में ही है। जवाब सही नहीं है महोदय, उत्तर सही नहीं है। उत्तर में तो झूठ मूठ का उत्तर, इसमें बोले थे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपना है ये। मैं जो कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ, सरकार बैठी यहाँ पे, कि आप कोयल नदी को बांधिए, चाहे बियर बराज से बांधिए या रबर डैम। महोदय गया में, अभी गया जी में, बिहार में वहाँ के जो नदी है उसको सरकार बांधने के काम किया और पूरे गया शहर को पानी दे रहा है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप बांध दीजिएगा तो जो गर्मी के दिनों में हम लोग को जो परेशानी होता है, टैंकर हो या जिस सुविधा से पानी देना पड़ता है, वो कहीं न कहीं डाल्टनगंज के निवास करने वाले लोगों को नहीं देना पड़े। मैं ये मांग करता हूँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जवाब को कर रहे हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने महोदय। 15 और 19 वाला थोड़े टर्म है महोदय, 25-26 का टर्म है महोदय। हसीन सपने हम लोग नहीं दिखाते हैं महोदय, हम लोग रंगीन सपना दिखाते हैं महोदय और सच का सपना दिखाते हैं महोदय। हम तो कर रहे हैं
हम लोग कह रहे हैं महोदय कि 3 जलापूर्ति के अलावे महोदय 3 योजनाओं के अलावे महोदय 3 नहीं हम लोगों का विश्वास है माननीय मंत्री सुन लिया जाए। अरे आलोक चौरसिया को मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखा रहे। अरे सुनिए तो पहले, हमने कहा रंगीन सपना रंगीन पानी नहीं कहा। चलिए हमने कहा महोदय, माननीय महोदय 3 योजनाएं ऑलरेडी पहले से चल रही है महोदय। देखिए माननीय सदस्य का एक ही पूरक है महोदय कि कोल नदी में रबर डैम चेक डैम बना करके भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाना, यही उनका एकदम पूरक है महोदय। देखिए माननीय सदस्य को अब अंतिम और संतोषजनक उत्तर हम दे देते हैं। अब शायद इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो कोई इलाज नहीं है महोदय कि पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना के तहत उत्तर कोयल के सहायक नदी औरंगा नदी पर डाल्टनगंज के नजदीक बीयर का निर्माण कराया जा रहा है महोदय। और बजटीय उपबंध के आधार पर जो माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है जिस नदी पर, तब बजटीय उपबंध के आधार पर आगे देखा जाएगा महोदय। इसलिए माननीय सदस्य को कहेंगे कि अब इस प्रस्ताव को वापस ले ले महोदय। माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा एक ही अनुरोध है, और अनुरोध ये है कि कोयल नदी एक ऐसा क्षेत्र है कि पूरे लंबा उसका एरिया है और डाल्टनगंज ऐसा जगह है जहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। आज ये मेरा पहला बारी प्रश्न नहीं है महोदय, हमें लगता है कि मेरा तीसरा कार्यकाल है और 2014 से लेकर 2026 हम भी 3 बार से लगातार इस विधानसभा का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ और करीब करीब हमें लगता है कि हर बार हम इस चीज को, इस क्वेश्चन को माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के काम किया है कि कोयल नदी को आप बांधिए और डाल्टनगंज की पानी की समस्या को खत्म करिए। मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि मुझे कुछ ऐसा आश्वासन दीजिए ताकि मैं क्षेत्र में जाके कहूं कि हाँ, यहाँ पे हमारा कोयल नदी का बांधने की प्रक्रिया सरकार करने के काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप आंशिक रूप से आलोक जी को संतुष्ट कर दिए भाजपा उपबंध होने के उपरांत ही आप करेंगे। और जहाँ तक भाजपा उपबंध का कोई अभाव है नहीं आलोक जी। महोदय चलिए, सब्र का बांध माननीय सदस्य का टूट गया महोदय 2014 से लेके अब तक, तो निश्चित तौर पर उनको पीड़ा है आप कर दी और पीड़ा है महोदय। हम पीड़ा और उस दर्द को भी निवारण कर रहे हैं महोदय कि उसके सहयोगी नदी औरंगा नदी पर डाल्टनगंज के नजदीक बियर बना रहे हैं और अगला बजटीय उपबंध के आधार पर उस पर भी सरकार विचार करेगी। ठीक है, प्रस्ताव वापस लेते हैं महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है। वर्ष 1956 तक धनबाद एवं बागमारा अनुमंडल प्रभाव में था। धनबाद जिले के गठन के उपरांत सिर्फ सदर अनुमंडल ही क्रियाशील है एवं बागमारा अनुमंडल को समाप्त कर दिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बागमारा का पद वर्तमान में भी क्रियाशील है। बागमारा तथा आदि क्षेत्रों के लोग को अपनी कार्य हेतु जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनों द्वारा बागमारा से कतरास अनुमंडल के सृजन की मांग लंबे समय से की जा रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कतरास सह बागमारा अनुमंडल का सृजन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक उत्तर प्राप्त है। मंत्री का उत्तर ले लेते हैं शत्रुघ्न जी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष विभाग ने तो स्पष्ट उत्तर दिया है अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से उच्च स्तरीय कमेटी को अभी प्राप्त है, इसलिए इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। और दूसरा, कोई आश्वासन भी फिलहाल हम लोग नहीं दे सकते। हमने स्पष्ट किया अध्यक्ष महोदय कि जनगणना 2027 के लिए झारखंड राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन और ये चीजें नहीं होगा 2027 तक, इसलिए इस पर कोई आश्वासन भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि प्रस्ताव को वापस करें, 2027 के बाद फिर से एक बार प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, ये मांग आज से नहीं, हमें लग रहा है कि काफी दिनों से जितने माननीय सदस्य इस सदन में आए, सभी लोगों ने लगातार इस मांग को करते आ रहे हैं। धनबाद जिला में एकमात्र सदर अनुमंडल है, जिला में एकमात्र अनुमंडल है जो स्वाभाविक है कि कार्य में दबाव भी बढ़ रहा है। लोगों को अपने कार्य के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है, जो काफी दूर है।
पूर्व में बागमारा मंडल प्रभाव में थी। बागमारा मंडल बनाने की मांग अविभाजित बिहार के समय से की जा रही है। माननीय सदस्य, एक अध्यक्ष महोदय, ये मांग देखिए प्रत्येक आप ही को सहयोग करना है, आप ही को सुविधा होगा। शत्रुघ्न जी, आप ही का सुविधा होगा कि अभी वर्तमान में राज्य के अंदर में चाहे प्रखंड निर्माण की बात हो, चाहे अनुमंडल निर्माण की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट निर्माण की बात हो, ये विषय अभी लंबित है। जैसे ही इसका खुलेगा और आपने अभिस्ताव के रूप में जो प्रश्न लाए हैं, तो निश्चित रूप से इस सब चीज पर सर्वे होगा, इसका सारा चीज रिपोर्ट को देखा जाएगा और वैसे हिसाब से निर्णय भी होगा। तो इसलिए माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर ही वर्तमान में अभिस्ताव को वापस ले लेते तो अच्छा होता। थोड़ा समय पीड़ा रखना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये मांग आज की नहीं है, प्रत्येक बजट सत्र के दौरान ये मामला आती है। हमारे पूर्व में भी हमारे छोटे भाई झुलू महतो जी भी लगातार 3-3 बार उन्होंने विधायक संसद में आने का काम किया है, सुशोभित किया है। उन्होंने भी लगातार 3-3 बार मांग रखने का काम किया है। चौथी बार हमने भी इस मांग को अगले सत्र में भी रखने का काम किया था, इस बार भी रखने का काम किया हूँ। ये प्रत्येक बार शासन मिलता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय निकालें, जिला प्रशासन से वहां से रिपोर्ट लें, क्योंकि काफी घनाबादी है, काफी दूर जाना पड़ता है। बागमारा धनबाद में हमारा अनुमंडल है, सारा कार्य बागमारा में हो रही है, डीएसी भी है, अनुमंडल पदाधिकारी भी खुद रहते हैं, लेकिन उस पर कोई विजन नहीं हो रहा है, उस पर कोई आदेश नहीं पारित नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि अनुमंडल सारा कार्य हो रहा है, सिर्फ उस आदेश पारित करना है, बस इतना ही काम है। हम चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि इस पर तुरंत अविलंब जिला प्रशासन से इसका रिपोर्ट लिया जाए कि सारा कार्य बागमारा में हो रहा है और हमें सारा कार्य के लिए फिर जाना पड़ रहा है, धनबाद जाना पड़ रहा है। तो अनुमंडल बनाने में क्या दिक्कत हो रही है, हमें कहीं कोई समझ नहीं आ रहा है, अड़चन क्यों आ रही है? सारा कार्य तो बागमारा में ही हो रहा है, डीएससी बैठे हुए हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैंने तो माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि 2027 तक इस पर पुनर्गठन से संबंधित प्रशासनिक इकाइयों का विचार नहीं हो सकता है। और दूसरी बात की प्रस्ताव भी अप्राप्त है उच्च स्तरीय कमेटी में, इसलिए इस पर कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया जा सकता। इसलिए माननीय सदस्य अभिस्ताव को वापस लेने में तो आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय। चलिए शत्रुघ्न मंत्री महोदय, अभिस्ताव प्रस्ताव तो वापस लेंगे ही, लेकिन पीड़ा को समझिए। अगले सत्र में भी यही बात आई थी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी इस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई। कोई इसी सुझाव के साथ आपने जो सुझाव दिया ना, बहुत जल्द वहां से एक रिपोर्ट लिया जाए। आपने जो सुझाव दिया, इस सुझाव के उपरांत वापस एक हम चाहते हैं कि कोई एक सुझाव जो संतोषजनक हो, माननीय मंत्री महोदय अपना मुखाबिन से बोल दे, हम तुरंत वापस ले लेंगे। थोड़ा सा मंत्री महोदय खाली सुनना चाहते हैं कि इस पर प्रक्रिया क्या कितना जल्द कर दीजिएगा। वही बात आएगा शत्रुघ्न जी, पहले भी माननीय सदस्यों का सवाल था, लेकिन जो प्रतिबंध अभी 2027 तक है जनगणना के कारण से भारत सरकार का, ये भी तो बात आपको सुनना। आपका प्रस्ताव भी अभी उच्च स्तरीय कमेटी में नहीं आया, ये सब चीजें होगा तो उस पर जरूर विचार करेगी सरकार। चलिए मंत्री महोदय, तो आपको लाना पड़ेगा, वहां से भेजना पड़ेगा पुनः, वहां से भेजिए तो मंगाइए वहां से। चलिए शत्रुघ्न जी, चलिए ठीक है, अपना प्रस्ताव। माननीय सदस्य उमाकांत राजक जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार के अभिस्ताव करती है कि बोकारो जिला के चंदनकारी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय युवकों को रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, माइनिंग आदि जैसे ट्रेड डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई कराना चाहते हैं। वैसे गरीब छात्र छात्राओं के लिए कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है, अतः चंदनकारी विधानसभा के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापना खोलने की मांग सरकार से करता हूं। उत्तर पढ़ लिया? उत्तर तो पढ़े अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम माननीय साथी विधायक का गैर सरकारी संकल्प आया है मान्यवर। बोकारो जिले में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले से अवस्थित हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक खुटरी बोकारो, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बोकारो। अब चंदन क्यारी के लिए बोल रहे हैं तो हर प्रखंड में पॉलिटेक्निक खोलने की सरकार की कोई नीति तो नहीं है। इसके बाद भी माननीय सदस्य अगर कुछ कहते हैं तो हम लोग देखेंगे उसको। अध्यक्ष महोदय, सरकारी जवाब में सर हमें मिला है कि बोकारो जिला में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रही है। एक है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खुंटरी बोकारो और एक है राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बोकारो। तो बोकारो में जो बालीडी में चल रहा है वो महिला पॉलिटेक्निक है अध्यक्ष महोदय,
और खुटरी में जो चल रहा है वो बच्चों का है, लड़कों का पॉलिटेक्निक कॉलेज अध्यक्ष महोदय। जवाब में और आया है मेरे पास कि धनबाद में 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं, एक चल रहे हैं निरसा में, एक भागा में और धनबाद में। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि चंदनकारी की दूरी जो बालीडीह है कम से कम 40 से 42-45 किलोमीटर होगा अध्यक्ष महोदय, और खुटरी चले जाएंगे तो 50 किलोमीटर दूरी हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। और चंदनकारी काफी ग्रामीण क्षेत्र है, किसान लोग हैं, गरीब गुरबे लोग रहते हैं और बच्चों को पढ़ाने में इच्छा रखते हैं, और वहाँ के बच्चों को तकनीकी शिक्षा नहीं मिल पा रहा। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ मंत्री महोदय से कि उस जो पिछड़ा क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए एक नया पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकार के द्वारा स्थापित हो, तो वहाँ के बच्चों को, छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा मिलने में सुविधा उपलब्ध होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाए। अनुरोध के साथ आप अभिस्ताव वापस लिए, मंत्री को अनुरोध किए, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वहाँ एक खोले, आश्वासन दे कि वहाँ खोला जाएगा इस वर्ष 26-27 में। तो अपना अभिस्ताव वापस ले लीजिए अध्यक्ष महोदय। अभी मंत्री जी का आश्वासन आ जाएगा तो हम जरूर ले लेंगे। माननीय मंत्री जी बोल दीजिए, आप ही के माननीय सदस्य चाहते हैं। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वो बात पूर्णतया सत्य नहीं है मान्यवर। पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसा नहीं है कि उस प्रखंड के छात्र वहां पढ़ेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन का जो प्रक्रिया है उसकी एक मेधा सूची बनती है, वो राज्य स्तर की होती है। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के द्वारा मेधा सूची बनती है और कोई भी छात्र किसी भी जगह लेता है एडमिशन। तो ये कहना कि 42 किलोमीटर है तो संभव नहीं है। मैंने एक माननीय सदस्य का और पहले भी आया था, उसमें भी यही बात कही थी कि 17 और 8 25 कॉलेज संचालित हैं पूरे राज्य में। पॉलिटेक्निक कॉलेज बना देना समाधान नहीं है मान्यवर। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए उतने बच्चों का नामांकन आवश्यक होता है, उस आधारभूत संरचना का व्यवस्था आवश्यक होता है। बनने को बन जाएगा और बाद में फिर माननीय सदस्य का आएगा कि वहां पर टीचर कम है। तो हम इनसे यही आग्रह करेंगे, जब ये इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम इनसे ही आग्रह करेंगे कि एक बार हम फिजिबिलिटी करा लेते हैं विभाग के माध्यम से। अगर ये प्रतीत होता है कि चंदन क्यारी में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाना आवश्यक होगा तो विभाग इस पर विचार करेगा। चलिए अध्यक्ष महोदय, हम तब एक सवाल करेंगे मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, कि हमारा जो 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है, क्या उन 25 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में क्या सीटों की संख्या अपूर्ण है? हमको लगता है कि अपूर्ण नहीं है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि छात्रों की संख्या नहीं मिल पाती है। मैं मंत्री से अभी भी अनुरोध कर रहा हूं कि पिछड़ा क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, खेतीहरों का क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, और वहां की दूरी बहुत काफी है। ये बात जरूर है कि प्रतियोगिता में लोग बच्चे जाते हैं, अपना परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, नाम लिखाता है, लेकिन वही बच्चे जा पाते हैं जो सक्षम होते हैं। और 42 किलोमीटर दूर जाके कोई बच्चा पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई करेगा? हमारा चंदन क्यारी में खेतीहर लोग ज्यादा निवास करते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि चंदन क्यारी में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज ये खोलने का काम करें। वहाँ के गरीब गुरबों को शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग होगा अध्यक्ष महोदय। हो गया, वापस ले लीजिए। खोल देंगे तो ले ही लेंगे अध्यक्ष महोदय, वापस ले लीजिए। मंत्री जी बोल देंगे खोल देंगे, जब कभी बोल दे 26 में बोले, 27 में बोले। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बड़ी संवेदनशील है, सकारात्मक सोच रखते हैं, माननीय उमाकांत उम्मीद भी है। माननीय उमाकांत जी, आपका सारा विषय आ गया, क्षेत्र के बारे में भी, लोगों के पॉलिटेक्निक में पढ़ने के विषय में भी, और मंत्री जी भी अपने बाध्यता को आपके बीच में रखे। तो इसलिए कम से कम इतना तो आश्वासन आपको मिला कि अगर संभावना होगा तो आगे हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो इसी पर आप वापस ले लीजिए। खाली साल बता दे अध्यक्ष महोदय, संवेदनशील मंत्री है, उन पर काफी हमको विश्वास है। माननीय मंत्री, और बोल देंगे तो हमको लगता है कि हमारा चंदन क्यारी में खुल जाएगा। माननीय मंत्री जी, मैंने स्पष्ट कहा कि हम स्थलीय संभावनाओं का अध्ययन करने के उपरांत यदि उपयुक्त है तो बनेगा, और नहीं है तो उसके लिए हम समय क्या बता पाएंगे। चलिए इसी आशा के साथ हम
इसी आशा के साथ कि बनेगा वहाँ अपना विस्तार को आपस। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी। है जब बैंक ऑफ इंडिया हीरापुर ब्रांच में 2 खालिस्तानी उग्रवादी डूब गए थे सुबह बैंक खुलने के बाद ही AK-47 लेकर, और बैंक लूटने का प्रयास कर रहे थे। वो बैंक महज 500 मीटर दूरी में थी SP रेजिडेंस की, और उस समय सबसे पहले जो वो आतंकवादी से लड़े, उसके बंदूक छीनने की कोशिश की, वो बैंक में एक कस्टमर, उस क्रम में AK-47 को छीनने के क्रम में उनकी जो है गोली चलने से मौत हो गई, लेकिन उसने आखिरी दम तक उन उग्रवादियों के साथ खाली हाथ से लड़े, और उसके बाद तत्कालीन SP रणधीर वर्मा वहां पर पहुंचे, उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन किए, वो उग्रवादियों के साथ लड़े, फिर वो भी शहीद हुए। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पिछले 35 वर्षों से आप बोल सकते हैं जो लगातार धनबाद की जनता आंदोलन कर रही है, जो अगर एक अधिकारी अपने कर्तव्यों की पालन करते हुए शहीद होते हैं, क्या आम जनता, जिनको हम लोग कहते हैं जो भाई सरकारी संपत्ति को बचाना हमारा भी कर्तव्य है, क्या आम जनता ऐसे घटनाक्रम में उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए जो मारा गया, क्या उनको शहीद का दर्जा या उनको सम्मान देने का अधिकार है कि नहीं, मिलने का अधिकार है कि नहीं? माननीय मंत्री, इनके बाद सीपी बाबू का सवाल है। जी सर, हम जल्दी नहीं, हम तो समझ रहे हैं सर, बैठे हुए हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं यार, इतना वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए सर। सवाल माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अरूप चटर्जी का जो पूरक प्रश्न है महोदय, 1991 में धनबाद में हम सब लोग जानते हैं महोदय, जो रणधीर वर्मा, स्वर्गीय रणधीर वर्मा जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे महोदय, उनके उग्रवादियों आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई। लेकिन जिन एक और व्यक्ति जिनकी वहां मृत्यु हुई थी महोदय, उनका नाम था स्वर्गीय श्यामल चक्रवर्ती। तो माननीय सदस्य का जो पूरक है महोदय कि उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, शहीद का सम्मान उनको क्यों नहीं दिया गया, केवल स्वर्गीय रणधीर वर्मा को शहीद का सम्मान दिया गया। तो महोदय, क्योंकि दस्तावेज में अगर हम कहीं देखें, कहीं उल्लेख नहीं है महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य कह रहे थे कि वो निहत्थे 47 जैसे हथियार से लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते अदम साहस का परिचय देते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन वह महोदय दस्तावेज में कहीं कोई उल्लेख नहीं है महोदय, और नहीं कोई साक्ष्य है महोदय। लेकिन इस बात को उचित नहीं प्रतीत होता है महोदय, एक अपने कार्य से गए थे और उग्रवादियों की गोली से मरे तो उनको शहीद का सम्मान मिले, क्योंकि शहीद का सम्मान एक तौर तरीका, एक मापदंड बना हुआ है महोदय, उस आधार पर शहीद का प्रशस्ति पत्र या शहीद सम्मान मिलता है महोदय। तो माननीय सदस्य आग्रह कराएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लें। मैं मंत्री जी के इस वक्तव्य से ये नहीं हूँ जो ये उचित प्राप्त नहीं होती है, तो क्या जनता को आप ये संदेश देना चाहते हैं जो भाई जिनकी कर्तव्य है वही लड़े? मैं कहूंगा जो SP की कर्तव्य थी वहां लड़ने का, आम जनता की वो कर्तव्य नहीं थी, अगर आप माननीय मंत्री जी के बातों पर चले, लेकिन उसने अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उसने उग्रवादियों के साथ लड़े। वो चाहते तो वो साइड में खड़े रहते, वो चाहते तो सीधे बाहर चले आते, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसने लड़ा। हमारा ये है मानना है जो अगर अशोक चक्र या कोई भी सम्मान मिलना चाहिए तो पहले तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल पूरे देश में सेट हो जो भाई हम सबकी जिम्मेवारी है इस चीज को बचाना। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही दरख्वास्त करूंगा, देखिए रिपोर्ट की मामला है, वो SP थे तो स्वाभाविक बात है पूरी महकमा रिपोर्ट उसके पक्ष में दिया, लेकिन एक आम जनता के पक्ष में नहीं दिया, इसलिए
जो वो एसपी की कद को छोटा नहीं करना चाहते थे। तो मैं माननीय मंत्री, हम लोग कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग कोई मुआवजा या पैसा नहीं मांग रहे, राशि नहीं मांग रहे, महज सरकार उनको सम्मान दे, एक सर्टिफिकेट दे और माने जो ये शहीद हुए इसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता। महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बड़ा स्पष्ट शब्दों में हम इस बात को कहे महोदय कि देखिए वो जो सिविलियन थे उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल चुका है महोदय, अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गया। और जहां तक राष्ट्रीय शहादत सम्मान का विषय है या राजकीय शहादत सम्मान का विषय है महोदय, तो शहादत सम्मान महोदय वीरताओं अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है महोदय, और उस तरह से कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है महोदय, कोई साक्ष्य नहीं है। तो महोदय हम लोग निर्णय कैसे ले पाए महोदय, जिसके चलते हमने कहा कि महोदय हम लोग इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उस तरह का अदम्य साहस का कहीं उनका उल्लेख या जिक्र नहीं है महोदय। और ये मामला 1991 का है महोदय, और हमने कहा कि उसको इसलिए उनको जो वीर गति प्राप्त हुए, जो शहीद हुए सिविलियन, उनको अनुकंपा के आधार पर उनको नौकरी मिला है महोदय। नौकरी तो वो चूंकि IISM के एम्प्लॉय थे इसलिए मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्या माननीय मंत्री वहाँ उसने अपना जवाब में दिया, अगर मतलब पुलिस मुख्यालय के माध्यम से प्राप्त होते हैं तो समीक्षा उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या DC और वहाँ के सीनियर SP की एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करते हुए उसका प्रतिवेदन मंगाकर उनको उचित सम्मान देने की काम करेगी? अध्यक्ष महोदय, ठीक है, माननीय सदस्य की जो चिंता है हम उस ओर बढ़ेंगे। फिर एक बार हम लोग साक्ष्य जुटाने का संबंधित वरीय अधिकारियों को हम लोग निर्देश देंगे, साक्ष्य जुटाएंगे, साक्ष्य के अवलोकन के आधार पर हम लोग आगे का निर्णय लेंगे महोदय। ठीक है आरोप जी। ठीक है, मैं माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल चुका है तो मैं प्रस्ताव को नहीं पढ़ते हुए मैं संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि क्या संवेदनशीलता दिखाते हुए रांची की जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं। क्योंकि जो उत्तर मिला है उसमें इफ और बट बहुत लगा हुआ है, कारण बताए गए अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मुख्यमंत्री मंत्रीगण के लोग के यहाँ तो साउंड प्रूफ जनरेटर लगा हुआ होगा अध्यक्ष महोदय, हम लोग के यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है नहीं, मत भेजवाइए ना कहाँ भेजवाइए। हमको उससे तकलीफ नहीं था, लेकिन सीपी बाबू रांची से बाहर नहीं गए, थोड़ा रांची से बाहर जाकर के संथाल परगना की ओर भी जाते तो हमको लगता बेहतर होता। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप ये बात बाहर की बात कर रहे हैं तो बिहार विधानसभा में लगभग 2 टर्म रहने का अवसर मिला है और माननीय राधा कृष्ण किशोर जी भी वहाँ बिहार विधानसभा में रहे अध्यक्ष महोदय। कुछ दिन प्रदीप यादव जी, कुछ महीना प्रदीप यादव भी रहे और कोई लोग रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और लोग वरिष्ठ लोग नहीं है वहाँ। जनार्दन जी, वहाँ 1 मिनट वास्ते बिजली आज से 25-26 साल पहले नहीं जाती थी अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है कि जहां यहाँ थोड़ा अंधड़ पानी चला, बिजली गोल, और ये कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये तो झूठ का पुलिंदा है ना, असत्य का पुलिंदा है, सॉरी असत्य का पुलिंदा है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि क्या है, लोड शेडिंग होता है अध्यक्ष महोदय, और फोन करके बोलना पड़ता है कि भाई इधर आप काट दिए हैं, थोड़ा दीजिए। यदि कोई क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की जनता बोलती है, तब जाकर के आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि रांची राजधानी है जहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण रहते हैं, तो कम से कम राजधानी में तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराइए। और इसमें एक उत्तर में दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय
कि सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, तो मेरा एक बात बता दीजिए माननीय मंत्री महोदय कि जहां मैं कचहरी चौक पर रहता हूं उसके अगल बगल कौन सी सड़क चौड़ी हो रही है, वहां कौन सा ट्रांसफार्मर लग रहा है। कल ही रात को पानी आया, बिजली गोल, आधा घंटा बाद आया फिर गोल, फिर थोड़ा देर के बाद आया फिर गोल। अब ये कह रहे हैं 24 घंटे निर्बाध बिजली दे रहे हैं। तो मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना ही आग्रह हूं। मैं तो पहले कह दे रहा हूं कि अल्पमत में हूं, वापस लेना हमारी मजबूरी है। मैं पहले कह रहा मैं वापस ले रहा हूं, खाली एक उत्तर दिला दीजिए। उत्तर दे रहे हैं बस एकदम ही मेरा आपका सुस्पष्ट उत्तर देंगे माननीय मंत्री जी, सुस्पष्ट उत्तर देंगे माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक नहीं अल्पमत में। अध्यक्ष महोदय, माननीय सीपी बाबू का जो विषय है महोदय कि राज्य में शहर में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाए, हम लोग तैयार है महोदय। 24 घंटे आंशिक समय को छोड़ करके, कुछ समय को छोड़ करके, कुछ समय में वो महोदय जैसे RDSS का कार्य हो रहा है महोदय। अब सीपी बाबू कह रहे थे हमारे यहाँ कचहरी चौक में कौन सा ओवरब्रिज बन रहा है महोदय। बड़ी अनुभवी आदमी है, लंबे संवैधानिक जीवन में रहे महोदय। क्योंकि कचहरी चौक में तो कोई ओवरब्रिज का काम नहीं हो रहा, कोई फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, लेकिन महोदय 11 kV आता है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से। सब स्टेशन है महोदय 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर में। तो महोदय अगर कोई निश्चित उस दूरी के बीच में कहीं काम हो रहा है तो शटडाउन तो लेंगे ना महोदय। विद्युत तार को चेंज करना है जो जर्जर है उसके लिए शटडाउन लिया जाता है, ट्रांसफार्मर बदलना है उसके लिए शटडाउन लिया जाता है, पोल लगाना है उसके लिए शटडाउन लिया जाता है। इसलिए हमने कहा महोदय कि आंशिक समय को, कुछ समय को, घंटा 2 घंटा को छोड़ करके हम समझते हैं 22 साढ़े 22 घंटा बिजली इन प्रक्रियाओं को चलते बाधित है, नहीं तो 22 साढ़े 22 घंटा बिजली उनको दे रहे हैं। और ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात 24 घंटा बिजली मिलेगा महोदय। अभी तो 22 साढ़े 22 घंटा बिजली दे ही रहे महोदय। लास्ट है अध्यक्ष महोदय, आखिर मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया अध्यक्ष महोदय कि ये उत्तर में लास्ट में पढ़िए तो 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है। किस आधार पर आपने उत्तर में दे दिया महोदय? अन्यथा एक शब्द लिखा हुआ है सीपी बाबू, अन्यथा। इसीलिए मैंने कहा इफ बट लगाकर। हाँ, अन्यथा है, गौर से पढ़िएगा कि अन्यथा है। चलिए मैं माननीय मंत्री जी के मजबूरी को समझता हूँ। मजबूरी नहीं है सर, ईमानदारी है, मजबूरी नहीं, ईमानदारी है। वापस हो गया सीपी बाबू, वापस हो गया तो बैठिए तो जनार्दन बाबू। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिभावक करती है कि वह व्यापक लोकहित में बाहर करते हैं, मार्शल से पकड़वा के सीपीओ को बिठाइए, ये मेरी व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिभावक करती है कि वह व्यापक लोकहित में चतरा जिला अंतर्गत सदर अंचल पंचायत हफुआ, वर्तमान पंचायत गोढ़ाई में कामत आहर खाता संख्या 4, खेसरा नंबर 4, रकबा 3 एकड़ 13 डिसमिल जमीन सैराज भूमि को नियम विरुद्ध बंदोबस्त करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी को दंडित करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन बातों को गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से लाए उसमें हम लोग स्पष्ट जवाब दिए हैं कि आरोप अवैध जमाबंदी को स्थगित करने सरकारी बोर्ड लगाने के निर्देश अंचल अधिकारी छतरा को दिया गया और शहरात से मुक्त किए जाने के क्रम में संलिप्त पदाधिकारी कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इसको लेकर के जांच कमेटी गठित हुई थी, उपायुक्त ने जांच कमेटी गठित किया था अध्यक्ष महोदय, जिसमें स्पष्ट किया गया जांच रिपोर्ट में कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग रांची के निर्गत संकल्प संख्या 12 पंचायती राज
51/13/1376 रांची दिनांक 1/4/2025 द्वारा शरारत बंदोबस्ती मामले में सभी शक्ति एवं विभाग के पास अक्षुण्ण रखा गया, जिसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त होने के उपरांत राज्य में लागू होता है। परंतु जिला मत्स्य पदाधिकारी से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी छतरा श्री मिथुन मांझी, अंचल अधिकारी छतरा श्री अनिल कुमार द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शक्तियों के विरुद्ध उपकृत किया गया। अतः जिला मत्स्य पदाधिकारी से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी छतरा श्री मिथुन मांझी, अंचल अधिकारी छतरा श्री अनिल कुमार तथा अनुमंडल पदाधिकारी छतरा श्री जहूर आलम एवं तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक अंचल अमीन तथा वर्तमान राजस्व उप निरीक्षक के विरुद्ध दोषानुसार समुचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा तो इतना ही मांग है महोदय, बहुत हमारा मांग नहीं है कि वैसे अधिकारी जो ऐसे कुकृत्य में शामिल हैं, जो जमीन के मामले चतरा में बहुत मैं उठाते रहा हूं, अब अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक महोदय जो 35-40 साल से शरारत के ये हो रहा है, अभी भी 27 तक जो शरारत में था, 25 से 27 तक महोदय, इसी बीच अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक 340 दिनांक 22/3/25 के निर्देश पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा कामत आहार को शरारत से मुक्त किया। उसमें अमीन भी शामिल है महोदय, अंचल अधिकारी भी शामिल हैं। और महोदय जो मैं बता देना चाहता हूँ, पूरा विषय में लाया था, एक टीम बनी थी महोदय, और टीम के एक जांच प्रतिवेदन मान्य सदस्य एक एकदम खत्म कर देना महोदय, बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं हो जाना चाहिए। में लोग दोषी पाए गए महोदय, उत्तर से संतुष्ट हो जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोष पाए गए हैं, स्पष्टीकरण की मांग, उसकी प्रक्रिया हम तो पढ़ लिए उत्तर को, इसलिए संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो निश्चित हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन महोदय मैं एकदम संतुष्ट हूँ, नहीं हो सो बात नहीं है। माननीय मंत्री जी ने पूरा उद्धृत किया, हम मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ, लेकिन हमारा कहने का मतलब कि केवल स्पष्टीकरण पूछ लेना, उस पर दोष मुक्त कर देना महोदय, ये तो बहुत हम समझते हैं न्याय उचित नहीं। और आगे की लाइन आप पढ़ लीजिए, स्पष्टीकरण की मांग की गई है तथा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। स्पष्टीकरण के बाद तो बाकी सस्पेंशन वगैरह जो होने का है होगा। महोदय 6 महीना पहले से स्पष्टीकरण पूछा गया, देख लिया गया महोदय, और कितना दिन तक पूछा जाएगा? वैसे अधिकारियों के हाउस में सस्पेंड का एक संदेश भी देना चाहिए महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रक्रिया है, स्पष्टीकरण प्रपत्र को गठित गवाह, तो 3 महीना कम से कम लगेंगे अध्यक्ष महोदय इस प्रक्रिया में, तब कार्मिक इस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएंगे। दोष आरोप इन पर ही हो गया, दोष पाए गए हैं इन लोग, इसलिए आप जो चाहते हैं माननीय सदस्य गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, कोई दोषीदार पदाधिकारी नहीं बचेंगे, उस पर सरकार एकदम कार्रवाई करेगी। आप वापस ले लीजिए। वापस मैं वापस तो ले ही लिया महोदय, वो माननीय मंत्री जी के बात से मैं संतुष्ट भी रहता हूँ। इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री अंतिम संबोधन। सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज इस बजट सत्र का ये आखिरी दिन है, समाप्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विधानसभा, चूंकि हम सब जानते हैं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये विधायिका का ये सर्वोच्च स्थान विधानसभा होता है, उसी प्रकार लोकसभा भी इस देश के 125 करोड़ के लिए एक बहुत ही बड़ा, कहा जाए कि एक ऐसा मंदिर जहां हर जाति धर्म के लोग राज्य के सदन और देश के सदन को काफी आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज हम लोग झारखंड विधानसभा के में आज इस बजट सत्र को समाप्ति की ओर आगे ले जा रहे हैं
और अध्यक्ष महोदय, यह सदन सिर्फ पक्ष विपक्ष का बहस का ही एक स्थान नहीं है, बल्कि ये सदन राज्य की दिशा और दशा को भी तय करता है। और खासतौर पर बजट सत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहां राज्य का लगभग 3.25 करोड़ जनता क्या इस बजट सत्र पर नजर रही है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और इस सत्र के माध्यम से बहुत सारे बातें हुई, कई विचार भी आए, सुझाव भी आए, आलोचनाएं भी हुई और आरोप भी लगा। निश्चित रूप से विपक्ष की भी भूमिका सदन में बहुत बड़ी है और विपक्ष को भी इस सदन का एक अभिन्न अंग के रूप में हम सभी लोग देखते हैं। इसमें पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों ने बहसों में हिस्सा लिया और इन सभी कार्यों में सबका हिस्सा लेने के लिए सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सम्मान करता हूं आपका भी अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पूरे सत्र को काफी संतुलित तरीके से और काफी संवेदनशीलता के साथ सत्र को चलाया। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों में हमारी झामुमो गठबंधन सरकार ने कई चुनौतियां देखी, कई परिस्थितियां हमारे सामने आई। ऐसी परिस्थितियां जहां, चूंकि ये राज्य डबल इंजन की सरकार नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सिंगल इंजन की सरकार है और कितनी मजबूरता और दृढ़ता के साथ हम सब लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। सामाजिक सौहार्द को जिस तरीके से विगत 6 वर्षों में हम लोगों ने गढ़ा है, और जब इनकी सरकार थी क्या हाल था अध्यक्ष महोदय, लगभग कई बार सदन में चर्चा में आया। और आज पूरा राज्य एक शांत सौहार्द वातावरण में चल रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा ये मानना है अध्यक्ष महोदय कि अगर दृष्टि स्पष्ट हो और संकल्प दृढ़ हो तो अध्यक्ष महोदय सीमित संसाधनों में भी कई ऐसे चीजें हैं जो असंभव को संभव कर सकती है अध्यक्ष महोदय। और आज इसी का संकल्प लेते हुए अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने प्राथमिकताएं तय की, हर नागरिक की सामाजिक सुरक्षा, हर घर तक भरपेट भोजन, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी अध्यक्ष महोदय किसी भी सरकार के लोक कल्याणकारी सरकार का मूल धर्म होता है। हमने भी इसको हमसात किया अध्यक्ष महोदय और हमने उसी मार्ग के चलते हुए आज तक हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज विपक्ष के साथी प्रश्न पूछते हैं, उनका प्रश्न पूछना अधिकार है अध्यक्ष महोदय।
आलोचनाएं अधिकतर विपक्ष की तरफ से ही आता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय यह भी सच्चाई है जितना ये मजबूती से अपनी आलोचनाओं को रखते हैं, उतना ही सत्य यह भी अध्यक्ष महोदय कि आज से 6 वर्ष पहले राज्य की जनता ने उनको विपक्ष में बैठा दिया और हमें और हमारी गठबंधन की सरकार को सेवा करने का मौका मिला। पिछले चुनाव जो पिछला 2019 का चुनाव था, उस समय भी यही हाल, 2024 में भी इनके हर गतिविधियों को राज्य की जनता ने देखा अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आज गठबंधन की सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के कार्यों का अध्यक्ष महोदय चर्चाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है और सरकार के कार्यों को लेकर आप विभिन्न अखबारों में, विभिन्न सोशल मीडिया में भी कई चीजें सामने आती है, आलोचनाएं भी आती है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है वो भी आज देश की जनता को देखने को मिलता है। हमने वंचित आदिवासियों, मूलवासियों, झारखंड के अधिकार की रक्षा के लिए हर तरीके से हम लोगों ने यह प्रयास किया कि उनके साथ सरकार खड़ी रहे और हम लोगों ने ये प्रूव भी किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब हम सब लोगों को इस राज्य को सेवा करने का मौका मिला, उस समय अध्यक्ष महोदय झारखंड का बजट लगभग 86,000 करोड़ रुपया था और आज ये बढ़कर अध्यक्ष महोदय 1,58,000 रुपये, 58,000 करोड़ रुपए हो गया अध्यक्ष महोदय। 6 साल में लगभग 85% की वृद्धि अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार के काम करने और बेहतर प्रबंधन का नतीजा है, जिससे हमारे आत्मविश्वास को बल भी मिलता है और इसी आत्मविश्वास के साथ हम लोग अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्तीय प्रबंधन का जिक्र सिर्फ हम आपको बता ही नहीं रहे, बल्कि नीति आयोग भी हमारे वित्तीय प्रबंधन को एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन मानता है। जहां 2018 में हम 13वें स्थान पर थे अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय प्रबंधन में आज 3रे स्थान पर है पूरे देश में अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, इतनी तेजी से, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी चीजों को खींचकर एक मकाम तक पहुंचाना कितना चुनौती भरा होता है। और झारखंड जैसे राज्य में जहां 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हों, किसान खेती बाड़ी से जुड़े हुए हों अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए हमने पहले भी कहा कई बार कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे इसी आत्मविश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड रुका नहीं है, झुका नहीं है, झारखंड आगे बढ़ता रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा जब हमारे
सरकार में आने से पहले राज्य में लगभग 12-13 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता था, मिलता रहा है, कभी समय पर कभी बेसमय पर। और मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आज वहीं सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना लागू करके लगभग 36 लाख से अधिक लोगों को लाभ हम दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। यहां तक अध्यक्ष महोदय हमने इतने निचले स्तर तक लोगों को ध्यान में रखा, जहां एकल महिलाएं हैं, महिला हो या परित्यागता महिला हो, उनकी पीड़ा को भी समझते हुए अध्यक्ष महोदय आज उनको भी हमने पेंशन का लाभ दिया। और यह केवल योजना नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि एक संवेदनशील शासन का उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी पूरे देश में आज झारखंड के विषय को की चर्चा होती है। आज इस मैया योजना हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर इसको लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन कई ऐसे जो हमारे विपक्ष के राज्य हैं वो सिर्फ केवल चुनावी वादा के रूप में इनका बन के रह गया अध्यक्ष महोदय। हमने तो इसको धरातल पे भी उतारा है अध्यक्ष महोदय। लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अब तक लगभग 20 करोड़ राशि इनके खातों में भेजा जा चुका है अध्यक्ष महोदय। और आज के आप इस बजट में देखेंगे अध्यक्ष महोदय तो सबसे अधिक जो बजट है महिलाओं और बच्चियों पर ही हम लोगों ने रखा भी है अध्यक्ष महोदय, और ये हम लोग का संकल्प भी है अध्यक्ष महोदय। और इस बार भी लगभग 14,065 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया गया अध्यक्ष महोदय, और कुल मिलाकर के 34,000 करोड़ रुपए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने ऋणांकित किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय हम लोग चूंकि राजनीतिक दल भी हैं, कहा जाए कि राजनेता के रूप में भी लोग हमें अंकित करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय मेरा ये कार्य मुझे लगता है कि यही राजनीति होना चाहिए, यही सही राजनीति कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको सीधा आप सरकार से जोड़ के रखिए। आज अगर इसको लोग राजनीति का संज्ञान देते हैं तो मैं समझता हूं कि यही असली राजनीति है अध्यक्ष महोदय। आज झारखंड की महिलाएं केवल लाभ नहीं ले रही है अध्यक्ष महोदय, वो सिर्फ लाभार्थी नहीं है, बल्कि आज वो एक निर्णय लेने वाली शक्ति बन चुकी है अध्यक्ष महोदय। मुझे कई अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से कई ऐसी खबर सुनने को मिलती है जहां ये दिल को एक सुकून मिलता है कि आज जो सरकार काम कर रही है वो एक सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि उसका परिणाम भी दिख रहा है, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव के रूप में हम इसे देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जो हमने पहले भी कहा था ये योजना हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और हम लोग अभी यहीं नहीं रुकेंगे अध्यक्ष महोदय, बल्कि हम लोगों ने आने वाले समय में भी कई ऐसी चीजों को चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार करना शुरू कर दिया है अध्यक्ष महोदय। जो मैया सम्मान के लाभुक हैं, वंचित समाज के लोगों को जो आजीविका से जोड़ने के लिए जो हमारे यहाँ एक जोहार परियोजना का एक दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत अगले 3 साल में पूरे राज्य भर में सभी मैया और वंचित समाज के युवाओं में आजीविका
और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए खास तौर पर पे मैया बलवान योजना और मैया उद्यमी योजना को अलग अलग समय पर धरातल पर उतारा जाएगा। अब हम इससे पहले इस पहल को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं को माइक्रो इंटरप्राइजेस प्रारंभ करने के लिए 5 करोड़ रुपया तक का कैपिटल इंसेंटिव देने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। राज्य सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्लास एवं आदिवा ब्रांड नाम से बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है। इन ब्रांड्स को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आदि से जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। हम मदद बांटने वाली सरकार नहीं, हम अवसर देने वाली सरकार है। और कई ऐसे अवसर हम लोग इन राज्य के लोगों को देने की तैयारी में है अध्यक्ष महोदय, जो अपने पैरों पर खड़े हो सके। यहाँ की अर्थव्यवस्था, हमने पहले भी कहा, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से राज्य भी मजबूत होगा। तो हर एक व्यक्ति यहाँ मजबूत हो। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने कई शुरुआत के दौर से ही इस पर काम करना शुरू किया था और इस पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का परिणाम भी आपके सामने है अध्यक्ष महोदय। आज 9,500 सीट के लिए 33-35 हजार बच्चे आवेदन दे रहे हैं। ये बड़ा ही एक ऐसा ट्रांजिशन से हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जहां थोड़ा हमें भी और गति बढ़ाने की आवश्यकता है और भी संसाधनों को व्यवस्था करने के लिए और जोर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज इस स्कूल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय 40 बच्चे जो इंजीनियरिंग मेंस हैं, पूरे देश में प्रतिष्ठित परीक्षा में क्वालिफाइड इन लोगों ने किया अध्यक्ष महोदय। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ऐसे गरीब लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। आज इस स्कूल के माध्यम से बच्चे धीरे धीरे अपनी मंजिल को और आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज सभी लोग जो सपने देखते थे, और कई लोग तो सपना भी देखना छोड़ दिया था, अब सपना भी देखना शुरू किया, अब सपने को साकार भी होते ये लोग भी देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के तो लोग मात्र हमारे माननीय सदस्य हम इधर माने कि उधर माने में कभी कभी आप इधर ही मान के चलते हैं। जनार्दन बाबू, आप सदन में हामी भर दिए, सदन में हामी भर दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष तो नहीं है, मैं विपक्ष के आसनों को कहना चाहूंगा जो खाली पड़े हुए हैं। जब नीतियां सही दिशा में होती है तो उनका परिणाम भी जमीन पर दिखाई देता है। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इसका जीता जागता उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। और अभी हम लोगों ने पहले चरण में 80 विद्यालय बनाए हैं। अभी 100 विद्यालय भी उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे। 5 नए बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, 23 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में स्थापित किए जाएंगे। 12 नए
डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। हर जिले मुख्यालय में 500 सीटों वाला मेगा लाइब्रेरी बनाया जाएगा अध्यक्ष महोदय, और चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय केवल शिक्षा का विस्तार नहीं है, यह उस बच्चे को अवसर देने का निर्णय है जो आज किसी छोटे गांव में बैठकर भी इंजीनियर और वैज्ञानिक और प्रशासक बनने का सपना देख रहा है। इस वर्ष शिक्षा क्षेत्र में के लिए 18,816 करोड़ रुपए आवंटित किया गया अध्यक्ष महोदय, जो कुल बजट का लगभग 12% है, और यह बताता है कि हमारी मानव संसाधन को सबसे बड़ी पूंजी बनाती है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो या प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी, मरांगों के पारदर्शी छात्रवृत्ति हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क तैयारी कराने की योजना या सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सरकार का इरादा साफ है अध्यक्ष महोदय, राज्य के नौनिहालों को बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए तैयार करना। अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग बीते जनवरी में हम लोग डवोस गए थे, उसके बाद यूके गए थे, लंदन गए थे अध्यक्ष महोदय, और कई सारी चीजें इस दौरान। पहले ये मुझे लगता है कि झारखंड वैश्विक पटल पर पहली बार अपने आप को पहुंचाने में कामयाब हुआ। कई ऐसे राज्य हैं डवोस जैसे वैश्विक संस्थानों में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों बार जा चुके हैं, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, जो हमारे उधर आंध्रा के तरफ के लोग होते हैं, एक राज्य हैं वहां के लोग, इधर के तो लगभग नहीं के बराबर, लेकिन बहुत अच्छा अवसर हमें मिला। और इसको लेकर के भी यूनाइटेड किंगडम और झारखंड में एक पारस्परिक पार्टनरशिप मजबूत करते हुए हमारे राज्य के युवाओं के लिए वृहद नॉलेज कॉरिडोर विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत हम सभी प्रतिष्ठित मरांगों के ओवरसीज स्कॉलरशिप, चेवनिंग मरांगों के स्कॉलरशिप से राज्य के वंचित वर्ग के 50 युवाओं को हर साल फुल स्कॉलरशिप के साथ यूके के 30 सुप्रसिद्ध संस्थानों में मास्टर के लिए यूके भेजने का काम करेगी अध्यक्ष महोदय। पहले 25 बच्चों का था अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इन्हें बढ़ाकर 50 किया है। साथ ही झारखंड सरकार के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज के साथ साझेदारी के तहत हर साल राज्य के आदिवासियों युवाओं को पीएचडी के लिए मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा डॉक्टरल स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ आदरणीय दिसोम गुरु जी के आदर्श और उच्च शिक्षा के प्रति सोच को गुरुजी सस्टेनेबल डॉक्टरल स्कॉलरशिप योजना राज्य सरकार शुरू करने जा रही है अध्यक्ष महोदय। इसके अंतर्गत हर साल अलग अलग वर्ग के कुल 10 युवाओं को पीएचडी के लिए लंदन के कई कॉलेजेस में, लगभग ये आधा दर्जन से अधिक कॉलेजेस हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कई सारे यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने इस बार जोड़ा है अध्यक्ष महोदय। और इन सभी विश्व स्तरीय संस्थानों में रिसर्च के लिए भी इनको सहयोग प्रदान किया जाएगा अध्यक्ष महोदय।
अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जरिए राज्य के युवाओं के लिए अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म का एक कौशल पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव स्किलिंग पैकेज कोर्स लाया जाएगा अध्यक्ष महोदय, ताकि राज्य के मेहनतकश युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। अध्यक्ष महोदय, जिस राज्य में 5 वर्ष में एक बार जेपीएससी में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी भी नहीं हो पाती थी, वहीं हमारी सरकार ने एक कार्यकाल में 3 जेपीएससी परीक्षाएं पूरी सफलतापूर्वक की। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर, शिक्षक, नर्स, इंजीनियर, सिपाही, हर क्षेत्र में हमने नियुक्तियां सुनिश्चित की। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार सरकारी कर्मियों से हमने जो वादा किया था उसे भी निभाया। हमने बाजार आधारित पेंशन को समाप्त कर ओपीएस प्रारंभ किया। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही बड़ा दूरगामी निर्णय था। अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि न्यू पेंशन स्कीम को लेकर पूरे देश में कर्मचारियों ने कितनी रोष जताई, लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी। ये पहला राज्य है जहां देश में सबसे पहले ओपीएस को हम लोगों ने फिर से लागू करने का काम किया। आज अध्यक्ष महोदय, खाड़ी देशों में किस तरीके का हालात है और जो बाजार में पैसे लग रहे हैं वो किस तरीके से हिचकोले खा रहे हैं, किसी से छुपा नहीं। अध्यक्ष महोदय, रातों रात अरबों खरबों रुपए डूब जा रहे हैं। और किसके डूब रहे हैं अध्यक्ष महोदय? देश के आम नागरिक, देश के कर्मचारी, और उसका कोई हिसाब किताब होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन पता नहीं ये जो अभी वर्तमान खाड़ी देशों में स्थिति है उत्पन्न हुई है, कब तक चलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें भारत को अलग रखा जाएगा या अलग रहेगा। आज भारत देश की स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय कि दुनिया के लोगों ने अगर हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए तो देश के लोगों को भूखा मरना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज हमारे देश की स्थिति यह है, जो हमारे पड़ोसी मित्र या दूर के भी मित्र रहते हो उनसे भी हम दुश्मनी मोल लेते हैं। कोई सीधी मुंह बात नहीं करता। पता नहीं देश में किसका राज चल रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारे विपक्षों का राज चल रहा है कि ट्रंप साहब का राज चल रहा है? बहुत बढ़िया। उठ बैठ तो बैठ, क्या बोले। ये स्थिति अध्यक्ष महोदय, आज ये ओपीएस से इस राज्य के कर्मचारियों को कितनी राहत मिल रही होगी वही जानते हो। भले मुझे वोट ना दे, भले हमें वोट ना दे, बहुत सारे लोग हैं इसमें, किसी जात धर्म, कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा, ऐसा नहीं था। सभी के लिए हम लोगों ने अक्रॉस द जितने भी समूह है सभी को हम लोगों ने एक समान नजरों से देखा, चाहे वो पेंशन से संबंधित विषय हो, चाहे ओपीएस से संबंधित विषय हो, चाहे और भी कोई सरकार की योजनाएं हो। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने किसी के साथ भी भेदभाव करने का कभी ना सोचा, ना कभी हमारे कार्यों से भी वो दिखता। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, चूंकि नए जो आज के दिन में बदलाव होते रहते हैं ग्लोबली। कभी लोग हाथ से लिखकर कागजों को, फाइलों को बनाते थे, उसके बाद
हाथ का टाइपराइटर आया, टाइपराइटर से टाइप होने लगा। फिर कुछ दिन के बाद कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से टाइप होने लगा। अब कंप्यूटर से आगे बढ़कर के लोग एआई की दुनिया में भी जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें लगातार एक जो कहा जाए कि देश दुनिया को एक बदलाव, एक नए नए रफ्तार के साथ देश दुनिया आगे बढ़ता है अध्यक्ष महोदय। तो इस स्थिति, इस क्षेत्र में भी हम लोगों ने राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ शहर और पंचायत स्तर तक जरूरतमंदों को ससमय मिले। राज्य में चल रही योजनाएं, आधारभूत संरचनाएं के कार्य तेजी से चले और कैसे चल रहे हैं इस पर भी एक कैसे हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कैसे उस पर हम लोग लगातार उसको हम लोग देख पाए कि काम होता है कि हाँ यहाँ सड़क बन रहा है और उसको देखने वाला कोई नहीं। कई कंप्लेन आते हैं कि नहीं सड़क खराब हो रहा है, यहाँ ठेकेदार पूरा भी नहीं किया कि सड़क खराब हो रहा है। पुल पुलिया का कभी कभी ऐसी खबर कहीं कहीं से आती है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, जो डाटा एनालाइज करेगा पूरे राज्य के हर, चाहे पेंशन हो, चाहे सड़क हो, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, हर क्षेत्र में, चाहे खाद्य, ये सीएम डाटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत हम लोग और भी तेजी से अपने कार्य योजनाओं को रफ्तार दे पाएंगे अध्यक्ष महोदय। और राज्य के सिविल सर्वेंट को फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी और इमर्जिंग पॉलिसी चैलेंज पर नॉलेज डेवलपमेंट के लिए एक विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें हर साल 50 अधिकारी पदाधिकारी को की ट्रेनिंग की जाएगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी कोयला खनन क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए राज्य सरकार एनर्जी ट्रांजिशन की नीति को केंद्र में रखते हुए कौशल विकास, भूमि की तैयारी, बेहतर उपयोगी और इनकम सपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ेगी। राज्य में इस दिशा में काम करने के लिए हम जर्मनी एवं अन्य देशों के साथ आने वाले समय में एक साझा कार्यक्रम के साथ आगे भी बढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमने हमेशा झारखंड के बेटे के रूप में राज्य के हितों की रक्षा की, चाहे केंद्र के समक्ष मजबूती से खड़ा होने की बात हो या वैश्विक मंच पर झारखंड की पहचान स्थापित करने की बात हो, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी अध्यक्ष महोदय। हाल ही में वैश्विक मंच में हमने झारखंड की अपार संभावनाओं को दुनिया के समक्ष रखा। हमारी खनिज संसाधन और हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स, हमारे औद्योगिक क्षमता, इन सब ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमने निवेश और आर्थिक विकास हमारी प्राथमिकता में है अध्यक्ष महोदय। इसी दिशा में झारखंड स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड का भी गठन किया जाएगा अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, नॉलेज, इनोवेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर आदि क्षेत्रों में निवेश
को लेकर काम करेगी। साल 2028 तक झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी जेटा के अंतर्गत राज्य में 5 प्रमुख स्थानों पर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन पॉइंट निर्माण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य में आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के साथ सोलर पार्क, शांति एक्ट के तहत न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ग्रीन स्टील, हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों में निवेश के साथ आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यूके के कई विश्व स्तरीय संस्थानें के साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल और क्लीन एनर्जी सेंटर और एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यह सेंटर अगले 10 वर्षों में झारखंड के खनिज आधारित अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक्सट्रैक्शन से हटाकर वैल्यू क्रिएशन और ग्रीन स्किल टैलेंट को वैश्विक हब बनाएगा तथा राज्य को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में एक ग्लोबल बिजनेस पार्टनर के रूप में स्थापित करेगा। क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल के क्षेत्र में झारखंड राज्य को एक ग्लोबल और नेशनल हब बनाने की दिशा में देश विदेश के एक्सपर्ट के साथ मिलकर पॉलिसी रोडमैप बनाया जाएगा। राज्य में रोजगार की संभावनाओं और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिपोर्टेड ग्लोबल आईटी कंपनीज के सहयोग से आईटी पार्क को फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन सब क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने कभी काम ही नहीं किया। बड़ा विचित्र बात है अध्यक्ष महोदय, कभी कभी सोचता हूं, कान में कुछ बातें आती है तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक, लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए, वहां लोग बच्चे पैदा होते हैं तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं चीजें हम सही तरीके से अगर एक कदम और देखें, विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक हम लोग करते हैं। देखना बड़ा गली मोहल्ला में विश्वकर्मा पूजा, लेकिन टैलेंट चाइना में है। अध्यक्ष महोदय, क्या बात है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो झोल होता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए स्पष्ट रूप से एक काम करने की एक इच्छा शक्ति के साथ काम हो और इस अब यही लोग लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, ये पूजा करो, वो पूजा करो, पढ़ो लिखो मत, डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, प्रशासक मत बनो, लाठी डंडा चलाओ खाली और विश्व गुरु बनेंगे। कौन से रास्ते से विश्व गुरु बनेंगे अध्यक्ष महोदय, समझ से परे। मतलब अभी तो विपक्ष की बात हमने की ही नहीं, उनकी बात कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, लगता है खत्म होने का तो नाम नहीं, समय नहीं आएगा अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य का विशेषकर आदिवासी संस्कृति और पहचान, जिसको सहेजने तथा देश के आदिवासियों के पुरोधा और झारखंड राज्य के जो हमारी परंपरा रही है, हमेशा हम लोगों ने अपने
वीरों का सम्मान किया है। हम लोगों ने हमेशा अपने जो पूर्वज हैं उनको अपने सम्मान दिया है हम लोगों ने, और ये परंपरा आज से नहीं सदियों से है। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, पहली बार आज इस राज्य में हम लोग के बीच में झारखंड के जो निर्माता रहे हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, तो आज हम लोग के बीच में नहीं है। आज इनके विशाल व्यक्तित्व को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने ये तय किया अध्यक्ष महोदय कि बहुत जल्द यहाँ पर दिसोम गुरुजी मेमोरियल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे एक एकीकृत आदिवासी सांस्कृतिक परिसर के रूप में भी विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, अपने ऐतिहासिक पहचान और आदिवासी विरासत को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित लगभग 35 मेगालिथ और मोनोलिथ स्थल को तथा साहेबगंज के फॉसिल पार्क को भी विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। अगले 3 वर्षों में हेरिटेज टूरिज्म को अपग्रेड करते हुए यूके सरकार के सहयोग से इन पुरातत्व स्थलों को यूके में स्थित स्टोनहेंज के तर्ज पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। हमारे श्रमिक और प्रवासी जो भाई बहन है झारखंड के जो हैं, वो सिर्फ एक श्रमिक और प्रवासी नहीं बल्कि एक झारखंड की ताकत है अध्यक्ष महोदय। वो हमारी जिम्मेदारी का भी एक हिस्सा है। उनके कल्याण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। देश और विदेश दोनों स्तर पर झारखंड के लोगों की सहायता के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि वह जहां भी रहें राज्य उनके साथ खड़ा रहे। अभी कोरोना कोविड काल के समय से ये श्रमिक और प्रवासी के लिए सरकार ने काम किया और बड़े पैमाने पे भी काम किया, और यहाँ तक कि विदेशों में भी जिनकी मृत्यु होती है उनको भी लाने का हम लोगों ने काम किया है अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के सहयोग से। कल हमारे समक्ष एक बातें संज्ञान में आई है, किसी के आकस्मिक घटना के मृत्यु होने पर उनकी अस्थि को तो हम लोग उनके घरों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शायद मैंने उसको कागजों पे नहीं देखा है, लेकिन हमारे कानों तक में आई है कि जो बाहर लोग सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, उनके मृत शरीर शायद नहीं लाए जाते हैं या कुछ और भी है। अगर ऐसा है तो उनके मृत शरीर को भी लाने का हम सदन को आश्वस्त करते हैं, उनका भी अवशेष घर तक आए, इसके लिए भी सरकार प्रयास करेगी। एक और हम श्रम शक्ति की सहायता के लिए नित नए कदम उठा रहे हैं, तो वहीं हमारे जो केंद्र सरकार है उनके बारे में जो लगातार नई नीतियां आ रही है, ये एक बड़ा ही विचित्र कि केंद्र सरकार के जो मनरेगा से संबंधित जो निर्णय आए हैं उस पर थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। मनरेगा झारखंड के करोड़ों श्रमिकों के जीवन रेखा रही है अध्यक्ष महोदय।
और इस पर रेजोल्यूशन भी सदन में आया। अध्यक्ष महोदय, देश में सबसे कम मजदूरी झारखंड के मजदूरों को मिल रही थी, तो जब हमने मजदूरी दर बढ़ाने के लिए भी कई बार कोशिश किया, नहीं हुआ, तब उसमें भी हम लोगों ने ऐड ऑन किया। और इसमें जो नए बदलाव आए हैं, निश्चित रूप से ये बहुत गरीब वंचितों के लिए एक बहुत बड़ा एक विपरीत इसका असर पड़ेगा उनके ये पर। अध्यक्ष महोदय, फिर वही पलायन, कुपोषण, सामाजिक जिससे हम जूझ रहे थे, फिर हम उसी की ओर आगे बढ़ेंगे। और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन तो केंद्र सरकार कितनी की है अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक याद है, मुझे हल्का सा कि लगभग मनरेगा में ही 1000 करोड़ रुपए का बकाया भी केंद्र सरकार के पास। सही बात, एक मजदूरी का और दूसरा कंपोनेंट पार्ट, एक 700 या 400 या कुछ ऐसे करके 1000 करोड़ कुल मिलाकर। वो भी पैसा अभी तक आया नहीं है। कुछ एक नया बोझ इन लोगों ने इस तरीके से बनाया कि फिर से अब जहां हम लोग एनीमिया हटाने की बात करते हैं, कुपोषण हटाने की बात करते हैं, हम लोग फिर उन्हीं दलदलों में जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति आने वाले समय में बन रही है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज इस विषय को लेकर के भी सदन गंभीरता से इसको लिया है। अध्यक्ष महोदय, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? श्रमिक कल्याण के लिए झारखंड देश के पहले कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आई है। इसी को और मजबूत करते हुए राज्य के श्रमिक और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने जाते हैं, उनकी मदद के लिए आने वाले समय में हम झारखंड राज्य सुलभ सहायता योजना भी बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के मेहनतकश और प्रवासी भाई बहन जो देश के बाहर रहते हैं, उनसे राज्य को जोड़ने के लिए प्रवासी झारखंड फाउंडेशन का भी गठन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में सरकारों से वार्ता कर वहां में झारखंड के श्रमिकों और प्रवासी लोगों को सहायता के लिए केंद्र बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, और कुछ राज्यों में तो यह काम शुरू भी हो चुका है अध्यक्ष महोदय। लेकिन अब हम लोग, अभी मैं जब हम लोग पूरी टीम लंदन गई तो कई झारखंड प्रवासी जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो वहां काम करने के लिए गए हैं, नौकरी में भी हैं लोग, व्यक्तिगत कार्यों में भी हैं, वहां पर लोग जुड़े हैं। तो वहां पर भी कुछ स्थितियां को लेकर उन लोगों ने अपनी जो बातें रखी, वो चिंता का विषय है। तो हम लोग प्रवासी लोगों के लिए भी गल्फ और लंदन में भी एक ऐसा प्रवासी सहायता केंद्र भारत सरकार के सहयोग से खोलने का हम लोग प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब कितना इनका सहयोग रहेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, एक और बात अध्यक्ष महोदय, अभी इसी सत्र के दौरान में हमारे एक मंत्री चमड़ा लिंडा जी ने असम के आदिवासियों के समाज की आवाज को उठाया था। तो विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कहा कि ये सदन झारखंड का है, यहां पर असम के आदिवासियों का चर्चा क्यों? अध्यक्ष महोदय, अगर यहां नहीं उठेगी आदिवासी समाज की आवाज तो आखिर कहां उठेगा? अध्यक्ष महोदय, असम हो, मणिपुर हो या देश के
कोई भी कोना हो जहां वंचित लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, निश्चित रूप से झारखंड की आवाज वहां तक जाती है अध्यक्ष महोदय। और कई मौके पर यह बात देखने को भी मिला जहां पर भी लोग ऐसे रहे हैं, उन लोगों ने झारखंड के प्रति उनकी एक उम्मीद बनी रही है कि झारखंड के तरफ से कुछ बातें आएंगी। आज अमेरिका इजराइल मिलकर के ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। ईरान का युद्धपोत भारत के जो नॉर्मल एक पार्टनरशिप प्रैक्टिसेस में आता है, वो जहाज को अमेरिका आपके ही समुद्री बेड़े का घेरे के क्षेत्र में मार देता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन झारखंड के लोग कमजोर नहीं है अध्यक्ष, यहाँ के लोग जवाब देना जानते हैं और यहाँ का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। पहले तो आदिवासियों के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा है भी तो बिल्कुल ऐसी चर्चा जहां एकदम नकारात्मक दृष्टि से, एक हे दृष्टि से आपको यहाँ के लोगों को देखा जाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे आदिवासियों की आवाज, यहाँ के मूलवासियों की, यहाँ के वंचितों की आवाज मजबूत होती है अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने लोहा मनवाया है, निश्चित रूप से यहाँ के समाज भी आज के जो मौजूदा जो सामंती विचार को भी लोहा मनवाने की क्षमता रखता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें लगभग मैंने बोल दिया है। हमारे विपक्ष के साथी तो बिल्कुल मुझे उम्मीद था, बिल्कुल इसी तरह का उम्मीद था कि विपक्ष आज हम लोग के साथ नहीं होगा। तो अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हमें समाप्ति करनी चाहिए। और अभी मैं कुछ खबरें सुन रहा था, हमारे विपक्ष के, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बयान दे रहे थे। सेंसिटिव मैटर क्या है, सेंसिटिव क्या है रामनवमी वगैरह को लेकर। सेंसिटिव अध्यक्ष महोदय, कैसे ना हो। आज एक दलित समाज का व्यक्ति किसी अपर कास्ट को, किसी ब्राह्मण समाज को हैप्पी होली कहे और बदले में उसकी लोग जान ले ले, तो क्या होगा? सेंसिटिव नहीं इसको माना जाएगा अध्यक्ष महोदय। आज जिस तरीके से इन लोगों ने भेदभाव और इन सबको आग लगा रखा है, पूरा देश जलने में अब समय नहीं है। अब देश की जनता को निर्णय लेना है अध्यक्ष महोदय। महंगाई कहां चली गई, किस आशा उम्मीद के साथ ये लोग यहां आए और क्या लोगों के बीच में, अभी तो बड़ा ही विचित्र विचित्र बातें आती हैं। अभी लोग देश में गैस सिलेंडर को लेकर, एलपीजी को लेकर के लाइनों में खड़े हो रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार अब राज्य सरकार के जिम्मे देना चाहती है कि एलपीजी हम आपको इतना देंगे, आप बांटिए, आप इस तरीके से बांटिए। एक फॉर्मूला बनाते हुए जिम्मेवारी हम पर दे रहे हैं। मतलब जो काम ये पहले करते थे अब उसमें नकारा रहे, कल को गैस की किल्लत होगी तो राज्य सरकार को जूता पड़े, यह स्थिति है। अब जिस तरीके से ईडी सीबीआई को इन लोगों ने एक अपना शस्त्र बना रखा है, नया इनका भी
तरीका ये हो रहा है। अब सीआरपीएफ को पुलिस का पावर देने की इनकी योजना चल रही है। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रहा है। अब तो जिस नक्सल को मारने का, खत्म करने का संकल्प सरकार ले रही है, एक नया तरीके के उपद्रव का जन्म हो रहा है। एक ऐसा उपद्रव व्यवस्था जहां अध्यक्ष महोदय बहुत ही हर त्योहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दशहरा हो, सभी स्थिति को इन लोगों ने सेंसिटिव कर दिया और छोटी छोटी चीजों पर इनका एक ऐसा उस छोटी चीजों को बड़ा करने का प्रयास करते हैं जहां लोग एक दूसरे के प्रति एक अपना रोष दिखाएं। तो अध्यक्ष महोदय, अभी चूंकि हमारे विपक्ष के सिर्फ यहाँ चेयर बचे हैं, लोग तो बचे नहीं, हमको लगता है आगे भी यही स्थिति रहेगा, यही खाली ही रहेगा, कोई चेयर में बैठने की स्थिति भी नहीं रहेंगे अगर यही स्थिति इनकी रही। एक परिवर्तन का बयार के साथ ये लोग आए थे। आज हम क्या बोलें अध्यक्ष महोदय, हम लोग का देश की राजनीति और हमारे विपक्ष के जो लोग हैं, हमारे जिस सदन को देखकर हम लोग की नियमावली बनती है, जिस सदन के रूल्स को हम लोगों ने आत्मसात किया है, उस सदन की भी स्थिति यही है। वहां तो सदन नेता महिला सांसदों से के डर से सदन नहीं पहुंचते। ये लोग किसके डर से नहीं आएंगे, भगवान जाने से। सीमा में क्या हालत होगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं। अब चूंकि आज सत्र भी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जोहार। माननीय सदस्यगण, दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 18 मार्च 2026 यानी एक महीना तक संचालित झारखंड विधानसभा का यह बजट सत्र कुल 17 कार्य दिवसों के पश्चात अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। यद्यपि यह सत्र 19 मार्च तक प्रस्तावित था, किंतु 14 मार्च को अवकाश के दिन सदन का कार्य किया गया। फलस्वरूप एक दिन पूर्व आज ही इसका समापन हो रहा है। इस पूरे सत्र की कार्रवाई पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह सत्र कई दृष्टियों से अत्यंत सार्थक, उपयोगी और ऐतिहासिक रहा है। जिस प्रकार आप सभी माननीय सदस्यों ने, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सदन की कार्रवाई को गरिमा, संयम और सहयोग की भावना से संचालित करने में योगदान दिया, वो लोकतांत्रिक परंपराओं का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है। माननीय सदस्यगण, इस बजट सत्र में कुल 242 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत किए गए, जिसमें से 62 प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए। इसी प्रकार कुल 758 तारांकित प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 57 प्रश्न का उत्तर सदन में दिया गया। ध्यानाकर्षण की बात करें तो कुल 72 ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली गई, जिसमें से 55 का उत्तर सदन में दिया गया। इस सत्र के दौरान कुल 96 निवेदन प्राप्त हुए। शून्यकाल की सूचनाएं कुल 400 स्वीकृत हुई। यह आंकड़े इस बात के साक्षी है
कि माननीय सदस्यगण राज्य की जन समस्याओं के प्रति कितने सजग और उत्तरदायी हैं। सत्र के दौरान सदन की कार्य क्षमता भी उल्लेखनीय रही। जहां हम सत्र के लिए कुल 66 घंटे का समय निर्धारित किया गया था, वहीं सदन के कुल पौने 74 घंटे काम किया, जो निर्धारित कार्य का लगभग 112% है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है और यह दर्शाता है कि हम सभी ने मिलकर समय का सदुपयोग किया है। इस सत्र में 2 महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयक पारित किए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट, जिसकी कुल राशि 1,58,560 करोड़ रुपये है। यह बजट राज्य के समग्र विकास के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 भी सदन पारित किया गया, जो राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। ये विधेयक झारखंड राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक समान ढांचे में लाकर उनकी कार्य प्रणाली को और बेहतर, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाना, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करना, छात्र को बेहतर सुविधाएं और समान अवसर प्रदान करना है। विधायी कार्यों का यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि यह सदन केवल चर्चा का मंच नहीं, बल्कि निर्णय और विकास का केंद्र भी है। इस सत्र की एक विशेष उपलब्धि यह भी रही, इसमें नेभा ई विधान प्रणाली का आंशिक रूप से सफल उपयोग किया गया। सभी माननीय सदस्यों ने अपने शून्यकाल की सूचनाएं घर बैठे ही नेभा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की और उसका सफल संचालन हुआ, जिससे उन्हें पूर्व की भांति रात्रि के समय सभा सचिवालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। साथ ही विधानसभा सचिवालय द्वारा कार्य सूची भी पोर्टल पर समय से अपलोड की गई, जिसमें माननीय सदस्यों को सदन के कार्य की पूर्व जानकारी प्राप्त हो सकी। यह एक सकारात्मक और आधुनिक पहल है, जिसमें कार्य प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सरल और प्रभावी बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सत्र में हम सभी मिलकर नेभा प्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाते हुए एक डिजिटल और सशक्त विधानसभा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। माननीय सदस्यगण, मुझे ये कहते हुए अत्यंत संतोष हो रहा है कि यह सत्र अत्यंत अनुशासित और शांतिपूर्ण रहा। प्रश्नकाल के दौरान केवल एक दिन 30 मिनट का अल्पकालिक स्थगन हुआ। इसके अतिरिक्त सदन का कार्यवाही निर्बाध और शांतिपूर्ण रूप से चलती रही। यह स्थिति स्वतः नहीं बनी है, इसके पीछे आप सभी संयम, परिपक्वता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विचारों में मतभेद होते हुए भी उद्देश्य एक होता है और वह जनहित होता है। माननीय सदस्यगण, यह सदन केवल विधेयक पारित करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। यहाँ व्यस्त हर विचार, हर प्रश्न, हर बहस राज्य की 3.5 करोड़ जनता की आवाज होती है। माननीय सदस्यगण, हमारा राज्य एक युवा राज्य और अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सत्र के दौरान जो चर्चाएं, निर्णय और विधेयक पारित हुए हैं, वो निश्चित रूप से राज्य के विकास को नई आयाम और नई दिशा देंगे। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए जनहित के मुद्दे को प्राथमिकता दें और लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाएं। मैं इस अवसर पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। विचारों का संगम है ये सदन हमारा, विचारों का संगम है ये सदन हमारा, यहाँ हर मत का सम्मान है प्यारा। विपक्ष हो या सत्ता, सबका एक ही ध्येय, जनता की सेवा, यही हमारा पथ और लक्ष्य। माननीय सदस्यगण, इस सत्र के सफल संचालन में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेता तथा आप सभी माननीय सदस्यों का
सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारी, सुरक्षा बलों, चिकित्सकों तथा मीडिया के सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सत्र को सफल और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुट्ठी में विश्वास लेकर कदम बढ़ाते जाएं, जनता के सपनों को साकार बनाते जाएं। यह सदन केवल भवन नहीं, एक संकल्प है, झारखंड के उज्जवल भविष्य का विकल्प है। आप सभी को आने वाले वर्ष, आने वाले पर्व एवं त्योहार जैसे ईद उल फितर, सरहुल, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे इत्यादि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी के साथ सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।